एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक मीडियम स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां पर ग्रेजुएशन की सेरेमनी का दिन होता है और फिर हम दो लड़कों को देखते हैं जो साथ में जा रहे होते हैं और इनमें से ब्लू कोट वाला हमारा मेन कैरेक्टर है और तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पैर में एक लाइट चमकने लगती है और उसकी पूरी बॉडी में फैलने लगती है। ये देखकर उसका दोस्त बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और तभी हमारा मेन कैरेक्टर जोर से चिल्लाता है और उसकी बॉडी से उसकी सोल बाहर आ जाती है और उसकी बॉडी वहीं जमीन पे गिर जाती है। उसकी बॉडी से उसकी सोल बाहर आने के बाद उसकी सोल लगातार नीचे गिरती है और बहुत ज्यादा नीचे गिरने के बाद वो सीधा नर्क यानी कि हेल में आके गिरता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने आसपास की जगह को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और बोलता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और फिर हम वहाँ पर एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो किसी दूसरे मॉन्स्टर को खा रहा होता है और तभी उस मॉन्स्टर के ऊपर एक दूसरा मॉन्स्टर अटैक कर देता है और उसे किल करके उसे खाने लगता है। और हमारा मेन कैरेक्टर एक पत्थर के पीछे छुपकर इन मॉन्स्टर को देख रहा होता है और वो वहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है आखिर ये कौन सी जगह है। इसके बाद हम 10 दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है और तभी उसके सामने एक डेड बॉडी आती है जिसे बाकी मॉन्स्टर ने आधा खाकर छोड़ दिया होता है। उसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये तो मांस है और वो वहीं पर नीचे बैठकर उस मॉन्स्टर का मांस खाने लगता है और बोलता है अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे ये खाना पड़ेगा। वो उस मॉन्स्टर का मांस खा ही रहा होता है और तभी उसके पीछे एक और मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो मॉन्स्टर बहुत ही स्पीड से अपने पंजे से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही मुश्किल से उसके अटैक को डॉज करता है और जमीन से एक पत्थर उठाकर उस मॉन्स्टर को मारता है। वो पत्थर उस मॉन्स्टर के सिर में आकर लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे ही बहुत सारे पत्थर उठाकर उस मॉन्स्टर को मारता है जिससे वो मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर रोते हुए बोलता है मॉम मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। इसके बाद हम 39 दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर एक मॉन्स्टर के मुंह पर एक डंडा मारता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस मॉन्स्टर को नीचे गिराने के बाद उस पे लगातार डंडे मारता है और उस मॉन्स्टर को वहीं पे किल कर देता है। मेन कैरेक्टर पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है कि मुझे बिना किसी वार्निंग के इस नर्क में फेंक दिया और हेल के अंदर ना दिन होता है ना रात होती है और यहाँ पर सनलाइट भी नहीं आती। मुझे यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए ये भूलना पड़ा कि मैं एक इंसान हूँ, इसलिए इस हेल में जितने भी मॉन्स्टर है मैं उन सभी को किल कर दूंगा। और फिर हम 51 दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर ने एक छोटा सा घर बनाया होता है और वो उसमें बैठकर एक मॉन्स्टर का मांस खा रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मेरे लिए घटिया सा मांस किसी लग्जरी मांस से कम नहीं है। और तभी उसके सामने एक सिस्टम आता है जिसमें लिखा होता है कि तुमने लेवल अप कर लिया है और अब तुम लेवल 3 में आ चुके हो, तुम इसे चेकआउट कर सकते हो। ये देखकर हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी समझ नहीं आता। वो बोलता है आखिर ये क्या है, क्या मैं पागल हो चुका हूँ या फिर ये सच है। और वो सिस्टम में चेक का ऑप्शन दबा देता है। इसके बाद हमें 7 सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल 24 हो चुका होता है और वो एक मॉन्स्टर के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। उसके पंच से उस मॉन्स्टर का मुंह फट जाता है और उसके अंदर एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। फिर हम 24 साल के बाद देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर ड्रैगन नाइट को किल करके उसके स्टोन से एक स्वॉर्ड बनाता है और उस स्वॉर्ड से वो एक मॉन्स्टर की गर्दन उड़ा देता है। और फिर से हम 51 सालों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर एक गॉड लाइक बीइंग ड्रैगन का सिर काट के उसकी बॉडी के ऊपर बैठा होता है। इसके बाद हम 79 ईयर और 365वां दिन देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर एक टेम्पल के सामने खड़ा होता है और उसके साथ एक खोपड़ी भी होती है। वो पता नहीं उसका सिस्टम है या फिर कुछ और। वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है इतने लंबे टाइम के बाद डीमन गॉड से मिलने का टाइम आ गया है। हमारा मेन कैरेक्टर इविल की तरह हंसते हुए कहता है उस कमीने डीमन गॉड ने मुझे नर्क में बुला लिया, अब वो नहीं बचेगा। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस टेम्पल की तरफ जाने लगता है जहाँ पर डीमन गॉड रहता है। उसके सामने जितने भी मॉन्स्टर आते हैं वो उन सभी को बहुत ही आसानी से किल कर देता है। और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम हान डाइसुंग है लेकिन मैं इसको मैक्स बुलाऊंगा। मैक्स अपनी स्वॉर्ड से स्लैश अटैक करके उन सभी मॉन्स्टर को काट देता है और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। वो मैक्स से बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डीमन गॉड के गेट कीपर के ऊपर अटैक करने की, मैं तुम्हारी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा और मॉन्स्टर को खिला दूंगा। ये बोलकर वो गेट कीपर मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है। मैक्स अपनी स्वॉर्ड को उस गेट कीपर के अटैक के आगे कर देता है और उससे कहता है तुम चुपचाप इस गेट को क्यों नहीं खोल देते, फिर मैं तुम्हें कुछ टाइम और जीने दूंगा। लेकिन तभी मैक्स को फील होता है कि इस गेट कीपर की पावर बहुत ज्यादा है और वो मैक्स को पीछे फेंक देता है। मैक्स खुद को संभालकर फिर से खड़ा हो जाता है और एक जंप लगाता है और अपनी स्वॉर्ड लेकर उस गेट कीपर के ऊपर अटैक कर देता है। मैक्स उस गेट कीपर के दोनों हाथ काट देता है और नीचे जमीन पे आ जाता है। और तभी वहाँ पर वो खोपड़ी आ जाती है। वो मैक्स से बोलती है रूथलेस लड़के, मैं तो इसे एक ही बार में किल कर देता। और तभी वो गेट कीपर चिल्ला के बोलता है कमीने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डीमन गॉड को चैलेंज करने की। वो गेट कीपर आगे कुछ भी बोल पाता है इससे पहले मैक्स अपनी स्वॉर्ड उसकी चेस्ट पे फेंक के मारता है और उस गेट कीपर की चेस्ट में एक बहुत बड़ा होल कर देता है और बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही शोर कर रहे हो। वो गेट कीपर नीचे गिरते हुए बोलता है आखिर ऐसे कैसे हो सकता है और वो नीचे गिर के वहीं पे किल हो जाता है। वो खोपड़ी यानी कि स्केल मैक्स से कहता है आखिर तुम करना क्या चाहते हो, तुमने गेट कीपर को भी किल कर दिया, डीमन गॉड तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। मैक्स उससे कहता है कि हाँ मुझे पता है। स्केल मैक्स से कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम डीमन गॉड को मार के हेल का रूलर बनना चाहते हो। मैक्स उससे कहता है कि नहीं, मुझे हेल का रूलर बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर स्केल हैरानी से मैक्स से कहता है आखिर फिर तुम डीमन गॉड से फाइट क्यों कर रहे हो। मैक्स उससे कहता है कि मुझे हेल में आए हुए 80 साल हो चुके हैं और मैंने सर्वाइव करने के लिए पता नहीं कितने मॉन्स्टरों के साथ में फाइट की है। स्केल कहता है कि हाँ वो सभी लोग बहुत अमेजिंग थे।
मैक्स आगे बोलते हैं हाँ, उन सभी मॉन्स्टरों के पास महल में आने के लिए कोई कारण या फिर कोई वजह थी, लेकिन मेरे हेल में आने की कोई वजह नहीं है। तो मैं डीमन गॉड से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या वो मुझे हेल में लेकर आया, और लेकर आया तो क्यों लेकर आया है? ये सुनकर स्केल मैक्स से कहता है तुम बेवकूफ हो, ये तो तुम डीमन गॉड से पोलाइटली भी पूछ सकते थे। मैक्स बोलता है डीमन गॉड को मुझे हेल में लाने के लिए इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। ये बोलकर मैक्स उस टेम्पल की तरफ देखने लगता है जहाँ पर डीमन गॉड रहता है, और फिर मैक्स बोलता है डीमन गॉड मैं आ रहा हूँ। ये बोल के मैक्स बहुत ही स्पीड से उस टेम्पल की तरफ जाने लगता है। इसके बाद मैक्स की अचानक से एक जगह पर आंखें खुलती है। मैक्स बोलता है आखिर ये क्या है? वो अपने आसपास देखता है और बोलता है ये तो हॉस्पिटल है, लगता है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मुझे लगभग 30 साल हो चुके हैं अर्थ के बारे में सपना देखे हुए। मैक्स अपने हाथ को मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने हाथ को नहीं हिला पाता। मैक्स मन में सोचता है मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता, अब तो डेफिनेटली मैं कंफर्म हूँ कि मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन मैं वेजिटेटिव स्टेट में हूँ। और फिर वहाँ पर एक वुमेन आ जाती है। वो फैंग को जगा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मैक्स से बोलती है फाइनली मेरा बेटा उठ ही गया। उसे देखकर मैक्स मन में सोचता है मुझे इस तरह के घटिया सपने बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं अभी अपने सपने को तोड़ रहा हूँ। मैक्स अपने सपने से बाहर जाने का ट्राई करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, और तभी मैक्स की मदर उसे गले से लगा लेती है। ये देखकर मैक्स बोलता है ये तो एक सपना होना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ मुझे फील कैसे हो रहा है? इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैक्स उस डेमन गॉड को किल करने के लिए उस टेम्पल के अंदर गया होता है। मैक्स उस टेम्पल के अंदर जाने के बाद वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को किल कर देता है। स्केल मैक्स से कहता है लड़के तुम तो एक मॉन्स्टर हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम डीमन गॉड को किल कर दोगे। मैक्स नीचे बैठा हाफ रहा होता है और वो सामने देख रहा होता है जहाँ पर थ्रोन के ऊपर डीमन गॉड बैठा होता है और मैक्स ने उसकी गर्दन उड़ा दी होती है। मैक्स खड़ा होकर बोलता है ये डरपोक डीमन गॉड ने मुझ पर अटैक करने से पहले मुझसे बात करने का नाटक किया, और जब मैं इससे बात करने लगा तो इसने अचानक से मेरी गर्दन को काटने का ट्राई किया। और फिर स्केल मैक्स से कहता है क्योंकि अब तुमने डीमन गॉड को किल कर दिया है तो इस हेल के रूलर तुम हो, अब तुम क्या करने वाले हो? मैक्स कुछ बोलने वाला होता है उससे पहले उसके सामने एक सिस्टम विंडो आ जाता है, जिसे देखकर मैक्स बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। उस सिस्टम विंडो में लिखा होता है क्या तुम अर्थ के ऊपर वापस जाना चाहते हो? और वहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं, यस और नो का। इस सिस्टम विंडो को देखकर स्केल बोलता है आखिर ये क्या है? मैक्स उससे कहता है कि ये अर्थ है। ये सुनकर स्केल बोलते हैं क्या अर्थ ये वही जगह नहीं है जहाँ पर तुम हेल में आने से पहले रहा करते थे? मैक्स उस सिस्टम विंडो को देखते हुए बोलता है मुझे हेल में आए हुए 80 साल हो चुके हैं, और मैं हर दिन ये प्रे करता हूँ कि मैं इस घटिया सी जगह से बाहर निकल जाऊँ, इसलिए मुझे इस घटिया जगह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, काश मैं यहाँ से बाहर जा सकता। ये बोलकर मैक्स उस सिस्टम विंडो में यस दबा देता है, और तभी उसके सामने एक बहुत तेज लाइट ग्लो करती है, और फिर हम वापस से अर्थ का सीन देखते हैं जहाँ पर एक डॉक्टर मैक्स को देख रहा होता है, और वो मैक्स से बोलता है मैक्स क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? मैक्स मन में सोचता है ये सब कुछ सच है, ये कोई सपना नहीं है। डॉक्टर मैक्स की मदर से कहता है मैक्स काफी टाइम से वेजिटेटिव स्टेट में था, इसलिए इसके लिए इसकी बॉडी को मूव कराना काफी मुश्किल होगा, लेकिन ये टाइम टू टाइम मेडिकल ट्रीटमेंट लेता रहा तो ये ठीक हो जाएगा। मैक्स की मदर डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर आपका बहुत ज्यादा थैंक यू। डॉक्टर उससे कहता है कि आपका बेटा तो आपकी वजह से ठीक हुआ है, इसलिए आप मुझे थैंक यू मत बोलो। और तभी मैक्स पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा, मैक्स की मदर डॉक्टर को थैंक यू कहती है, लेकिन डॉक्टर उससे कहता है कि मुझे थैंक यू मत बोलो, आपका बेटा तो आपकी ममता के कारण ठीक हुआ है। और तभी मैक्स जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मैक्स को चिल्लाता हुआ देखकर डॉक्टर उससे कहता है मैक्स शांत हो जाओ। मैक्स मन में सोच रहा था कि मेरे साथ जो हो रहा है ये सपना है या फिर पहले मेरे पास जो सिस्टम विंडो आया था वो सपना था। मैक्स को पागलों की तरह चिल्लाते हुए देखकर वहाँ पर छोटे बच्चे होते हैं, वो दोनों ही डर जाते हैं, और वो अपनी मॉम से बोलते हैं मॉम क्या ये मॉन्स्टर में बदलने वाला है? अगर ऐसा तो हमें इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। डॉक्टर मैक्स को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स उससे कहता है कि मेरे पास मत आओ। और जब डॉक्टर मैक्स की बात नहीं सुनता तो मैक्स उसके हाथ के ऊपर काट लेता है। मैक्स डॉक्टर से कहता है क्या तुमने मुझे पैरालाइजिंग पॉइजन दिया? आखिर तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या किया है? मैक्स मन में सोचता है मुझे लगता है कि मैं एक बहुत बुरा सपना देख रहा हूँ। मैक्स चिल्ला के बोलता है मैंने हेल में 80 साल फाइट की सिर्फ इसलिए कि मैं यहाँ पर चैन से मर सकूं। नहीं, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, मुझे वापस जाने दो। और तभी हॉस्पिटल का स्टाफ भी आ जाता है, वो मैक्स को पकड़ लेता है। मैक्स उनसे कहता है मुझे जाने दो वरना मैं तुम सभी को मार दूंगा। मैक्स मन में सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक पैरालाइजिंग बॉडी में जगह हूँ। और तभी मैक्स की नजर हॉस्पिटल की खिड़की पे पड़ती है। वहाँ पर आसमान में एक बहुत बड़ा वार्म होल होता है जो एक दुनिया को दूसरी डायमेंशन से जोड़ता है। इसे देखकर मैक्स बोलता है ये तो वार्म होल है, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है? हॉस्पिटल के स्टाफ वाले बंदे मैक्स को पकड़ के रखते हैं और डॉक्टर उसके गले में एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और मैक्स वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो भाई अब स्टोरी थोड़ी सी बोरिंग है, इसलिए मैं अब यहाँ पर बहुत ज्यादा स्किप करने वाला हूँ। हमें न्यूज में बताया जाता है कि जहाँ पर वार्म होल खुला है वहाँ पर हंटिंग टीम चली गई है और उन लोगों ने वहाँ की सिचुएशन संभाल ली है और वहाँ पर सभी लोगों को रेस्क्यू भी कर लिया है। और तभी हंटिंग टीम के एक मेंबर के पास किसी का कॉल आता है। वो कॉल वाला बंदा उससे कहता है कि तुम्हें वहाँ पर वो सब निपटने के लिए कितना टाइम लगेगा? हंटिंग टीम का वो मेंबर कहता है कि बॉस हमें बस 1 घंटा और लगेगा। और फिर हम उस बॉस को देखते हैं जो मैक्स से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आया होता है। मैक्स पहले उसे देखकर नहीं पहचानता, लेकिन बाद में मैक्स उसे पहचान जाता है और बोलता है कि तुम तो चानहो हो। चानहो मैक्स से कहते हैं कि हाँ यार, मैं तुम्हारे बचपन
का दोस्त हूँ। जब तुम ग्रेजुएशन वाले दिन अचानक से रास्ते में बेहोश हो गए थे, तब से तुम इस हॉस्पिटल के बेड पे पड़े हो और तुम फाइनली 10 सालों के बाद उठे हो। ये सुनकर मैक्स मन में सोचता है, उस दिन के बाद मैंने हेल में 80 साल गुजारे, लेकिन मुझे अर्थ पे बस 10 ही साल हुए हैं। चानहो मैक्स से कहते हैं कि अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और तुम अपने लिए जॉब की टेंशन मत करना, मेरे पास तुम्हारे लिए जॉब है। मैक्स उससे कहता है ठीक है। इसके बाद मैक्स की मदर मैक्स को हॉस्पिटल के बाहर घुमाने के लिए लेकर आती है, लेकिन तभी वहाँ पर दो लोग आ जाते हैं। वो मैक्स की मदर से अपने पैसे वापस मांगते हैं, क्योंकि मैक्स की मदर ने उन लोगों से पैसे उधार लिए थे। मैक्स की मदर उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे पैसे अगले महीने लौटा दूंगी। वो बंदा मैक्स की मदर से कहता है, तुम हर बार ऐसे ही बोलती हो, मुझे लगता है तुम्हें अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो बंदा मैक्स की मदर को एक चाटा मार देता है। ये देखकर मैक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो उस बंदे को गाली दे देता है। मैक्स की गाली सुनकर उस बंदे को भी गुस्सा आ जाता है। वो मैक्स को उठाकर नीचे जमीन पे फेंक देता है और उसके पेट पे अपनी किक मारने लगता है। मैक्स मन में सोचता है, अगर मेरे पास मेरी रियल बॉडी होती तो मैं कब का इन लोगों के टुकड़े टुकड़े कर देता। और तभी मैक्स के सामने वो सिस्टम विंडो आ जाता है। उसे देखकर मैक्स मन में सोचता है, ये तो वही सिस्टम विंडो है। इस सिस्टम विंडो से मैंने हेल में 80 साल गुजारे हैं। उस सिस्टम विंडो में एक अराइवल मिशन होता है। अगर मैक्स इस मिशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैक्स को इसका रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। मैक्स उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है और जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है तो मैक्स के आसपास का टाइम रुक जाता है। मैक्स मन में सोचता है, यहाँ का टाइम रुक गया है, ये शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अराइवल मिशन को एक्सेप्ट कर लिया है। और फिर हम मैक्स का अराइवल मिशन देखते हैं, जिसकी डिफिकल्टी सबसे कम थी और उसे 1 घंटे में मार्क की हुई जगह पर जाना होता है। इसके बदले में मैक्स को एक हीलिंग पोशन मिलेगा और इम्प्लीमेंटेशन में 10% जेड बॉडी। मैक्स के सामने उसका लोकेशन आ जाता है। मैक्स अपनी व्हीलचेयर का यूज करके लास्ट के 1 सेकंड में उस लोकेशन के ऊपर पहुंच जाता है। मैक्स के उस लोकेशन पे पहुंचते ही मैक्स को एक रिकवरी पोशन मिल जाता है। मैक्स उस रिकवरी पोशन को पी जाता है। मैक्स बोलता है, मुझे अब मेरी बॉडी में दर्द नहीं हो रहा है और मुझे अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ आती हुई फील हो रही है। क्या ये सब इस हीलिंग पोशन के कारण हो रहा है? और तभी वहाँ का टाइम नॉर्मल हो जाता है। वो बंदा जो मैक्स को मार रहा था वो हैरानी से बोलता है, आखिर वो लड़का कहाँ पर चला गया? और तभी वो मैक्स को देखते तो मैक्स उससे काफी ज्यादा दूर होता है। वो बोलता है, आखिर वो लड़का वहाँ पर कैसे चला गया? मैक्स की मदर भागकर मैक्स के पास आ जाती है और तभी उस बंदे का दोस्त उसे कहते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं। इसके बाद हम रात में हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। मैक्स मन में सोच रहा होता है, मैंने उस सिस्टम विंडो को बुलाने की कोशिश की लेकिन वो सिस्टम विंडो आ ही नहीं रहा है। मैक्स मन में सोचता है, मुझे उन गैंगस्टरों के वापस आने से पहले जल्दी से अपनी बॉडी हील करनी पड़ेगी और इसके लिए मुझे अराइवल मिशन की जरूरत है। और तभी उसकी सिस्टम विंडो में एक मैसेज आता है, एब्सोल्यूट रूलर का पैंथियन वेट कर रहा है। इसे देखकर मैक्स बोलता है, आखिर ये क्या चीज है? और तभी उसकी बॉडी हवा में फ्लोट करने लगती है। मैक्स एक अलग ही जगह पर आ जाता है। मैक्स बोलता है, आखिर ये कौन सी जगह है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? और तभी उसके सामने सिस्टम विंडो आ जाता है। उसमें लिखा होता है कि आप पैंथियन में आ गए हैं और डिवाइन स्टेशन ने एब्सोल्यूट रूलर के जर्नल को पहचान लिया है। आप यहाँ पर अपना वर्चुअल अवतार बना सकते हैं और आप यहाँ पर अराइवल मिशन को कंप्लीट करके अपने इम्प्लीमेंटेशन में तेजी ला सकते हैं। मैक्स सिस्टम विंडो को देखते हुए बोलता है कि इसे देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई सपना नहीं है और वैसे भी ये सिस्टम विंडो जैसा कह रहा है मुझे वैसा ही करना चाहिए। मैक्स स्माइल करते हुए बोलता है कि चलो फिर इसे शुरू करते हैं। और फिर मैक्स को अराइवल मिशन 2 मिल जाता है, जिसमें उसे एक डीमन मास्क को डिस्ट्रॉय करना होता है। मैक्स के सामने एक डीमन फेस आ जाता है। मैक्स अपना पंच तैयार करके एक जोरदार पंच उस डीमन फेस के ऊपर मार देता है और उस डीमन फेस को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर मैक्स को अराइवल मिशन 3 मिलता है, जिसमें उसे 10 किलोमीटर दूर भागना होता है। मैक्स 10 किलोमीटर दौड़कर अपने इस मिशन को भी कंप्लीट कर लेता है। और फिर मैक्स को एक और अराइवल मिशन मिलता है, जिसमें उसे 2 घंटे में 1000 पुशअप करने होते हैं। मैक्स एक एक करके 1000 पुशअप कर लेता है और इस मिशन को भी कंप्लीट कर लेता है। मैक्स अपना इम्प्लीमेंटेशन देखता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन 55% होता है, यानी उसकी बॉडी 55% हील हो चुकी है। इसे देखकर मैक्स बोलता है, मैंने 9 मिशन को कंप्लीट कर दिया और ये अभी तक 55% ही हुआ है और एक तो हर मिशन को कंप्लीट करने के बाद मुझे रिवॉर्ड में पोशन टॉनिक मिल रहा है। मैक्स बोलते हैं, मैं अब इससे थक गया हूँ, मुझे एक प्रॉपर अराइवल मिशन चाहिए। और तभी मैक्स के पास में अराइवल मिशन 10 आ जाता है। इस मिशन में मैक्स को क्राइंग डीमन 001 को मारना होता है। मैक्स हैरानी से बोलते हैं, क्या क्राइंग डीमन? और तभी वहाँ पर लाइटनिंग होने लगती है और अचानक से वहाँ पर बहुत ज्यादा लाइटनिंग आती है और उस लाइटनिंग में से एक डीमन बाहर आ जाता है। उस क्राइंग डीमन को देखकर मैक्स बोलता है, अच्छा तो ये तुम हो, तुमने तो मुझे हेल में ऑलमोस्ट मार ही दिया था, तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे अच्छा लगा। मैक्स और क्राइंग डीमन आपस में फाइट करने के लिए आमने सामने खड़े हो जाते हैं। वो क्राइंग डीमन जोर से चिल्लाता है और इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा, क्राइंग डीमन और मैक्स की फाइट होने वाली थी, तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वो क्राइंग डीमन मैक्स को पीट रहा होता है। मैक्स उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए मन में सोचता है, अगर मैं इस क्राइंग डीमन से इसी तरह से मार खाता रहा तो मेरी हड्डियों का चूरा बन जाएगा। और तभी मैक्स अपनी पूरी पावर से उस क्राइंग डीमन के ऊपर एक पंच मारने के लिए जाता है, लेकिन वो क्राइंग डीमन ही मैक्स को पंच मार देता है और मैक्स उड़ता हुआ पीछे आके गिरता है और मैक्स के मुंह से खून निकलने लगता है। मैक्स बोलता है, ये कितनी शर्म की बात है, मुझे क्राइंग डीमन पीट रहा है। वो क्राइंग डीमन मैक्स के ऊपर फिर से अटैक करता है। मैक्स उसके अटैक के आगे से जंप करके उसके अटैक को डॉज कर लेता है और फिर वो क्राइंग डीमन बार बार मैक्स के ऊपर अटैक करता है और मैक्स उसके अटैक को बार बार डॉज कर लेता है। लेकिन तभी वो
क्राइंग डीमन अचानक से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और मैक्स को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है और अपनी मुट्ठी को टाइट करने लगता है, जिससे मैक्स को बहुत ज्यादा दर्द होता है। मैक्स बोलता है, हाँ मुझे याद आ गया, तुमने मुझे हेल में कैसे पीटा था और फिर मैंने तुम्हें कैसे घड़ीस घड़ीस के मारा था। और तभी हम देखते हैं कि उस क्राइंग डीमन के हाथ में बहुत सारे स्लैश लग जाते हैं और उस क्राइंग डीमन के हाथ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो क्राइंग डीमन दर्द में जोर से चिल्लाता है और हम देखते हैं कि मैक्स के हाथ में उसकी हेल वाली स्वॉर्ड आ जाती है। मैक्स बोलता है, मैं तो ये भूल ही गया था, मैं अपनी स्वॉर्ड को कभी भी समन कर सकता हूँ। उस क्राइंग डीमन का हाथ कटने के कारण उस क्राइंग डीमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है। मैक्स अपनी स्वॉर्ड के साथ उस क्राइंग डीमन की तरफ जाते हुए बोलता है, बेटा तुम्हारे हेल में जाने का टाइम आ गया है। ये बोलकर मैक्स अपनी स्वॉर्ड से उस क्राइंग डीमन के ऊपर अटैक कर देता है और उस क्राइंग डीमन को बीच में से फाड़ देता है। और तभी मैक्स के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया है और तुम्हें तुम्हारी 55% रिकवर बॉडी मिल गई है। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर कोई खिड़की खोलता है और इसकी आवाज से मैक्स की मॉम उठ जाती है। मैक्स की मॉम बोलती है, कौन है? और तभी वो देखती है कि मैक्स उसके सामने खड़ा होता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। मैक्स स्माइल करते हुए बोलता है, हेलो मॉम। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉस्पिटल का स्टाफ का एक बंदा मैक्स का रूटीन चेकअप कर रहा होता है। मैक्स की मॉम डॉक्टर से कहती है, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे अच्छे से याद है, आपने कहा था कि मैक्स को ठीक होने में 6 महीने से भी ज्यादा का टाइम लगेगा, लेकिन ये 15 दिनों में नॉर्मली मूव कैसे कर पा रहा है? डॉक्टर मैक्स की मॉम से कहता है, मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। मैक्स की मॉम बोलती है, सर कहीं हमारा मैक्स किसी कारण से वैसा तो नहीं है? डॉक्टर मैक्स की मॉम से कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो नॉर्मल लक्षणों से अलग है, आपको उस पार्ट के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर मैक्स की मॉम बोलती है, भगवान का शुक्र है कि मेरा बेटा ठीक हो गया। और जो बंदा मैक्स का चेकअप कर रहा था, मैक्स उसे चिल्ला के कहता है, क्या तुम मुझे रगड़ना बंद करोगे? वो बंदा मैक्स से कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हें अचानक से ठीक होता हुआ देखकर मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ। मैक्स को ठीक देखकर मैक्स की मॉम स्माइल करती है और फिर हम मैक्स को देखते हैं जो अपनी बॉडी को मूव करते हुए मन में सोचता है, मैं पहले से काफी अच्छा फील कर रहा हूँ, अब मुझे चलने फिरने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत जल्द अपनी रियल बॉडी को हासिल कर लूंगा। और तभी मैक्स पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसकी मॉम एक नर्स से बात कर रही होती है। मैक्स की मॉम उस नर्स से बोलती है, नर्स किम आपका बहुत ज्यादा थैंक यू। नर्स किम मैक्स की मॉम से कहती है, आखिर मैंने क्या किया है? पिछले 10 सालों से एक माँ ने जो कुछ भी झेला है ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, आपने सच में अपने बेटे के लिए बहुत कुछ झेला है। ये सुनकर मैक्स की मॉम रोने लग जाती है और वो बोलती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैक्स ठीक हो गया, ये तो एक चमत्कार की तरह है। अपनी मॉम की बात सुनकर मैक्स मन में सोचता है, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि माँ ने पिछले 10 सालों में क्या क्या झेला होगा। और मैक्स गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करके बोलता है, मॉम अब मैं तुम्हें हर हालत में प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद हम टॉयलेट का सीन देखते हैं जहाँ पर मैक्स आया होता है। मैक्स बोलता है, पैंथियन। और तभी मैक्स को उसका सिस्टम बताता है कि आप पैंथियन में एंटर कर रहे हैं। इसके बाद मैक्स पैंथियन में आ जाता है। मैक्स बोलता है, क्या मैं अपने सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन और भी तेजी से नहीं कर सकता? और तभी उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है, पैंथियन जो आपको अराइवल मिशन देता है, आप उसकी डिफिकल्टी खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैक्स के सामने 3 ऑप्शन होते हैं, लोएस्ट, लो, मीडियम, क्योंकि डिफिकल्टी जितनी हाई होगी रिवॉर्ड भी उसका हाई होगा। मैक्स बोलता है, मैं इसे अब एक ही बार में खत्म कर दूंगा। और वो डिफिकल्टी लेवल में हेल्प बोलता है। सिस्टम मैक्स को बताता है कि तुम्हारा डिफिकल्टी हेल्प कर दिया गया है। और तभी मैक्स के सामने एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल को तोड़कर कोई उससे बाहर आ जाता है। इसे देखकर मैक्स बोलता है, वाओ क्या धमाकेदार एंट्री है। मैक्स जैसे उस बंदे को देखते हैं तो मैक्स हैरान हो जाता है क्योंकि वो खुद मैक्स ही होता है। मैक्स हैरानी से बोलता है, कम ऑन, ये नहीं हो सकता, क्या ये मैं हूँ? सिस्टम मैक्स को बताता है कि हेल्क एब्सोल्यूट रूलर मैक्स के डुप्लीकेटर से फाइट करके तुम्हें जीतना है। मैक्स और मैक्स का डुप्लीकेट आमने सामने खड़े होते हैं। मैक्स बोलता है, मैं तो भूल ही गया था, मैंने हेल में सभी की फाड़ के रख दी थी और मैं हेल का किंग बन गया था, इसलिए सिस्टम ने मुझे मेरा डुप्लीकेट दिया है। और तभी मैक्स का डुप्लीकेट मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर मैक्स बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। और ये एपिसोड बहुत ज्यादा छोटा है इसलिए सॉरी। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, मैक्स का डुप्लीकेट मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर मैक्स बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। मैक्स अपनी स्वॉर्ड से अपने डुप्लीकेट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मैक्स का डुप्लीकेट उसके अटैक के आगे से हट जाता है और मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है। मैक्स अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण मैक्स काफी ज्यादा पीछे चला जाता है। मैक्स बोलता है, सिट, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी मैक्स का डुप्लीकेट फिर से मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है। मैक्स अपनी स्वॉर्ड को उसकी स्वॉर्ड के आगे कर देता है और बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को ब्लॉक करता है। और फिर वो दोनों कई बार स्वॉर्ड से एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं और लास्ट में हम देखते हैं कि मैक्स के कंधे के ऊपर एक कट लग जाता है। मैक्स बोलता है, मैं इसकी पावर और स्पीड को नहीं हरा सकता, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द हार जाऊंगा। और तभी मैक्स का डुप्लीकेट मैक्स के ऊपर अपने पाम से अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि मैक्स उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है। इस अटैक से मैक्स को बहुत ज्यादा चोट लगती है। मैक्स बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फेक वाला मैक्स असली और मैं नकली हूँ, लेकिन अब इस बात की खुशी मनाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि मैं इसे बहुत जल्द मारने वाला हूँ। ये बोलकर मैक्स ब्लड नेचुरलाइजेशन स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे मैक्स के शरीर में से रेड ऑरा बाहर निकलने लगता है। ये देखकर मैक्स की डुप्लीकेट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है और अपनी स्वॉर्ड मैक्स के आर पार
निकाल देता है, लेकिन वो बस मैक्स का एक क्लोन होता है। और तभी मैक्स उसके पीछे आ जाता है और अपने हाथ से उसके सिर को पकड़कर उसका सिर जमीन में गाड़ देता है और बोलता है तुम कहां पर देख रहे हो। ये बोलकर मैक्स अपनी स्वॉर्ड से अपने डुप्लीकेट के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मैक्स का डुप्लीकेट अपने सर को साइड में करके मैक्स के अटैक से बच जाता है और बहुत ही स्पीड से मैक्स के साइड से निकलकर उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और बहुत ही खतरनाक तरीके से हंसने लगता है, क्योंकि अब वो भी ब्लड नेचुरलाइजेशन स्किल का यूज करना शुरू कर देता है। इसे देखकर मैक्स बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और हैरानी से बोलता है क्या ये भी ब्लड नेचुरलाइजेशन का यूज कर सकता है। मैक्स का डुप्लीकेट बहुत ही खतरनाक तरीके से हंसते हुए मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है। मैक्स अपने डुप्लीकेट के ऊपर एक स्लैश अटैक करता है, लेकिन मैक्स का डुप्लीकेट अचानक से वहां से गायब हो जाता है और तभी मैक्स का डुप्लीकेट मैक्स के पीछे आता है और अपनी स्वॉर्ड को मैक्स के कंधे में धसा देता है, जिससे मैक्स को बहुत ज्यादा दर्द होता है। और फिर मैक्स का डुप्लीकेट मैक्स के कंधे से अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है, जिससे मैक्स के कंधे से बहुत सारा खून निकलने लग जाता है। और फिर हम पेंथियम के बाहर टॉयलेट का सीन देखते हैं, जहाँ पर मैक्स की बॉडी होती है। यहाँ पर मैक्स की बॉडी होती है क्योंकि उसकी सोल पेंथियन में अपने डुप्लीकेट के साथ फाइट कर रही है। टॉयलेट के बाहर एक वर्कर सफाई करने के लिए आई होती है। वो दरवाजे को खटखटाते हुए बोलती है क्या इसके अंदर कोई है? अगर इसके अंदर कोई नहीं है तो फिर ये गेट बंद क्यों है? ये बोलकर वो वर्कर अपने जेब से चाबी निकालकर उस गेट को खोलने के लिए चाबी लगाने लगती है। और फिर हम पेंथियन के अंदर मैक्स को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा घायल हो गया होता है। मैक्स बोलता है अब मैं और ज्यादा फाइट नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं हार मानता तो मैंने पहले जितनी भी कोशिश की है वो सब बर्बाद हो जाएगी। मुझे इसे मारने का कोई ना कोई रास्ता खोजना होगा। और तभी मैक्स को इन्वेंट्री के बारे में याद आता है। दूसरी तरफ हम पेंथियन के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो वर्कर गेट को खोलने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरा वर्कर आ जाता है। वो उससे बोलते हैं तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि तुम्हें तीसरे फ्लोर के ऊपर सफाई करनी है? वो पहले वाली वर्कर उससे बोलती है मैं तो भूल ही गई थी, तुम चलो मैं आ रही हूँ। और वो उस गेट को खोले बिना ही वहाँ से चली जाती है। फिर हम मैक्स को देखते हैं जो अपने सिस्टम से इन्वेंट्री को एक्टिवेट करने के लिए बोलता है। सिस्टम मैक्स को बताता है कि उसकी इन्वेंट्री एक्टिवेट हो रही है। मैक्स के साइड में एक पोर्टल खुल जाता है। मैक्स उस पोर्टल में अपना हाथ डालकर उसमें से कुछ बाहर निकालने लगता है और अपने क्लोन से बोलता है रुको बेटा, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये बोलकर मैक्स अपनी इन्वेंट्री से पोशन टॉनिक निकाल लेता है और बोलता है हर अराइवल मिशन कंप्लीट करने के बाद मुझे ये पोशन टॉनिक ही मिलता था और मैंने इसे अपनी इन्वेंट्री में स्टोर कर लिया था। ये पोशन टॉनिक बिल्कुल सही है, मुझे इसी की जरूरत है। सिस्टम मैक्स को बताता है ये पोशन टॉनिक 20% हेल्थ और स्टेमिना को रिकवर करता है। मैक्स उस पोशन टॉनिक को पीते हुए मन में सोचता है एक पोशन टॉनिक 20% हेल्थ और स्टेमिना को रिकवर करता है, तो मुझे अपनी हेल्थ और स्टेमिना को पूरी तरह से रिकवर करने के लिए 5 पोशन टॉनिक पीने पड़ेंगे। मैक्स को आराम से खड़ा होकर पोशन टॉनिक पीता हुआ देखकर उसके डुप्लीकेट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है। मैक्स उसके अटैक को डॉज करके उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे मैक्स का डुप्लीकेट पीछे हो जाता है। मैक्स स्माइल करते हुए बोलते हैं हाँ मैं ये कर सकता हूँ। ये बोलकर मैक्स अपनी इन्वेंट्री से फिर से पोशन टॉनिक निकालने लगता है और मैक्स अपनी इन्वेंट्री से कई सारे पोशन टॉनिक निकालता है। और तभी मैक्स का डुप्लीकेट मैक्स के ऊपर अपनी किक से अटैक करता है, जिससे मैक्स बड़े ही स्टाइल में पीछे झुककर इसे डॉज कर लेता है और उस तीसरे पोशन टॉनिक को भी पी लेता है। मैक्स को अपने अटैक को डॉज करता हुआ देखकर मैक्स के डुप्लीकेट को और भी गुस्सा आता है और वो गुस्से में मैक्स की गर्दन उड़ाने के लिए अपनी स्वॉर्ड से मैक्स के ऊपर अटैक करता है, जिसे देखकर मैक्स जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। और फिर मैक्स चौथे और पांचवें भी पोशन टॉनिक को पी लेता है और अपने डुप्लीकेट को थोड़ा सा पीछे कर देता है। मैक्स मन में सोचता है मैं भले ही पूरी तरह से रिकवर हो गया हूँ, लेकिन मैं अभी भी इसे मैच नहीं कर पा रहा हूँ। मैक्स ये सोच ही रहा होता है और तभी मैक्स का डुप्लीकेट अपना हाथ आगे बढ़ाता है और मैक्स को गले से पकड़ लेता है और मैक्स के पेट में अपनी स्वॉर्ड घुसाने के लिए अपनी स्वॉर्ड को पीछे करता है और बहुत ही खतरनाक तरीके से हंसते हुए मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है। और तभी मैक्स अपने सिस्टम से बोलता है सिस्टम जल्दी से इन्वेंट्री को एक्टिवेट करो। ये बोलकर मैक्स अपनी स्वॉर्ड को अपनी डुप्लीकेट के पेट में धसा देता है और फिर हम देखते हैं कि मैक्स के डुप्लीकेट की स्वॉर्ड मैक्स की इन्वेंट्री में गई होती है, क्योंकि मैक्स ने उसकी स्वॉर्ड के आगे अपनी इन्वेंट्री खोली होती है। मैक्स का डुप्लीकेट वहीं पे नीचे गिर जाता है और वहां से गायब होना शुरू हो जाता है। ये देखकर मैक्स बोलता है ये इन्वेंट्री वाला आइडिया तो काम आ गया, फाइनली मेरा लास्ट अराइवल मिशन भी कंप्लीट हो गया। और तभी मैक्स के सिस्टम में मैसेज आता है तुमने हेल के एब्सोल्यूट रूलर को किल कर दिया है, तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन रेट जेट बॉडी 100 हो गया है, तुम्हें तुम्हारी बॉडी वापस मिल रही है। सिस्टम मैक्स को बताता है तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से रिस्टोर हो गई है और तुम इस हेल्थ सिस्टम को इस वर्ल्ड में भी यूज कर सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि मैक्स को उसकी बॉडी वापस मिल गई होती है। मैक्स बोलते हैं फाइनली मुझे अपनी स्ट्रेंथ वापस मिल ही गई, लेकिन मेरी बॉडी के ऊपर ये जो निशान है ये मुझे याद दिलाते हैं कि मैंने हेल में सर्वाइव करने के लिए कितना हार्ड वर्क किया है। मैक्स सिस्टम से बोलता है सिस्टम मुझे यहाँ से बाहर जाना है। सिस्टम मैक्स को बताता है तुम्हारे पास एक अनरीड मैसेज आया है, क्या तुम इसे चेक करना चाहते हो? मैक्स हैरानी से बोलते हैं क्या अनरीड मैसेज? ये बोलकर मैक्स सिस्टम में यस दबा देता है। उस मैसेज में लिखा होता है हेल के सम्राट का हेल वेलकम करता है, लेकिन हेल का सम्राट वापस पृथ्वी पे लौट गया है। इसका फायदा उठाते हुए हेवनली बीइंग्स ने हेल के टाइम और स्पेस को अर्थ के स्टोन से सील्ड कर दिया है। हेवनली बीइंग्स के पैंथियन में फंसे हुए सारे डीमन आपसे हेल्प मांग रहे हैं। ये पढ़कर मैक्स बोलते हैं अच्छा तो ये सभी लोग मुझसे हेल्प मांग रहे हैं, जिसने हेल में इन सभी डीमन से बचने के लिए 80 साल स्ट्रगल किया और अब मैं हेल
हेल का सम्राट बन गया तो ये सभी लोग चाहते हैं कि मैं इनकी हेल्प करूं। ये बोलकर मैक्स उन सभी डीमन को अपनी बीच की उंगली दिखाता है और सिस्टम से बोलता है, सिस्टम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और फिर हम देखते हैं कि एक पोर्टल के थ्रू हेल के सारे डीमन मैक्स को देख रहे होते हैं। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा, मैक्स को उसकी बॉडी वापस मिल जाती है और हेल के डीमन मैक्स से हेल्प मांगते हैं, लेकिन मैक्स उनको बीच की उंगली दिखा के सिस्टम से बोलता है, सिस्टम मुझे पैंथियन से बाहर निकालो। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर मैक्स एक हाथ से पुशअप करा होता है और मैक्स को एक हाथ से पुशअप करते हुए देखकर मैक्स की मॉम और डॉक्टर भी देख लेते हैं। डॉक्टर मैक्स की मॉम से बोलता है, मुझे लगता है आपका बेटा एक अवेकनर है। ये सुनकर मैक्स की मॉम बोलती है, पिछली बार तो ये अवेकनर से काफी अलग था। डॉक्टर बोलते हैं, पिछली बार अवेकनिंग का कोई भी निशान नहीं था, इसलिए मैंने बस एक अनुमान लगाया था, लेकिन अब तो साफ पता चल रहा है कि आपका बेटा एक अवेकनर है। मैक्स की मॉम बोलती है, आखिर मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ? डॉक्टर बोलते हैं, हम बस आपके लिए इतना ही कर सकते हैं, बाकी आपको एसोसिएशन के पास विजिट करना चाहिए। मैक्स की मॉम बोलती है, डॉक्टर आपने हमारे लिए अभी तक जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। मैक्स इनकी बातें सुन रहा होता है, लेकिन मैक्स कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मैक्स घर जाते हुए रास्ते में मन में सोच रहा होता है, आखिर ये एसोसिएशन और अवेकनिंग क्या है? मैंने सोचा था मैं किसी की नजर में आए बिना ही अपने अराइवल मिशन कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन मॉम ने मुझे नोटिस कर लिया। मॉम कुछ तो मुझसे छुपा रही हैं। आखिर इन 10 सालों में मैं जब सो रहा था पृथ्वी के ऊपर क्या हुआ? इसके बाद हम मैक्स के घर का सीन देखते हैं। मैक्स की मॉम मैक्स से बोलती है, तुम अंदर जाकर वेट करो, मैं आ रही हूँ। मैक्स बोलता है, ठीक है मॉम। मैक्स जैसे ही घर के अंदर आता है तो एक लड़की अनवारी में से पैसे निकाल रही होती है, जिसे देखकर मैक्स हैरानी से बोलता है, आखिर ये कौन है? आगे से वो लड़की कुछ भी नहीं बोलती और तभी वहाँ पर मैक्स की मॉम आ जाती है। वो मैक्स से बोलती है, तुम्हें भूख लगी होगी, मुझे बताओ तुम क्या खाओगे? और तभी मैक्स की मॉम की नजर उस लड़की पे पड़ती है। वो उस लड़की से बोलती है, जिसु तुम कहाँ पर थी और तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारी कितनी चिंता करती हूँ? जिसु नाम सुनकर मैक्स बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जिसु के हाथ में पैसे देकर मैक्स की मॉम बोलती है, तुमने फिर से पैसे लिए? जिसु कुछ भी नहीं बोलती, वो वहाँ से बाहर जाने लगती है और तभी मैक्स को सब याद आ जाता है। मैक्स मन में सोचता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुमसे कितना दूर रहा, लेकिन मैं अपनी इकलौती छोटी बहन को कैसे भूल सकता हूँ? जिसु मैक्स के आगे से जाती हुई मैक्स से बोलती है, मुझे लगता है अब तुम काफी अच्छी कंडीशन में हो, तुम्हारे बेहोश होने के बाद हमारा हर दिन हेल की तरह था। ये सुनकर मैक्स कुछ भी नहीं बोलता और फिर जिसु घर से बाहर आ जाती है। मैक्स की मॉम मुझसे बोलती है, जिसु तुम फिर से कहाँ पर जा रही हो? और तभी उनके मेन डोर पर जोर से लात मार के कोई बोलता है, जल्दी से गेट को खोलो। ये आवाज सुनकर मैक्स और मैक्स की मॉम दोनों ही हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि ये दोनों वही बंदे होते हैं जिससे मैक्स की मॉम ने उधार लिया था। वो बोलते हैं, अगर 3 गिनने तक तुम लोगों ने गेट को नहीं खोला तो हम गेट को तोड़कर अंदर आ जाएंगे। ये सुनकर मैक्स को गुस्सा आ जाता है। वो दोनों बंदे मेन डोर के ऊपर जोर जोर से लात मारते हुए बोलते हैं, कमीनी जल्दी से गेट खोल, तुम्हें क्या लगा अगर तुम बिना कुछ बोले चली जाओगी तो हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे? मैक्स की मॉम जिसू से बोलती है, जिसू वापिस आ जाओ, वहाँ पर खतरा है। वो बंदा अभी भी गेट के ऊपर जोर जोर से लात मारते हुए बोलता है, कमीनी मुझे पता है तुम अंदर हो, जल्दी से गेट खोल। ब्लैक कोट वाला बंदा बोलता है, ये घर उसी कमीनी का है, उसे क्या लगता है वो हमसे छिप सकती है? दूसरा बोलता है, तो क्या फिर हम गेट को तोड़ दें? और तभी जिसू गेट खोल के बाहर आ जाती है और वो उन दोनों से बोलती है, तुम दोनों कितना चिल्ला रहे हो? ये बोलकर जिसू चुपचाप वहाँ से चली जाती है और वो दोनों हैरानी से उसे देखते रह जाते हैं। ब्लैक कोट वाला बंदा बोलता है, आखिर ये कौन है? दूसरा बोलता है, ये इस फैमिली की डॉटर की तरह दिखती है। दूसरा बंदा अंदर जाकर मैक्स की मॉम से बोलता है, कमीनी तुम तो घर पर ही हो, फिर तुमने गेट क्यों नहीं खोला? जबकि वो ब्लैक कोट वाला बंदा अभी भी जिसू की तरफ देख रहा होता है। मैक्स की मॉम मुझसे बोलती है, मुझे माफ करना, मैं आपसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा बेटा हॉस्पिटल से आज ही डिस्चार्ज होकर आया है। ये बोलकर वो अपने वॉलेट से कुछ पैसे निकालती हुई बोलती है, मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। और तभी वो बंदा मैक्स की मॉम को एक जोरदार पंच मारता है और बोलता है, कमीनी तुझे क्या लगता है हम बस इतने से पैसे के लिए यहाँ पर आए हैं? ये देखकर मैक्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो उस बंदे के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो पीछे जाकर गिरता है और तभी वो ब्लैक कोट वाला बंदा भी वहाँ पर आ जाता है। वो उसे उठाकर बोलता है, तुम्हारे साथ ये किसने किया? वो बंदा मैक्स की तरफ इशारा करके बोलता है, उसने। मैक्स बोलता है, मैं तुम दोनों से मिलना चाहता था, अच्छा हुआ तुम दोनों ही चलकर खुद मेरे पास आ गए। मैक्स को देखकर वो ब्लैक कोट वाला बंदा बोलता है, तुम तो वही कमीने हो ना जो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, तुम तो अपनी माँ के पैसे के लायक भी नहीं हो। मैक्स उस बंदे के पास आते हुए बोलता है, तुम्हें पता है मैंने हेल में कैसे सर्वाइव किया? वो ब्लैक कोट वाला बंदा बोलता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो यही बोल ही रहा होता है। तभी मैक्स उसके मुंह को पकड़ लेता है और अपने हाथ को पीछे करके बोलता है, अगर मुझे कोई भी कुछ भी देता है तो मैं उसे 10 गुना करके वापस देता हूँ। मैक्स ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि लास्ट टाइम इस बंदे ने मैक्स को पीटा था। मैक्स ये बोलकर उस बंदे के चेहरे पे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और फिर मैक्स उस बंदे को बहुत सारे थप्पड़ मारता है जिससे उस बंदे के मुंह से खून निकलने लग जाता है और वो बंदा वहीं पे गिर जाता है। ये देखकर मैक्स बोलता है, कम ऑन, अभी तो एक लंबा रास्ता तय करना है। वो ब्लैक कोट वाला बंदा गुस्से से बोलता है, मुझे लगता है ये कमीना पागल हो चुका है। ये बोलकर वो एक चेयर को उठा के मैक्स के ऊपर मारने लगता है, लेकिन मैक्स अपने पंच को चेयर के आर पार
वार करके उस बंदे के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो बंदा पीछे जाकर गिरता है। ये देखकर दूसरे बंदे को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपनी कमर से चाकू को निकाल के मैक्स से बोलता है, कमीने अब देखना मैं तुम्हें कैसे काटूंगा। ये बोलकर वो मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मैक्स उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे बोलता है, क्या ये वही हाथ है जिसने मेरी माँ को टच किया था। ये बोलकर मैक्स उसके हाथ को मरोड़ के तोड़ देता है, जिससे वो बंदा दर्द में जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। वो ब्लैक कोट वाला बंदा मैक्स से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये करके आराम से रह सकते हो। ये सुनकर मैक्स बोलता है, तो फिर मेरे पास एक और रास्ता है, क्यों ना मैं तुम दोनों को यहीं पे किल कर देता हूँ, फिर तुम दोनों कोई भी प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी मैक्स की मॉम मैक्स को रोक देती है और वो दोनों बंदे वहाँ से मैक्स को गालियां देते हुए चले जाते हैं। और फिर वो दोनों गाड़ी में जाते हुए आपस में बात करते हैं। ब्लैक कोट वाला बंदा बोलता है, वो कमीना तो हॉस्पिटल में था, वो अचानक से ठीक कैसे हो गया। मुझे ठीक से याद है वो वही लड़का है, 10 सालों से कोमा में रहने के बाद वो लड़का अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। दूसरा बंदा उसे पूछता है, मुझे क्या करना चाहिए। प्रेसिडेंट ने मुझे फिजिकल रूप से मेमोरेंडम सरेंडर करने के लिए कहा था। ब्लैक कोट वाला बंदा बोलता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी बात ये है कि अभी अभी हमारे साथ क्या हुआ। और तभी उसकी नजर जिसू पे पड़ती है। वो उसे बोलता है, जल्दी से गाड़ी को रोको। इसके बाद हम मैक्स के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर मैक्स की मॉम मैक्स को बता रही होती है, जब तुम अचानक से बेहोश हो गए थे तो मैं तुम्हें कई हॉस्पिटल में लेकर गई, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। मैंने अपना घर बेच दिया, स्टोर बेच दिया, मुझे आशा थी कि तुम एक दिन जरूर उठोगे, लेकिन फिर हमारे पास सारे पैसे खत्म हो गए, इसलिए मैंने 3 बड़ी कंपनियों से लोन लिया और उसे चुकाना मेरे लिए आसान नहीं है। मैक्स पूछता है, मॉम जिसू क्या अभी भी स्टूडेंट है, उसे क्या हुआ है। मैक्स की मॉम बोलती है, उसने 2 साल पहले स्कूल छोड़ दिया। उसने मुझसे कहा कि वो मेरी हेल्प करना चाहती है। पिछले साल एक रेस्टोरेंट में काम करने के दौरान उसे चोट लग गई थी। तुम्हारी बहन, उसने बहुत कुछ झेला है। वो दिन के टाइम गैस स्टेशन और रात को कन्वीनियंस स्टोर पे काम करती थी। ये सुनकर मैक्स बोलता है, मॉम आपको उसे रोककर स्कूल भेजना चाहिए था। मैक्स की मॉम बोलती है, मैंने उसे रोका था, लेकिन वो बोली कि वो तुम्हारी हेल्प करना चाहती है, इसलिए उसे भी काम करना पड़ेगा। लेकिन कुछ टाइम से वो कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर रही है। कई महीने पहले उसके साथ कुछ हुआ था और वो यहाँ वहाँ भटक रही है। मैक्स निराश होकर बोलते हैं, मॉम आप लोगों ने मुझे छोड़ क्यों नहीं दिया। ये सुनकर मैक्स की मॉम बोलती है, मैक्स ऐसा मत बोलो, हम सब फैमिली हैं। और फिर मैक्स कुछ भी नहीं बोलता और तभी मैक्स की मॉम के फोन पे एक कॉल आता है। मैक्स की मॉम जमीन से फोन को उठाकर बोलती है, मुझे लगता है कि ये वही लोग हैं। मैक्स बोलता है, मॉम फोन मुझे दो। मैक्स कॉल को पिक करके बोलते हैं, क्या तुम लोगों का मार खा के अभी भी मन नहीं भरा। और तभी वो बंदे मैक्स को कुछ बताते हैं, जिसे सुनकर मैक्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा, वो दोनों बंदे मैक्स की मॉम के फोन पे कॉल करते हैं और वो मैक्स को कुछ बताते हैं, जिसे सुनकर मैक्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर हम उन दोनों बंदों को देखते हैं जो गाड़ी में जा रहे होते हैं और उन लोगों ने मैक्स की सिस्टर को पकड़ लिया होता है। ब्लैक कोट वाला बंदा फोन पे मैक्स से बोलता है, तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। अगर तुम अपनी बहन को जिंदा देखना चाहते हो तो 100 मिलियन लेकर आ जाना, मैं तुम्हें कॉन्टेक्ट करूंगा। और तुम्हारी एबिलिटी को देखकर मुझे लगता है कि तुम एक दिन में 100 मिलियन तो कमाई लोगे। ये बोलकर वो कॉल को कट कर देता है और फिर हम मैक्स को देखते हैं, जिसे ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। मैक्स की मॉम मैक्स से बोलती है, क्या हो गया। मैक्स बोलता है, मॉम मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ टाइम बाद मैं वापिस आ जाऊंगा। लेकिन तभी मैक्स की मॉम बोलती है, मैक्स रुको, बाहर बहुत ज्यादा खतरा है और अगर तुम किसी को चोट पहुंचाती हो तो तुम्हें जेल हो जाएगी और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। ये सुनकर मैक्स मन में सोचता है, मैं उन सभी को मार के इसका समाधान नहीं कर सकता, क्योंकि ये हेल नहीं है। और तभी मैक्स के सिस्टम पर एक मैसेज आने लगता है और इस सिस्टम को मैक्स के अलावा कोई भी नहीं देख सकता। मैक्स को चुपचाप खड़ा हुआ देखकर मैक्स की मॉम उसे बुलाती है। मैक्स बोलते हैं, मॉम आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और फिर मैक्स घर से बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसके सिस्टम पर मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है, तुम्हारे रिटर्न के लिए तुम्हें एक बोनस रिवॉर्ड, एक रिलीजिंग बेसिक स्किल मिलेगी। इसे देखकर मैक्स बोलता है, अगर तुम मुझे कुछ ऐसा ही देने वाले हो तो जल्दी से मुझे दे दो। मैक्स के सामने सिस्टम में 4 अलग अलग स्किल आ जाती है, जिनको देखकर मैक्स एक स्किल को चूज करते हुए बोलता है, मुझे इनमें से कोई भी स्किल अच्छी नहीं लगी। और फिर हम एक बिल्डिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो लोग मैक्स की सिस्टर को पकड़कर लेकर आए होते हैं। उनमें से एक बोलता है, कहीं वो यहाँ पर तो नहीं आ जाएगा। ब्लैक कोट वाला बंदा बोलता है, इस जगह के बारे में किसी को भी नहीं पता, अगर वो यहाँ पर आ भी गया तो हमारे पास उसकी बहन होस्टेज है। और तभी वहाँ पे छत पे एक लाइटनिंग आ जाती है और लाइट ब्लिंक करने लगती है, जिसे देखकर ब्लैक कोट वाला बंदा बोलता है, आखिर ये क्या हो रहा है। उस ब्लैक कोट वाले बंदे के पैरों के नीचे एक पोर्टल खुलता है और उसमें से कुछ बाहर आने लगता है, जिसे वो भी नोटिस कर लेता है। और वो जैसे ही पीछे देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है, आखिर ये क्या है। और हम देखते हैं कि ये मैक्स होता है। मैक्स बोलते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें पैसे चाहिए, तो मैं यहाँ पर तुम्हें पैसे देने के लिए आया हूँ। इसके बाद हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर मैक्स उन 4 स्किल में से समन शैडो ऑफ राइट स्किल को चूज कर लेता है। मैक्स जैसे उस स्किल को एक्टिवेट करता है तो उसके हाथ में एक ब्लैक फ्लेम आ जाती है और वो ब्लैक फ्लेम ब्लैक लिक्विड में बदल जाता है और मैक्स उसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और उसे जैसे जमीन पे गिराता है तो वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है। और जब मैक्स ने उस ब्लैक कोट वाले बंदे को पंच मारा था तो उसका थोड़ा सा ब्लड उसके कपड़ों पर लग गया था। मैक्स उस कपड़े को अपने हाथ से फाड़ देता है और उस पोर्टल में डाल देता है और उस पोर्टल में से बहुत सारे हैंड निकल के उस ब्लड वाले कपड़े को पकड़ लेते हैं। और मैक्स इस तरह से उस ब्लड वाले कपड़े का यूज करके इनकी लोकेशन का पता लगाकर उस पोर्टल के थ्रू इनके पास
पास आया होता है। मैक्स के पीछे जो बंदा खड़ा होता है वो मैक्स के ऊपर अपने पंच से अटैक करता है, लेकिन मैक्स उसे डॉज कर लेता है और उसके मुंह को पकड़कर उसे जमीन में गाड़ देता है और वो बंदा वहीं पे बेहोश हो जाता है। ये देखकर उस ब्लैक कोट वाले बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में बोलता है, कमीने क्या तुम भी एक अवेकनर हो? ये सुनकर मैक्स की बहन जीसू भी हैरान होती है। मैक्स बोलते है, क्या अवेकनर, ये क्या होता है? ब्लैक कोट वाला बंदा चिल्ला के बोलता है, बकवास मत करो, और वो अंदर जाकर अपने सभी बंदों से बोलता है, यहाँ पर एक अवेकनर है, जल्दी से सभी लोग साथ में मिलकर इस पे अटैक करो। और तभी मैक्स पीछे से एक जोरदार अटैक करता है जिससे वो वहीं पे गिर जाता है। वहां पर अंदर जितने भी बंदे होते हैं वो सभी लोग लोहे के डंडे उठाकर मैक्स के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। उनमें से एक बंदा जैसे ही मैक्स के ऊपर अटैक करते तो उसका अटैक मैक्स के आर पार हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ मैक्स का क्लोन होता है। और तभी उस बंदे के पीछे एक ब्लैक लिक्विड आ जाता है। मैक्स वहाँ पे समन हो जाता है, जिसे देखकर वो बंदा बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। मैक्स उस बंदे के मुंह पर एक जोरदार किक मारता है और तभी दूसरा बंदा लोहे के डंडे से मैक्स के ऊपर अटैक करता है, जिसे मैक्स बहुत ही स्पीड से डॉज कर लेता है और उस बंदे के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। इसके बाद मैक्स समन शैडो राइज स्किल का यूज करते हुए वहाँ पर सभी बंदों के ऊपर बहुत ही स्पीड से अटैक करता है और उन सभी को निपटा देता है। मैक्स अपने सिस्टर के पास जाकर बोलता है, जीसू क्या तुम ठीक हो? जीसू हाँ, मैं अपना सिर हिलाती है। और फिर मैक्स उसके मुंह से पट्टी को उतार के बोलता है, जीसू तुम घर पर वापस चली जाओ। जीसू बोलती है, भाई तुम क्या करने वाले हो? मैक्स बोलता है, मेरे पास एक काम है, मैं उसे खत्म करके वापस आ जाऊंगा। इसके बाद मैक्स उस बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर चला जाता है जहाँ पर और भी बंदे होते हैं। वो सभी मैक्स को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैक्स बोलता है, नीचे वाले कॉकरोच तो कुछ ज्यादा ही कमजोर थे। ये सुनकर वो बंदे बोलते हैं, क्या कॉकरोच, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैक्स उनसे बोलता है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए तुम सभी लोग एक साथ आ जाओ। और फिर हमें उस बिल्डिंग में से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। इसके बाद हम एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर एक फोन के ऊपर कॉल आ रहा होता है और इस फोन को एक बंदा उठाकर चिल्ला के बोलता है, मैंने कितनी बार बोला है जब मैं सोना में होता हूँ तो मुझे कॉल मत किया करो। और ये कॉल उन्हीं बिल्डिंग वाले बंदों में से किसी एक ने किया होता है। वो बोलते हैं, होंगे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तुम्हें जल्दी से ऑफिस आना होगा। ये सुनकर होंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हारा कुत्ता नहीं हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की? वो फोन वाला बंदा बोलता है, ये बहुत ज्यादा अर्जेंट है, इसलिए तुम्हें जल्दी से ऑफिस आना होगा, वरना वो मॉन्स्टर वो इतने ही बोलते हैं। और तभी फोन कट हो जाता है। इससे होंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में अपने फोन को तोड़ देता है। और फिर हम उस बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर मैक्स ने उन सभी को निपटा दिया होता है। वहाँ पर लास्ट में जो बंदा रह रहा होता है वो डर में कांपते हुए मैक्स से बोलता है, मेरे पास मत आओ। और तभी वहाँ की दीवार पे एक जोरदार धमाका होता है, जिसे सुनकर मैक्स भी हैरान होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे होंग आ जाता है। वो मैक्स को मुंह से पकड़कर जोर से जमीन पे मारता है और बोलता है, तुमने बहुत सारी प्रॉब्लम को क्रिएट किया, अब तुम नहीं बचोगे। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा, वहाँ पे होंग आ जाता है। वो मैक्स को मुंह से पकड़ के उसे जोर से जमीन पे मारता है और मैक्स से बोलता है, तुमने बहुत सारी प्रॉब्लम को क्रिएट किया, अब तुम नहीं बचोगे। मैक्स मन में सोचता है, जब मैंने अपनी पावर का यूज जीसू और मॉम के सामने किया तो वो दोनों हैरान नहीं हुए, और ये बंदा भी पावर का यूज कर रहा है, मतलब इस दुनिया में इस तरह के बंदे बहुत सारे हैं। मैक्स होंग के हाथ को पकड़ लेता है, जिससे बहुत सारे शैडो हेड होंग के हाथ को पकड़ना शुरू कर देते हैं। ये देखकर होंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो मैक्स को वहीं पे छोड़कर पीछे हो जाता है और मन में सोचता है, इसके पास भी एबिलिटी है। मैक्स जमीन से खड़ा होकर होंग से बोलता है, क्या तुम एक अवेकनर हो? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? होंग इवल की तरह स्माइल करते हुए मैक्स से बोलता है, अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है, मैं तुम्हें हेल में भेजूंगा। हेल का नाम सुनकर मैक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और दूसरी तरफ होंग भी मैक्स से फाइट करने के लिए अपने कपड़े फाड़ देता है। और तभी मैक्स होंग के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे होंग के दांत भी टूट जाते हैं। होंग उड़ते हुए पीछे दीवार पे जाकर लगता है। मैक्स उससे बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने कपड़े फाड़ के स्ट्रॉन्ग बन जाओगे? होंग मन में सोचता है, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं से इतनी आसानी से कैसे हार सकता हूँ, मैं से एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और तभी मैक्स होंग के चेहरे पे एक जोरदार किक मारता है और लगातार उसके ऊपर किक मारता रहता है और उससे बोलता है, तुम जैसे कमीने लोग हेल को जानते भी नहीं हो, जब मैं वहाँ पर चला गया था तुमने मेरी फैमिली को बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया है। होंग मन में सोचता है, मुझे लगता है कि ये सेकंड लेवल का अवेकनर है, मुझे किसी भी हालत में जिंदा रहना होगा। ये सोचकर होंग मैक्स से बोलता है, प्लीज रुक जाओ, क्या तुम्हें पैसे चाहिए? मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो मेरे पास है। पैसे का नाम सुनकर मैक्स रुक जाता है और मैक्स बोलते है, क्या पैसे कहाँ पर है? होंग एक तरफ इशारा करते हुए बोलता है, उस कैबिनेट के सेफ के अंदर है। मैक्स वहाँ पर देखते हुए होंग से बोलता है, क्या तुम सच में वो पैसे मुझे देना चाहते हो? मैक्स जैसे उस कैबिनेट की तरफ जाने लगता है तो पीछे से होंग खड़ा होकर वहाँ से भाग जाता है और मैक्स भी उसे देख लेता है, लेकिन मैक्स कुछ भी नहीं करता। मैक्स वापस मुड़कर जैसे ही सामने देखते हैं तो वहाँ पर वही लास्ट वाला बंदा होता है। मैक्स उससे बोलता है, तुम अगर अभी यहाँ से नहीं जाते तो मैं तुम्हें यहीं पे किल कर दूंगा। इसके बाद हम गाड़ियों की पार्किंग का सीन देखते हैं जहाँ पर होंग अपनी गाड़ी में बैठा होता है। होंग गुस्से से बोलता है, मैं उस कमीने बच्चे को मार दूंगा। और तभी उसके पीछे मैक्स आ जाता है और मैक्स उससे बोलता है, तुम मुझे एक बात बताना भूल गए, उस कैबिनेट का सेफ कोड क्या है? होंग हैरानी से बोलता है, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? मैक्स अपने शैडो हैंड से होंग के चेहरे को पकड़ते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर कैसे आया ये कोई जरूरी बात नहीं है, जरूरी बात ये है कि तुम जहाँ पर भी हो मैं तुम्हें कभी भी ढूंढ सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि होंग गाड़ी में जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। इसके बाद हम मैक्स को एक बिल्डिंग के ऊपर देखते हैं जहाँ पर मैक्स अपनी इन्वेंट्री से पैसे निकाल रहा होता है। मैक्स उन सभी
पैसों को गिनकर बोलता है ये सभी 532 मिलियन पैसे हैं। मैं इन पैसों से आराम से अपनी पूरी जिंदगी काट सकता हूँ। पता नहीं मैं इन पैसों से सियोल में कितने अपार्टमेंट खरीद सकता हूँ। और फिर हम एक शॉप का सीन देखते हैं जहाँ पर शॉप का ओनर किसी को फोल्डिंग फोन दिखाते हुए बोलता है ये फोल्डिंग फोन हाल ही में न्यू लॉन्च हुआ है। तुमने कहा कि तुम मुझे नकद भुगतान करने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें इस फोन की प्राइस 2.99 मिलियन लगा दूंगा। और हम देखते हैं कि शॉप का ओनर ये सब कुछ मैक्स को बोल रहा होता है। मैक्स एक दूसरा फोन उठाकर बोलता है ये फोन कैसा है। शॉप का ओनर बोलता है ये फोन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ये महिलाओं के बीच में बहुत ज्यादा फेमस है। इसकी प्राइस 1.99 मिलियन है। शॉप का ओनर मन में सोचता है मैं तो बहुत ज्यादा चालाक हूँ। और वो मैक्स से बोलता है अगर आपको ये कीमत ज्यादा लगती है तो आप इसको किस्तों में भी खरीद सकते हो। मैक्स पैसे देते हुए बोलता है ठीक है फिर मैं इन दोनों मोबाइल को खरीदूंगा। ये सुनकर शॉप का ओनर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और इस शॉप के ओनर के लक्षण देखकर मेरे को ऐसा लग रहा है ये मैक्स को ठग रहा है। इसके बाद हम मैक्स के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर मैक्स उस स्मार्टफोन को अपनी सिस्टर के टेबल के ऊपर रख देता है और तभी मैक्स की मॉम की आवाज आती है मैक्स बेटा खाना खा लो। मैक्स बोलता है मॉम मुझे अपने दोस्त से मिलने के लिए बाहर जाना है। मैक्स की मॉम जैसी अंदर आती है तो मैक्स अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। मैक्स की मॉम हैरानी से बोलती है वो इतनी जल्दी कैसे चला गया। और फिर हम एक होटल का सीन देखते हैं जहाँ पर मैक्स का दोस्त चानहो बैठा होता है। वो मैक्स को देखकर हाय बोलता है और आगे से मैक्स भी उसे हाय बोलता है। चानहो मैक्स को देखकर मन में सोचता है इसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये कुछ टाइम पहले हॉस्पिटल में था। और फिर वो दोनों साथ में बैठकर चीयर करते हुए ड्रिंक करने लग जाते हैं। चानहो मैक्स से बोलता है मैक्स तो फिर तुमने फ्यूचर के लिए कुछ प्लान किया है। मैक्स बोलता है नहीं मैंने अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। ये सुनकर चानहो बोलता है मैक्स अब हम स्कूल के स्टूडेंट नहीं है इसलिए तुम्हें काम तो करना पड़ेगा। मैक्स बोलता है मेरे पास 500 मिलियन पैसे हैं तो मैं इससे कितनी बिल्डिंग्स को खरीद सकता हूँ। ये सुनकर चानहो बोलता है क्या तुम्हारे पास 500 मिलियन पैसे हैं, तुम इससे सियोल सिटी के बाहर एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पे ले सकते हो। ये सुनकर मैक्स की दुनिया हिल जाती है। मैक्स बोलता है तो फिर सियोल सिटी में एक अपार्टमेंट को खरीदने के लिए कितने पैसे लगेंगे। चानहो मैक्स को बताता है 2 बिलियन तो आराम से लग जाएंगे। ये सुनकर मैक्स उदास हो जाता है। चानहो मैक्स से बोलता है मैक्स खुद को संभालो, तुम्हारे बेहोश होने के बाद ये दुनिया बहुत ज्यादा बदल गई है। और फिर चानहो खाना खाते हुए मैक्स से बोलता है मैंने आंटी से सुना है कि तुम एक अवेकनर हो। ये सुनकर मैक्स बोलता है सबसे पहले और सबसे जरूरी बात मैं तुम्हें तभी बता सकता हूँ जब मुझे पता हो आखिर ये अवेकनर का क्या मतलब है। ये सुनकर चानहो हंसते हुए मैक्स से बोलता है तुम सही कह रहे हो, ऐसा हो सकता है कि तुम एक अवेकनर हो लेकिन तुम्हें इसके बारे में ना पता हो। और फिर वो दोनों होटल से बाहर आ जाते हैं। चानहो मैक्स को बताता है तुम्हारे बेहोश हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, आसमान में अचानक से एक पोर्टल ओपन हो गया था। नेशनल यूनिट ने उसे इन्वेस्टिगेट किया और उस पर निगरानी भी रखी। वो बहुत ही अजीब घटना थी लेकिन अचानक से उन पोर्टल में से बहुत सारे मॉन्स्टरों ने निकलना शुरू कर दिया और उन मॉन्स्टरों ने इंसानों के ऊपर अटैक कर दिया। हालांकि इंसानों ने कई तरह के हाईटेक वेपन से उन मॉन्स्टरों का सामना किया लेकिन इंसानों की कोई भी वेपन उन मॉन्स्टरों के खिलाफ काम नहीं आए। इंसानों के वेपन उन मॉन्स्टर के ऊपर काम ना करने के कारण चारों तरफ बहुत ज्यादा तबाही बढ़ती जा रही थी। मैक्स हैरानी से बोलते हैं क्या इंसानों का कोई भी वेपन काम नहीं आया, यहाँ तक कि गन्स और कैनन भी। चानहो बोलते हैं हाँ इंसानों का कोई भी वेपन उन मॉन्स्टरों के ऊपर काम नहीं कर रहा था लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें पता चला कि उन मॉन्स्टरों से बाई प्रोडक्ट से बना ओरा वेपन उन मॉन्स्टरों के ऊपर काम करते थे और जो लोग उन ओरा वेपन को यूज कर सकते हैं उन्हें अवेकनर कहा जाता है। जैसे कि तुम हो मैक्स। मैक्स अपना फोल्डिंग फोन बाहर निकाल लेते और उसका शो ऑफ करते हुए बोलते हैं क्या मेरे जैसे अवेकनर। मैक्स के फोन को देखकर चानहो बोलते हैं क्या तुमने न्यू फोल्डिंग फोन खरीदा है। मैक्स बोलते हैं हाँ ये बहुत अच्छा है ना, शॉप के ओनर ने मुझे बताया ये सबसे एडवांस फोल्डिंग फोन है। ये सुनकर चानहो स्माइल करते हुए बोलते हैं क्या सबसे ज्यादा एडवांस फोल्डिंग फोन, मैंने हाल ही में सुना है कि इस फोन को फ्री में रिलीज किया है, अब ये मत बोलना कि तुमने इसे बहुत सारे पैसों में खरीदा है। ये सुनकर मैक्स का सारा सिस्टम हिल जाता है। चानहो मैक्स का मजाक उड़ाते हुए बोलता है तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। वैसे ये ठीक है भले तुम ओरा वेपन का यूज नहीं करते हो लेकिन अवेकनर का एक और गुण होता है वो ओरा का यूज करके अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तुम अपनी बॉडी को देखो, तुम्हारी बॉडी ने कितना अमेजिंग शेप ले लिया है। वैसे मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारे घर पर कुछ गुंडे आए थे लेकिन तुमने उन सभी को बहुत ज्यादा धोया। मैक्स चानहो की बातों को इग्नोर करके बोलता है तुम मुझे ये बताओ अगर मैं एक अवेकनर बन जाता हूँ तो मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ। ये सुनकर चानहो शॉक हो जाता है और गुस्से से बोलता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। मैक्स बोलते हैं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे सच में बताओ अवेकनर बनने के बाद मैं कितना कमा सकता हूँ। और तभी अचानक से आसमान में एक क्रैक ओपन हो जाता है जिसे देखकर मैक्स और चानहो हैरान हो जाते हैं और फिर वो क्रैक एक पोर्टल में बदल जाता है और उस पोर्टल के दूसरी तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और फिर उस पोर्टल में से वो सभी मॉन्स्टर बाहर आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा वहाँ पे एक क्रैक ओपन होता है, वो क्रैक एक पोर्टल में बदल जाता है और उस पोर्टल के दूसरी तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं। उस पोर्टल में से एक एक करके बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। चानहो मन में सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पे एक पोर्टल ओपन हो गया है। मैक्स उन मॉन्स्टरों को देखकर मन में सोचता है ये गंदी सी शक्ल वाले मॉन्स्टर हेल वाले मॉन्स्टरों से काफी अलग है। ये सोचकर मैक्स जोर से जमीन के ऊपर पैर मारता है जिससे वहाँ पर बहुत सारे क्रैक पड़ जाते हैं। मैक्स वहाँ से एक पत्थर को उठा के बोलता है मुझे इसे टेस्ट करना होगा। ये बोलकर मैक्स उस पत्थर को जोर से एक मॉन्स्टर के ऊपर मारता है। वो पत्थर जैसे उस मॉन्स्टर के कंधे से लगता है तो वो पत्थर उस
मॉन्स्टर के औरा से ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर वो मॉन्स्टर गुस्से से मैक्स को देखने लग जाता है। चानहो मैक्स से बोलता है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि इन मॉन्स्टरों के ऊपर इंसानों का कोई भी वेपन काम नहीं करता। और तभी वो मॉन्स्टर भागते हुए इनके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर चानहो अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोलता है सब खत्म हो गया। और तभी चानहो के चेहरे पे कुछ ब्लड आके गिरता है। चानहो जैसे ही सामने देखते हैं तो मैक्स ने उस मॉन्स्टर की गर्दन उड़ा दी होती है। मैक्स चानहो से बोलते हैं, इन मॉन्स्टरों के ऊपर इंसानों का कोई भी वेपन काम नहीं करता, लेकिन मेरा पंच तो कर रहा है। ये देखकर चानहो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। चानहो मन में सोचता है आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, मैक्स सिर्फ अपने पंच से उस मॉन्स्टर को कैसे मार सकता है। और फिर बाकी के मॉन्स्टर भी मैक्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। मैक्स उन मॉन्स्टरों के सिर फोड़ते हुए वहां पर सभी मॉन्स्टरों के सिर फोड़ देता है। चानहो मन में सोचता है, मुझे लगता है मैक्स बी ग्रेड से ऊपर अवेकन हुआ है। और फिर चानहो अपने पीछे लोगों को देखकर बोलता है, फिलहाल तो इसके बारे में सोचने का टाइम नहीं है, मुझे उन सभी को यहाँ से सेफली बाहर निकालना होगा। उन लोगों के पास भी मॉन्स्टर आना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर वो लोग बोलते हैं, हम चारों ओर से मॉन्स्टरों से घिरे हुए हैं, हम लोग यहीं पे मरने वाले हैं। चानहो चिल्ला के उन सभी से बोलता है, सभी लोग चिंता मत करो, मुझे सिवेंज के थ्रू शेल्टर तक जाने का रास्ता पता है, सभी लोग मेरे पीछे आओ। वो सभी वहाँ से जा पाते से पहले उनके आगे बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिसे देखकर चानहो भी हैरान होता है। वो सभी मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं और वहाँ पर एक छोटी सी अकेली लड़की होती है जो चिल्ला चिल्ला के रो रही होती है। और तभी उस छोटी सी लड़की के पास भी एक मॉन्स्टर आ जाता है। वो अपने हैमर से उस छोटी सी लड़की के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन सही टाइम पे चानहो उस छोटी सी लड़की को उस मॉन्स्टर के हैमर के आगे से हटा लेता है। उसी टाइम उस मॉन्स्टर के मुंह पर एक जोरदार अटैक आकर लगता है और हम देखते हैं कि ये मैक्स होता है। मैक्स अपने पैर का घुटना उस मॉन्स्टर के मुंह पर मारता है और उसके सर को उड़ा देता है। मैक्स को देखकर चानहो खुश हो जाता है। मैक्स चानहो से बोलता है, तुम अभी भी बेवकूफ हो, तुम मेरा ध्यान भटका रहे हो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। मैक्स की बात सुनकर चानहो स्माइल करते हुए वहाँ पर सभी लोगों से बोलता है, सभी लोग सिवेंज यानी कि टनल की तरफ चलो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो मैक्स की फाइट को लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और उसकी लाइव स्ट्रीम के ऊपर लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि वो अवेकनर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अकेला ही उन मॉन्स्टरों से फाइट कर रहा है, वो तो ऑसम है। वो स्ट्रीमर बोलता है, मैं नीचे वाले फ्लोर पर आ चुका हूँ, वो अवेकनर चारों तरफ से मॉन्स्टरों से घिरा हुआ है, वो खतरे में है। और तभी एक मॉन्स्टर मैक्स के ऊपर आकर मैक्स के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे देखकर वो स्ट्रीमर चिल्ला के बोलता है, तुम्हारे पीछे देखो। वो मॉन्स्टर जोरदार मैक्स के ऊपर अटैक करता है। मैक्स उड़ते हुए कार से जाकर टकराता है। ये देखकर वो स्ट्रीमर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। मैक्स उस गाड़ी से टकराने के बाद कोई भी मूवमेंट नहीं करता। ये देखकर लोग स्ट्रीम में कमेंट करते हैं, ये कोई मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा है, क्या ये किल हो चुका है। इसके बाद हम एक टनल का सीन देखते हैं जहाँ पर जिस छोटी बच्ची को चानहो ने बचाया होता है वो अपनी मदर से मिल जाती है। उसकी मदर उसे गले से लगा लेती है। एक बंदा चानहो से बोलता है, क्या तुम सच में वापस ऊपर जाना चाहते हो? चानहो से बोलते हैं हाँ। दूसरी तरफ मैक्स अभी भी गाड़ी के पास बैठा होता है। वो मॉन्स्टर मैक्स को किल करने के लिए मैक्स के पास आ जाते हैं। ये देखकर लोग स्ट्रीम में कमेंट करते हैं, लगता है कि ये खत्म हो गया है, वो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसने अपना बेस्ट दिया, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। वो मॉन्स्टर जोरदार मैक्स के ऊपर अटैक करता है। ये देखकर वो स्ट्रीमर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो मॉन्स्टर जैसे ही मैक्स के ऊपर अटैक करता है वो मॉन्स्टर हैरान हो जाता है, क्योंकि मैक्स उसके अटैक के आगे से हटकर उसके पीछे जाकर उसके पीछे वाले मॉन्स्टर को किल कर देता है। ये देखकर वो स्ट्रीमर हैरानी से बोलता है, ये अभी भी जिंदा है, ये सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैक्स बोलता है, थैंक यू मेरे माना, तुम सही टाइम पर चार्ज हो गए। और फिर मैक्स स्माइल करते हुए उन मॉन्स्टरों से बोलता है, मैं तुम सभी को बहुत ही दर्दनाक तरीके से काटूंगा। ये बोलकर मैक्स बहुत ही स्पीड से उन सभी मॉन्स्टरों को किल करना शुरू कर देता है। स्ट्रीम में लोग कमेंट करते हैं, तुम्हारी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तुम थोड़ा सा पास जाकर हमें दिखा सकते हो। ये सब कमेंट पढ़ के स्ट्रीमर मन में सोचता है, क्या तुम सभी लोग मुझे मरवाना चाहते हो? और तभी उसकी स्ट्रीम पे 5 मिलियन का सुपर चैट आता है। उसमें लिखा होता है, अगर तुम उस बंदे को सही से रिकॉर्ड करते हो तो मैं तुम्हें 5 मिलियन और दूंगा। ये देखकर वो स्ट्रीमर हैरानी से बोलते हैं, क्या 5 मिलियन नहीं 10 मिलियन? अगर मैं इन पैसों को लेना भी चाहता हूँ तो मैं वहाँ पर कैसे जा सकता हूँ? इसके बाद हम उन बचे हुए मॉन्स्टर को देखते हैं जो अपने हैमर से मैक्स के ऊपर अटैक करता है। मैक्स उसके अटैक को डॉज कर देता है और अपने पंच को पीछे करके उस मॉन्स्टर के मुंह पर एक जोरदार अटैक करता है और उसके सर को उड़ा देता है। स्ट्रीम में लोग लगातार सुपर चैट कर रहे होते हैं। एक बंदा बोलता है, अगर तुम इस बंदे के फेस को रिकॉर्ड कर लेते हो और इसके बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। और उसके पास स्पॉन्सरों की लाइन लग जाती है। ये देखकर वो स्ट्रीमर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और रोते हुए बोलता है, कुछ भी हो जाए मैं वहाँ पर नहीं जाने वाला। और तभी उसके पास 20 मिलियन का सुपर चैट आता है। उसमें ये लिखा होता है, अगर तुम इस बंदे के फेस को रिकॉर्ड कर लेते हो और इसके बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन दोगे तो मैं तुम्हें 40 मिलियन और दूंगा। ये देखकर वो स्ट्रीमर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हम HM क्लैन की बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर दो लोग वही स्ट्रीम देखते हुए आपस में बात करते हैं। मैंने टीम लीडर के कहने पे उस स्ट्रीमर को 20 मिलियन का सुपर चैट किया है और बोला अगर वो हमें इसकी इन्फॉर्मेशन देगा तो मैं उसे 40 मिलियन और दूंगा। वो स्ट्रीमर डेफिनेटली अब हमें उसकी इन्फॉर्मेशन देगा। दूसरा बोलता है, हमारी क्लैन भी उसे रिक्रूट करने के लिए वहाँ पर चली गई है। फिर हम मैक्स को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर को मार के उसके ऊपर खड़ा होता है और बाकी के मॉन्स्टर मैक्स को देखकर बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। मैक्स बोलते हैं, अच्छा तब इन कीड़ों को डर लग रहा है। और तभी वहाँ पे एक और मॉन्स्टर आता है और वो जो मॉन्स्टर डर रहा था वो उसके सिर पे जोर से हैमर मार के उसे वहीं पे किल कर देता है और मैक्स की तरफ बहुत ही खतरनाक तरीके से देखने
देखने लगता है। वो स्ट्रीमर पैसों के लालच में आकर मैक्स का फेस रिकॉर्ड करने के लिए मैक्स के बहुत ज्यादा पास आ जाता है और वो बोलता है, भाई प्लीज एक बार पलट जा, तेरे पलटने से मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। वो खतरनाक वाला मॉन्स्टर बाकी के मॉन्स्टरों को मैक्स के ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है। मैक्स मन में सोचता है, मुझे काफी टाइम हो गया इन मॉन्स्टरों से फाइट करते हुए और मेरा माना भी खत्म होने वाला है, मुझे जल्दी से कुछ न कुछ करना होगा। दूसरी तरफ उस स्ट्रीमर के पास अचानक से चानहो आ जाता है, जिसे देखकर उस स्ट्रीमर की फट के चार हो जाती है और उसका फोन नीचे गिर जाता है। चानहो से बोलता है, तुम कर क्या रहे हो, तुम यहाँ से क्यों नहीं गए और तुम ऐसी सिचुएशन में भी वीडियो बना रहे हो। फोन गिरने के कारण स्ट्रीम में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। लोग कमेंट करते हैं क्या हो गया कि किसी मॉन्स्टर ने स्ट्रीमर के ऊपर अटैक कर दिया। चानहो स्ट्रीमर को अपने साथ लेकर जाते हुए बोलता है, चलो पहले हम किसी सेफ सी बिल्डिंग में चलते हैं। वो स्ट्रीमर रोते हुए मन में सोचता है, मेरे सारे के सारे पैसे चले गए, मैं तो बर्बाद हो गया। उसी टाइम उन दोनों के आगे एक मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखते ही वो स्ट्रीमर बेहोश हो जाता है। चानहो से उठाते हुए बोलता है, अब तुम्हें क्या हो गया, जल्दी से उठ जाओ। वो मॉन्स्टर अपने हैमर से इनके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी एक हैमर उड़ते हुए आता है और उसकी गर्दन उड़ा देता है और हम देखते हैं कि ये हैमर मैक्स ने फेंका होता है। मैक्स स्माइल करते हुए बोलता है, पार्ट से हेडशॉट। इसके बाद मैक्स चानहो के पास आकर उससे बोलता है, चानहो तुम यहाँ पर वापस क्यों आए। चानहो से बोलता है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मैक्स बोलता है, चानहो मुझे 20 मिनट के लिए किसी जगह पर जाना है, क्या तुम यहाँ पर संभाल लोगे। चानहो बोलता है, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, कुछ ही टाइम बाद यहाँ पर क्लैन आने वाली है। ये सुनकर मैक्स बोलता है, क्या क्लैन, ये क्या होती है। चानहो बोलता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, तुम जल्दी से वापस आ जाना। और तभी मैक्स की सिस्टम विंडो पर मैसेज आता है, तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन इस वर्ल्ड में स्लाइडर के थ्रू 100% कंप्लीट हो गया है। आप अब से पैंथीन की सभी चीजों को इस वर्ल्ड में यूज कर सकते हैं और आप इस वर्ल्ड की बॉडी के साथ पैंथीन में एंटर कर सकते हैं। क्या आप पैंथीन में एंटर करना चाहते हैं। मैक्स सिस्टम विंडो में यस दबा देता है और तभी मैक्स के सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसे देखकर चानहो हैरानी से बोलते हैं, क्या तुम पोर्टल को भी ओपन कर सकते हो। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। एपिसोड की स्टार्टिंग में मैक्स उस पोर्टल के थ्रू पैंथीन के अंदर आ जाता है। मैक्स मन में सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि छोटे मोटे कीड़ों के साथ फाइट करके मेरी बॉडी ऐसी हो गई है। ये सोचकर मैक्स सिस्टम से पूछता है, सिस्टम मेरा माना क्या क्या स्टेटस है। सिस्टम मैक्स को बताता है कि तुम्हारा माना 10% से भी कम है। ये देखकर मैक्स बोलता है, क्या 10% से भी कम, फिर तुम मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं अपना माना जल्दी से जल्दी बढ़ा सकूं। सिस्टम मैक्स को बताता है, प्लीज आप पहले रिकॉर्ड जर्नल को सिस्टमाइज कर लीजिए। रिकॉर्ड जर्नल सिस्टमाइज होने के बाद टाइम और लोकेशन के बारे में पूछा जाएगा। आप टाइम और लोकेशन को बताकर वहां पर जा सकते हैं और मिशन कंप्लीट कर सकते हैं और मिशन कंप्लीट होने के बाद आपको एक प्रॉपर रिवॉर्ड मिलेगा। ये देखकर मैक्स बोलता है, क्या रिकॉर्ड जर्नल, क्या तुम उसी की बात कर रहे हो जो मैंने हेल में लिखा था। मैंने इसे हर दिन लिखा ताकि मुझे हेल के बारे में सब कुछ पता रहे। सिस्टम मैक्स से पूछता है, क्या आप एब्सोल्यूट जर्नल के रिकॉर्ड को सिस्टमाइज करना चाहते हैं। मैक्स के सामने दो ऑप्शन होते हैं, यस और नो का। मैक्स बोलते हैं, हाँ मैं इसे सिस्टमाइज करना चाहता हूँ और मैक्स यस दबा देता है। मैक्स जैसे यस दबाता है तो मैक्स के सामने एक बुक आ जाती है। सिस्टम मैक्स को बताता है, सिस्टमाइजेशन स्टार्ट हो गया है। उस बुक में से बहुत सारी ब्लैक एनर्जी निकल के मैक्स के माइंड में जाना स्टार्ट हो जाती है। सिस्टम बोलता है, रिकॉर्ड जर्नल आपके माइंड में इम्प्रिंट होना स्टार्ट हो गया है। मैक्स के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक हेल में जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ मैक्स को याद आने लग जाता है और तभी सिस्टम पर मैसेज आता है, इम्प्रिंट प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। मैक्स अपने सिर पे हाथ रखकर बोलता है, बाढ़ में जाओ, ये फीलिंग सच में बहुत ज्यादा खराब है। क्या मुझे उस टाइम में जाना चाहिए जहाँ पर मैंने अपना माना बढ़ाया था। मैक्स सिस्टम से बोलता है, सिस्टम मुझे पेज नंबर 16 हंटर फॉरेस्ट में लेकर चलो। सिस्टम पेज नंबर 16 5 साल 75वें दिन को रिनेक्टिव कर देता है और तभी मैक्स के सामने बहुत सारा फॉग आना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हम पैंथीन के बाहर चानहो और स्ट्रीमर को देखते हैं जो एक बिल्डिंग की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। वो स्ट्रीमर मन में सोचता है, लगता है ये बंदा उस अवेकनर के बहुत ज्यादा क्लोज है। वो चानहो से पूछता है, आखिर वो अवेकनर कहाँ पर गया है। चानहो से बोलता है, क्यों तुम्हें उसका चेहरा दिखाने के लिए पैसे मिल रहे हैं। ये सुनकर वो स्ट्रीमर कुछ भी नहीं बोलता और तभी उन्हें छत से कुछ आवाजें आने लगती हैं। चानहो बोलता है, छत के ऊपर कोई सर्वाइवल हो सकता है, इसलिए तुम चुपचाप मुझे फॉलो करना। और तभी चानहो के मोबाइल में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि क्लैंस को आने में टाइम लगेगा, इसलिए तुम लोग वहाँ से जल्दी निकल जाओ। ये मैसेज पढ़कर चानहो मन में सोचता है, मैक्स तुम जल्दी से वापिस आ जाओ। इसके बाद हम मैक्स को पैंथीन के अंदर हंटर फॉरेस्ट में देखते हैं और तभी मैक्स के सिस्टम पर मैसेज आता है, पेज नंबर 16 हंटर फॉरेस्ट को रिनेक्टिव किया गया है क्योंकि डायमेंशनल सील होने के कारण क्रॉसपोंडिंग लोकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई जा सकती। मैक्स अपने आसपास देखकर बोलता है, ये जगह तो काफी ज्यादा शांत लग रही है। इसके बाद मैक्स के सिस्टम पर एक और मैसेज आता है जो कि एक मिशन होता है और उसकी डिफिकल्टी मीडियम होती है। मैक्स को हंटर फॉरेस्ट में कब्जा करने वाले हेवनली बीइंग्स कोलोसस को मारना होता है। मैक्स के टारगेट 10 व्हाइट कोलोसस होते हैं। रिवॉर्ड में मैक्स को 30% माना बूस्ट और 2000 मेरिट पॉइंट मिलेंगे। और तभी मैक्स के पीछे एक व्हाइट कोलोसस आ जाता है जिसे देखकर मैक्स बोलता है, अच्छा तो तुम यहाँ पर हो। वो कोलोसस मैक्स को स्कैन करते हुए बोलता है, मुझे एक अनजान घुसपैठिया मिला है, मैं उसे यहीं पे किल कर दूंगा। ये बोलकर वो कोलोसस एक बहुत ही पावरफुल लेजर मैक्स के ऊपर शूट करता है जिसे देखते ही मैक्स उसे डॉज कर लेता है। वो व्हाइट कोलोसस गुस्से में मैक्स को देखने लगता है और आगे से मैक्स भी उसे देख रहा होता है। मैक्स का सिस्टम उसे बताता है, ये व्हाइट कोलोसस एक मशीन क्रिएचर है जो ऐसा वेपन है जो अपने आप काम करता है और इसे हेवनली बीइंग्स ने बनाया है। इसके
इसके बाद वो व्हाइट क्लोसेस मैक्स के ऊपर अपने हाथ से एक जोरदार अटैक करता है, जिससे मैक्स पीछे जंप करके अवॉइड कर लेता है। मैक्स अपने पंच को तैयार करते हुए बोलता है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे इसे खत्म करना होगा। ये बोलकर मैक्स उस व्हाइट क्लोसेस के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे उस व्हाइट क्लोसेस का मुंह टूट जाता है और वो वहीं नीचे गिर जाता है। वो व्हाइट क्लोसेस नीचे गिरने के बाद अपने हाथ को मूव करता है और अपने हाथ की उंगलियों को निकाल के बहुत ही लंबी कर लेता है और मैक्स के ऊपर अटैक करता है। मैक्स उसके अटैक को डॉज करते हुए मन में सोचता है, ये साला अभी तक नहीं मरा, अब मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये बोलकर मैक्स बहुत ही स्पीड से उस व्हाइट क्लोसेस की तरफ जाने लगता है और एक जंप करके अपने पंच को तैयार करके उसके कोर पे मारता है, जिससे उस व्हाइट क्लोसेस में एक छेद हो जाता है और उस व्हाइट क्लोसेस के टुकड़े टुकड़े होकर वो वहीं पे गिर जाता है। मैक्स बोलता है, चलो अब दूसरे की बारी, और तभी मैक्स उस व्हाइट क्लोसेस के कोर को देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद हम पैंथियन के बाहर उसी बिल्डिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर चानो और वो स्ट्रीमर होते हैं। चानो उस बिल्डिंग के छत पर आकर धीरे से उसका गेट खोलता है और वो जैसे ही बाहर आते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे बंदों की डेड बॉडी पड़ी होती है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो दोनों हैरान हो ही होते हैं और तभी वहाँ पर एक बंदा होता है जो बहुत ज्यादा घायल होता है, वो खांसता है, जिसे देखकर स्ट्रीमर बोलता है, देखो वो अभी भी जिंदा है। वो दोनों भागकर उसके पास चले जाते हैं। चानो उस बंदे से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? वो बंदा कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन घायल होने के कारण वो ठीक से बोल नहीं पाता। चानो उससे पूछता है, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? वो बंदा बोलता है, तुम्हारे पीछे देखो, और हम चानो के पीछे दो चमकती हुई आंखों को देखते हैं, जिसे फील करके चानो भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। और फिर हम देखते हैं कि इनके पीछे एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर होता है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वो मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक तरीके से इनकी तरफ देख रहा होता है। उस स्ट्रीमर को अभी भी पता नहीं होता कि उनके पीछे मॉन्स्टर है। वो चानो से बोलता है, जल्दी करो, उसे उठाकर हम नीचे चलते हैं। चानो से बोलता है, अब बहुत देर हो चुकी है, जब तक मैंने तुम्हें बोलूं वहां से मूव मत करना। वो स्ट्रीमर पीछे देखते हुए बोलता है, आखिर तुमने ऐसा भी क्या देख लिया जो बच्चों को डरा रही है? आखिर शेर को डरा के दिखाई ना। और वो स्ट्रीमर जैसे ही पीछे देखते तो उसकी फटके 200-300 हो जाती है। चानो से बोलता है, खुद को संभालो, अगर तुम यहाँ पर फालतू में मरना नहीं चाहते हो, जब मैं भागने के लिए बोलूं तो बहुत ही स्पीड से गेट की तरफ भागना। वो मॉन्स्टर जोर से चिल्ला के बहुत ही स्पीड से इनकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है और तभी चानो चिल्ला के उस स्ट्रीमर को भागने के लिए बोलता है। इसके बाद हम मैक्स को पैंथियन में हंटर फॉरेस्ट में देखते हैं, जहाँ पर मैक्स उस कोर को देखते हुए बोलता है, आखिर इसके साथ ये क्या हो रहा है? उस कोर में से आवाज आती है, सेल्फ रिस्टोरेशन स्टार्ट हो गया है। ये सुनकर मैक्स बोलता है, क्या सेल्फ रिस्टोरेशन? उस कोर की सेल्फ रिस्टोरेशन 10% हो जाती है, जिससे वो व्हाइट क्लोलस फिर से जुड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। और हाँ, तुम लोग एक न्यू सीरीज को देखना चाहते हो तो मैंने अपने सेकंड चैनल पर एक न्यू सीरीज को स्टार्ट किया है। इसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा, उस व्हाइट क्लोलस का कोर सेल्फ रिस्टोर करना शुरू हो जाता है और वो जैसे ही 10% होता है वो क्लोलस फिर से जुड़ना स्टार्ट हो जाता है। उस व्हाइट क्लोलस का कोर अपने एलिमिनेशन टारगेट के अटैक और पैटर्न को एनालाइज कर लेता है, जिससे उसकी पावर पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मैक्स भागते हुए एक जंप करता है और अपने पंच को तैयार करके एक जोरदार अटैक उस कोर के ऊपर करता है, जिससे वो कोर वहां से टूट जाता है और फिर मैक्स जंप करके उस कोर के ऊपर आ जाता है। मैक्स लगातार बहुत सारे पावरफुल पंच उस कोर के ऊपर मारता है, जिससे वो कोर वहां से क्रैक हो जाता है, लेकिन इससे वो कोर रिस्टोर होना नहीं रुकता, वो 65% रिस्टोर हो जाता है। मैक्स लगातार उस कोर के ऊपर पंच मार ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से एक लेजर बीम आती है और मैक्स के कंधे से आकर लगती है। मैक्स जैसे ही पीछे देखते हैं तो मैक्स के पीछे बहुत सारे व्हाइट क्लोलस आ जाते हैं। वो सभी क्लोलस मैक्स को टारगेट करके अपनी लेजर बीम से मैक्स के ऊपर अटैक करते हैं। मैक्स उस कोर के ऊपर से जंप करके उन सभी की लेजर बीम को अवॉइड करके नीचे आ जाता है। इसके बाद एक बार फिर से वो सभी क्लोलस अपनी लेजर बीम से मैक्स के ऊपर अटैक करते हैं। मैक्स उन सभी के अटैक को डॉज करते हुए बहुत ही स्पीड से भागते हुए उस कोर की तरफ जाने लगता है। मैक्स उस कोर के पास जाकर एक जंप कर देता है और वो कोर 98% रिस्टोर हो गया होता है। मैक्स उस कोर के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे वहां पर बहुत ही तगड़ा धमाका होता है और वो कोर वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर मैक्स उस कोर को डिस्ट्रॉय करके नीचे जमीन पे आ जाता है। मैक्स मन में सोचता है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये कभी खत्म नहीं होगा, मुझे कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा, मुझे अपनी रिकॉर्ड जर्नल की मेमोरी में कुछ ढूंढना होगा, शायद वहां पर मुझे कोई रास्ता मिल सकता है। ये सोचकर मैक्स याद करने लगता है और तभी मैक्स को याद आ जाता है। मैक्स स्माइल करते हुए बोलते हैं, हाँ मुझे याद आ गया, हाँ ऐसा हो सकता है। इसके बाद हम पैंथियन के बाहर चानो और स्ट्रीमर को देखते हैं, जहाँ पर वो मॉन्स्टर जैसे इनके ऊपर अटैक करता है तो वो दोनों उस मॉन्स्टर के अटैक से बचकर गेट की तरफ भागने लग जाते हैं। वो मॉन्स्टर पीछे मुड़कर गुस्से से उन दोनों को देखने लगता है और वो दोनों भागकर गेट के अंदर चले जाते हैं। वो मॉन्स्टर भी उनके पीछे आते हुए उनको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों उसके आगे से हट जाते हैं, इसलिए वो मॉन्स्टर अपने पंजे रगड़ते हुए वापस चला जाता है। चानो स्ट्रीमर से बोलते हैं, चलो पहले हम नीचे चलते हैं। इसके बाद हम पैंथियन में मैक्स को देखते हैं, जो हंटर फॉरेस्ट से भागकर दूसरी जगह पर जा रहा होता है। वो सभी व्हाइट क्लोलस मैक्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। मैक्स उन सभी के अटैक को डॉज करते हुए बोलता है, बस थोड़ा सा और है, मैं वहां पर पहुंचने वाला हूँ। और फिर मैक्स वहां से एक लंबी जंप लगा देता है और वो किसी दूसरी जगह पर चला जाता है। मैक्स बोलता है, फाइनली मैं यहाँ पर आ गया। मैक्स उस जगह पर जाकर रुक जाता है और वो सभी व्हाइट क्लोलस भी मैक्स के पीछे आकर वहां पर रुक जाते हैं। वो सभी बोलते हैं, टारगेट हमारे सामने है, हम टारगेट को शूट करने वाले हैं। मैक्स अपनी बीच की उंगली दिखाते हुए बोलते हैं, कमीनो बहुत देर हो चुकी है, तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। और तभी वो सभी व्हाइट क्लोलस हिलने लगते हैं और वहां पर एक बहुत बड़ी वेल आती
आती है और उन सभी व्हाइट क्लोसेस को निकल जाती है। मैक्स हंसते हुए बोलते हैं, मुझे याद आ गया इस जगह को हंटर फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये स्वैम्प वेल है जो सभी को हंट करती है। मैक्स उस स्वैम्प वेल को देखकर बोलता है, इसकी भूख हमेशा की तरह बहुत ज्यादा और वो गंदे रोबोट अब इसके पेट में रिस्टोर होते रहेंगे और ये स्वैम्प वेल कैसे न कैसे करके उनको हजम कर ही लेगी। और तभी मैक्स के सिस्टम पर मैसेज आता है, तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया है, तुम्हारा माना बूस्ट किया जा रहा है। इसके बाद मैक्स का माना बूस्ट होना शुरू हो जाता है। मैक्स अपने माना को फील करते हुए बोलता है, मेरा माना सच में बढ़ चुका है। और तभी मैक्स के सिस्टम पर एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा मिशन कंप्लीट होने के कारण तुम्हें एक जजेस डैगर बोनस दिया गया है। मैक्स के सामने एक डैगर आ जाता है। सिस्टम उस डैगर के बारे में बताता है, इस डैगर को तुम 100 मीटर की दूरी से अपने माइंड से कंट्रोल कर सकते हो और इसके यूज करने वाले का माना जितना ज्यादा हाई होगा इसकी पावर भी उतनी ज्यादा होगी। मैक्स उस डैगर को पकड़कर बोलता है, क्या मैं इसे माइंड से कंट्रोल कर सकता हूँ? ये बोलकर मैक्स उस डैगर को फेंक देता है और अपने माइंड से कंट्रोल करके वापस अपने पास लेकर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। मैक्स बोलता है, ये डैगर तो काफी ज्यादा यूजफुल है। ये बोलकर मैक्स उस डैगर को अपनी इन्वेंट्री में रख लेता है और फिर मैक्स सिस्टम से बोलता है, सिस्टम मुझे वापस जाना है। ये बोलते ही मैक्स के सामने एक पोर्टल खुल जाता है। इसके बाद हम अर्थ पे एक न्यूज को देखते हैं जहाँ पर एक रिपोर्टर बोलता है, मॉन्स्टरों की आर्मी पोर्टल के थ्रू फिर से आई थी और उन्होंने इस बार बहुत ज्यादा तबाही मचाई। प्रोफेसर आप इस सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हो? दूसरा बंदा जो प्रोफेसर होता है वो बोलता है, सबसे पहले और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एसोसिएशन और उसमें काम करने वाले हंटर हैं जो उस एरिया के इंचार्ज हैं, क्योंकि हमारे पास मैन पावर की कमी है। तो ये एसोसिएशन और हंटर खुद को पब्लिक सर्वेंट समझते हैं। ये बहुत ज्यादा स्लो काम करते हैं और ये हमेशा ब्रेक लेते रहते हैं। आखिर पब्लिक इनके ऊपर भरोसा कैसे कर सकती है और इन पे डिपेंड कैसे रह सकती है? रिपोर्टर बोलता है, प्रोफेसर आपने बिल्कुल सही कहा, इसलिए हम इस घटना का जिम्मेदार एसोसिएशन को ठहराएंगे। इसके बाद हम दो हंटर को देखते हैं जो वही न्यूज देख रहे होते हैं। उनमें से एक गुस्से से बोलते हैं, क्या ये पागल हो गया? हमें क्लैन जितना पैसा थोड़ी मिलता है और हमारे पास कोई तीसरी आंख थोड़ी है जिससे हमें पहले पता चल जाएगा कि वहाँ पे पोर्टल खुलने वाला है। दूसरा बोलता है, चिल्लाना बंद करो, तुम ये सोचो हम इस घटना को मैनेज कैसे करें। हमारी टीम का तो पता नहीं, लेकिन मुझे टीम लीडर से जरूर निकाल दिया जाएगा। और तभी न्यूज में बताया जाता है कि वहाँ पर एक मिस्टीरियस हंटर आया जो उन सभी मॉन्स्टरों से फाइट कर रहा है। ये देखकर वो दोनों हंटर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। और हाँ, अगर तुम लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, उन दोनों हंटर को उस रिपोर्टर की बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद हम उस स्ट्रीमर को देखते हैं जो चानहो से बोलता है, भाई क्या इस जगह से निकलने का कोई रास्ता है? जब से मैंने छत के ऊपर उन लाशों को देखा है मुझे इस जगह से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। चानहो से बोलता है, मुझे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन हमारे पास रेस्क्यू टीम का वेट करने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं है। और तभी उनको कुछ आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर स्ट्रीमर बोलता है, क्या ये कोई हंटर है? चानहो सामने देखते हुए बोलते हैं, क्या हंटर टीम पहले से ही आ चुकी है? और तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिसे बचने के लिए वो दोनों नीचे टेबल पर छुप जाते हैं और चानहो हैरानी से बोलते हैं, क्या ये कोई मॉन्स्टर है? और हम देखते हैं कि ये मैक्स होता है। मैक्स एक मॉन्स्टर को मार के उसके ऊपर खड़ा होता है। मैक्स उस मॉन्स्टर से बोलता है, एक भूखे आदमी के आगे आने का यही अंजाम है। मैक्स को देखकर चानहो खुश हो जाता है। मैक्स चानहो से बोलता है, मैं यहाँ पर आने के लिए लेट तो नहीं हो गया? चानहो मैक्स से पूछता है, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? मैक्स अपने पेट पे हाथ लगाकर कुछ भी नहीं बोलता। चानहो बोलता है, क्या तुम्हें चोट लगी है? मैक्स उस स्ट्रीमर से बोलता है, तुम यहाँ पर आग मचाओ, मुझे मांस पकाकर खाना है वरना मैं भूख से मर जाऊंगा। ये सुनकर स्ट्रीमर और चानहो हैरान होते हैं। चानहो मैक्स से बोलता है, भाई तुमने क्या कहा, तुम मांस खाना चाहते हो और वो भी यहीं पे? और फिर मैक्स उस मॉन्स्टर के पास जाकर उसके मीट का टुकड़ा उठाकर बोलता है, क्या ये इस मॉन्स्टर का ब्लड है? लेकिन मेरे को ये भी चलेगा। मैक्स को उस मॉन्स्टर का मांस खाते हुए देखकर वो दोनों अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं। और तभी वहाँ पर एक सोल्जर आ जाता है। वो बोलता है, क्या तुम लोग बचे हुए सर्वाइवल हो? क्या तुम सभी लोग ठीक हो? उस सोल्जर को देखकर वो स्ट्रीमर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसके पास जाकर उसे थैंक यू बोलने लग जाता है। वो सोल्जर मैक्स को देखकर हैरान होता है और वो बोलता है, ये ऐसी सिचुएशन में भी खार है। और तभी चानहो सोल्जर को सलूट करते हुए बोलते हैं, आपको सलूट है जो आप इतनी रात को भी हार्ड वर्क करते हुए हमें बचाने के लिए यहाँ पर आए। और आप इसकी चिंता मत करो, ये मेरा दोस्त है। ये इस तरह से एक्टिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि ये सदमे में चला गया है। यहाँ से जाने के बाद मैं हॉस्पिटल में जाकर इसका चेकअप कराऊंगा। वो सोल्जर बोलता है, हे मिस्टर, तुम यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकते। ये सुनकर चानहो बोलता है, ठीक है फिर। ये बोलकर चानहो अपने जेब से एक कार्ड निकालकर उस सोल्जर को दिखाता है और बोलता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। उस कार्ड को देखकर सोल्जर बोलते हैं, आप तो एक क्लैन के मेंबर हो, ठीक है मैं समझता हूँ, मैं तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकालूंगा, इसलिए तुम लोग मुझे फॉलो करना। और फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर रेस्क्यू टीम और हंटर की क्लैन आ गई होती है। वहाँ पर मॉन्स्टरों की लाशों को देखकर हंटर क्लैन का लीडर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो अपने साथ वाले बंदे से बोलते हैं, कमीने अगर तुझे उल्टियां करने से टाइम मिल गया तो जाकर चेक कर कोई सर्वाइवल है या फिर नहीं। वो हंटर सोल्जर के पास जाकर बोलते हैं, हम लोग एसोसिएशन से हंटर हैं, चलो एक साथ इनर एरिया में चलते हैं। हंटर टीम का लीडर मन में सोचता है, ये जिसने भी किया होगा वो मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसके बाद हम चानहो और मैक्स को देखते हैं जो गाड़ी में जा रहे होते हैं। चानहो मैक्स से बोलते हैं, आज रात तुम मेरे घर पर ही सो जाना। मैक्स उसे मना करते हुए बोलते हैं, नहीं, अगर मैं घर पर नहीं गया तो मेरी माँ मेरे लिए चिंता करेगी। चानहो से बोलता है, अगर तुम घर पर नहीं गया तो तेरी माँ सिर्फ चिंता करेगी, लेकिन तू ऐसी हालत में गया तो तेरी माँ बेहोश हो जाएगी। ये सुनकर मैक्स चानहो के घर पर जाने के लिए मान जाता है। चानहो बोलता है, ठीक है फिर मैं तुम्हारे
तुम्हारी मॉम को कॉल करके बता दूंगा कि आज रात तुम मेरे घर पर रहने वाला है। इसके बाद हम एक बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर चानहो का घर होता है। मैक्स चानहो के घर को देखकर हैरान होता है। चानहो मैक्स से बोलता है तुम पहले नहा लो, उतने में मैं चिकन ऑर्डर करता हूँ। और फिर कुछ टाइम के बाद इनका चिकन आ जाता है और मैक्स भी नहा के बाहर आ जाता है। मैक्स उतने सारे चिकन को देखकर बोलता है ये सब क्या है। चानहो बोलता है वो मॉन्स्टर वाला एक्सीडेंट उस टाइम में स्टार्ट हुआ था जब हम खा रहे थे, इसलिए अब हम ठीक से खाएंगे। मैक्स बोलता है तुमने मुझे रेस्टोरेंट में कहा था कि अगर मैं एक हंटर बन गया तो मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। चानहो बोलता है हाँ तुम कमा सकते हो। चानहो मैक्स से पूछता है क्या तुम सच में हंटर बनना चाहते हो। मैक्स चिकन को खाते हुए बोलते हैं हाँ मैं एक हंटर बनना चाहता हूँ। चानहो मैक्स से कहता है कि अगर तुम एसोसिएशन में जाकर अपना चेकअप कराते हो तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें बी ग्रेड से ऊपर मिल सकती है, और अगर तुम थोड़ा सा अच्छा करते हो तो तुम्हें ए ग्रेड भी मिल सकती है। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ये सुनकर मैक्स बोलता है ये ए ग्रेड बी ग्रेड क्या है। चानहो मैक्स को बताता है ये ग्रेड की तरह होती है, अगर तुम्हें बी ग्रेड मिला है तो तुम एक बड़ी क्लैन को ज्वाइन कर सकते हो या फिर एसोसिएशन के मेंबर भी बन सकते हो। तुम्हें हर मंथ 30 मिलियन इनकम मिलेगी, और अगर तुम्हें ए ग्रेड मिल जाता है तो तुम्हें इससे भी ज्यादा मिलेगा। मैक्स चानहो से पूछते हैं क्या ए ग्रेड के ऊपर भी कोई ग्रेड होती है। चानहो बोलते हैं हाँ ए ग्रेड के ऊपर एस ग्रेड होती है, और पूरी दुनिया में जितनी भी अवेकनर है सिर्फ 5 ही बंदों के पास ए ग्रेड है। अब तुम ये मत बोलना कि तुम एस ग्रेड वाले छठे आदमी बनने वाले हो, तुम्हें ए ग्रेड मिल जाए तुम्हारे लिए यही काफी है। चानहो एक बार फिर से पूछते हैं क्या तुम सच में हंटर बनना चाहते हो। मैक्स बोलते हैं हाँ। इसके बाद हम एक दूसरी बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदा खाना खा रहा होता है और उसके बगल में मैक्स के डॉक्यूमेंट रखे होते हैं। वो बोलते हैं तो तुम कह रहे हो कि जिस लड़के ने हमसे उधार लिया था वो भाग गया। आगे से वो दूसरा बंदा कुछ भी नहीं बोलता और हम देखते हैं कि ये वही बंदा होता है जहाँ पर मैक्स अपनी बहन को बचाने के लिए गया था और मैक्स ने वहाँ पर सभी को मार दिया था। मैक्स ने वहाँ पर लास्ट में बस एक ही बंदे को छोड़ा था, ये वही होता है। वो खाना खाने वाला बंदा फिर से बोलता है तुम कह रहे हो कि ये लड़का जो हमारा कर्जदार है जो भाग चुका है इसने तुम्हारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरा बंदा डरते हुए बोलता है हाँ। ये सुनकर खाना खाने वाला बंदा बोलता है अगर ये सच है तो ये एक प्रॉब्लम है, अगर वो जिंदा बच गया तो तुम्हें वहाँ से भागना नहीं चाहिए था, अगर तुम भागे भी तो तुम्हें यहाँ पर आकर मुझे ये सब नहीं बताना चाहिए था। दूसरा बंदा घबराते हुए बोलता है मेरे पास और कहीं पर भी जाने के लिए जगह नहीं थी। और ये खाना खाने वाला बंदा होंगमा क्लैन का मैनेजर लीडर ली है। ली बोलता है अगर हम उस कमीने लड़के की कंप्लेन पुलिस में करते हैं तो ये हमारी रेपुटेशन को खराब कर देगा, लेकिन तुम पहले से इतने क्यों कांप रहे हो। ये बोलकर ली अपने साइड में देखते हैं तो वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी होती है। ली बोलता है शायद उस गैंगस्टर होंग की डेड बॉडी की वजह से है, जिसे देखकर वो दूसरा बंदा घबराते हुए बोलता है प्लीज सर मुझे मत मारना। ली बोलता है ठीक है मुझे बस पैसों से मतलब है और उसे मैं कैसे न कैसे करके हासिल कर ही लूंगा, और भले ही तुम्हारे ऑफिस को लूट लिया गया है लेकिन उसमें थोड़ा सा हिडन फंड तो होना चाहिए। वो दूसरा बंदा रोते हुए बोलता है सर मैं तो बस एक रेगुलर एम्प्लॉयर हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, मेरा यकीन कीजिए मैं सच बोल रहा हूँ। ली उससे बोलता है ठीक है मुझे तुम पर यकीन है। ये सुनकर वो बंदा खुश हो जाता है और वो बोलता है थैंक यू सर। ली उस बंदे से बोलता है तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बोलकर ली उस बंदे का सिर उड़ा देता है और फिर वहाँ से मैक्स के डॉक्यूमेंट उठाकर किसी और बंदे से बोलता है जल्दी से जल्दी इस लड़के से छुटकारा पाओ, वो भी स्मूथली। वहाँ पर एक लड़की होती है वो बोलती है ठीक है सर। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा ली उस बंदे की गर्दन उड़ा देता है और मैक्स के डॉक्यूमेंट उठाकर किसी और से बोलता है इस लड़के से जल्दी छुटकारा पाओ, वो भी स्मूथली। तो वहाँ पर एक लड़की होती है वो बोलती है ठीक है सर। इसके बाद हम KHA हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं जहाँ पर चानहो मैक्स को लेकर आया होता है। चानहो मैक्स से बोलता है सबसे पहले तुम लॉबी के अंदर जाना और वहाँ के एम्प्लॉयर से बोलना कि तुम यहाँ पर अवेकनर का चेकअप कराने के लिए आए हो, फिर वो तुम्हें खुद ही गाइड करेंगे। मैक्स बोलता है ठीक है। मैक्स ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है और तभी चानहो पीछे से मैक्स से बोलता है वहाँ पर जाकर तुम फॉर्मल स्पीच का यूज करना, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो वहाँ पर तुम्हें सभी लोग पागल समझेंगे। मैक्स बोलता है हाँ मुझे पता है। चानहो बोलता है अब तुम एसोसिएशन में काम करने वाले हो, जैसे रिजल्ट आएगा तुम मुझे मैसेज कर देना। और फिर चानहो मन में सोचता है मैं तो मैक्स से भी ज्यादा नर्वस हूँ। मैक्स सामने चलते हुए उस बिल्डिंग के पास आ जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। मैक्स उनको देखकर मन में सोचता है लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अवेकनर का चेकअप कराने के लिए आए हैं। और तभी उस बिल्डिंग से एक बंदा बाहर निकलता है, वो बोलता है ये तो बहुत ज्यादा शर्मनाक है, मेरी ग्रेड बहुत ही कम है। मैक्स मन में सोचता है हालांकि चानहो ने कहा था कि मैं इससे पैसे कमा सकता हूँ लेकिन मुझे इससे बहुत गुस्सा आ रहा है। इसके बाद हम इंस्पेक्शन रूम नंबर 3 का सीन देखते हैं जहाँ पर मैक्स के साथ साथ बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और मैक्स को चेकअप कराने के लिए 9th नंबर का टिकट मिला होता है। मैक्स अपने आसपास की भीड़ को देखकर मन में सोचता है लगता है ये हंटर का प्रोफेशन बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन फिर भी मेरे पास 9th नंबर का टिकट है इसलिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और तभी मैक्स के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, वो मैसेज मैक्स की मॉम का होता है। मैक्स की मॉम ने लिखा होता है क्या तुम अभी भी चानहो के घर पर हो, तुम वापस कब आने वाले हो, आज मेरी पीठ में दर्द हो रहा है इसलिए मैंने आज स्टोर को बंद रखा है। ये देखकर मैक्स मन में सोचता है मैं अवेकनर का चेकअप कराने के लिए आया हूँ, ये बात मॉम को बताना अच्छा नहीं होगा। मैक्स अपनी मॉम को रिप्लाई करता है हाँ मॉम मैं चानहो के घर पर हूँ और मैं नहा धोकर जल्दी घर पर वापस आ जाऊंगा। मैक्स की मॉम फिर से मैसेज करती है ठीक है, क्या तुमने खाना खाया, अगर खाना नहीं खाया तो तुम घर पर जल्दी वापस आ जाओ, हम सभी लोग साथ में खाना खाएंगे। जिसू हैंगओवर सूप लेने के लिए गई है। ये देखकर मैक्स स्माइल करते हुए मन में सोचता है मुझे जल्दी से घर जाना होगा। और तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉयर लड़की आ जाती है, वो बोलती है अगली बारी 9th नंबर की
है, वो जल्दी से आगे आ जाओ। और तभी टेस्टिंग रूम में एक ओल्ड मैन एक एम्प्लॉयर से बोलता है, मैं अवेकनर क्यों नहीं हूँ, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मैं एक अवेकनर हूँ। वो एम्प्लॉयर उस ओल्ड मैन से बोलता है, डिटेक्टर नेगेटिव रिजल्ट दिखा रहा है इसलिए आप अवेकनर नहीं हो। वो ओल्ड मैन चिल्ला के बोलता है, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है तुम्हारा ये डिटेक्टर टूट गया है, क्या एसोसिएशन इन दिनों में ऐसे काम करता है। वहाँ पर बाकी लोग भी अपनी बारी का वेट कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं इस बुड्ढे को यहाँ से चले जाना चाहिए, इसे अपने पीछे वेट कर रहे बंदों के बारे में भी सोचना चाहिए। वो ओल्ड मैन अपने सिर की तरफ इशारा करके बोलता है, तुम कह रहे हो कि मैं अवेकनर नहीं हूँ, लेकिन मैं रातों रात गंजा हो गया तो मैं क्या अवेकनर नहीं हूँ, मैं सच में अवेकनर हुआ हूँ। ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। मैक्स मन में सोचता है इस गंजे के बाद मेरी बारी है, लेकिन ये गंजा यहाँ से जा ही नहीं रहा है। मुझे यकीन है कि हैंगओवर सूप खरीदने के बाद मॉम और जीसू मेरा वेट करे होंगे। वो गंजा बोलता है, अगर तुम लोग ऐसे ही करोगे तो मैं पर्सनली ब्रांच मैनेजर के पास जाकर क्लेम करूंगा। और तभी उसके गंजे पे कोई हाथ रख देता है। वो गंजा उसके हाथ को झटकते हुए बोलता है, आखिर किस कमीने की ऐसा करने की हिम्मत हुई है। और हम देखते हैं कि मैक्स होता है। मैक्स उस गंजे से बोलता है, क्या तुम अपने पीछे खड़े लोगों को नहीं देख सकते, आखिर तुम यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हो। मैक्स को देखकर वो गंजा बहुत ज्यादा डर जाता है। वो मैक्स से बोलता है, नहीं मुझे पूरा यकीन है कि ये डिटेक्टर टूट गया है, मैं सच में एक अवेकनर हूँ। मैक्स उससे पूछता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये डिटेक्टर टूट गया है। और तभी एक एम्प्लॉयर बोलता है, मैं इसे अभी चेक कर लेता हूँ, मैं भी एक अवेकनर हूँ। ये बोलकर वो उस डिटेक्टर के पास जाता है और उसके ऊपर अपना हाथ रख देता है। वो एम्प्लॉयर जैसे उस डिटेक्टर के ऊपर हाथ रखता है तो उस डिटेक्टर में हरा रंग आ जाता है। वो एम्प्लॉयर बोलता है, इसमें हरा रंग आया और हरे रंग का मतलब सिगरेट होता है। अब तुम सभी लोगों ने देख ही लिया होगा कि ये डिटेक्टर सही से काम कर रहा है। वो लड़की एम्प्लॉयर उस गंजे से बोलती है, बाकी के लोग वेट कर रहे हैं, प्लीज तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। वो गंजा वहाँ से जाते हुए बोलता है, ये मशीन अभी भी खराब है। और फिर वो लड़की एम्प्लॉयर मैक्स से बोलती है, मैं इस घटना के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ, अब तुम एंटर कर सकते हो। मैक्स अंदर जाते हुए बोलता है, ठीक है। वो लड़की एम्प्लॉयर अपने साथ वाले एम्प्लॉयर से बोलती है, उस पर्सन को जरूर एक हाई ग्रेड मिलेगा। वो दूसरा एम्प्लॉयर उसके सिर पे मारते हुए बोलता है, तुम उससे जेलस होना बंद करो, तुम बस अपना काम करो। वो लड़की एम्प्लॉयर अपने मन में सोचती है, इस लड़के ने अचानक से जो अपनी पावर रिलीज की, ये सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अवेकनर होगा और ये कम से कम ग्रेड बी से तो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगा। इसके बाद हम कुछ टाइम के बाद ब्रांच ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर ब्रांच मैनेजर के पास कॉल आता है। ब्रांच मैनेजर कॉल उठाकर पूछता है, आखिर क्या हो गया। कॉल वाला बंदा बोलता है, ब्रांच मैनेजर मुझे लगता है कि आपको अभी छठे फ्लोर पर इंस्पेक्शन रूम नंबर 3 में आना होगा। ब्रांच मैनेजर पूछता है, क्यों क्या हो गया। वो कॉल वाला बंदा बोलता है, मुझे लगता है कि आपको खुद ही आकर देखना चाहिए। इसके बाद हम लिफ्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर मैनेजर लिफ्ट से नीचे जा रहा होता है। मैनेजर मन में सोचता है, अगर ये कॉल इंस्पेक्शन रूम से आई है तो अब ये मत बोलना कि कोई एस ग्रेड वाला अवेकनर मिल गया है। और फिर मैनेजर स्माइल करते हुए बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, मैं भी कैसी कैसी बातें सोच रहा हूँ। अगर ये एक बड़ी प्रॉब्लम है तो स्काउटर अवेकनर लाने वाले को रोकने की कोशिश कर रहा होगा। और फिर मैनेजर 6th फ्लोर पर आ जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग टेस्टिंग रूम को देखकर हैरान हो रहे होते हैं। वो बोलते हैं, आखिर ये क्या हो गया, मैंने इस तरह का मामला कभी नहीं देखा, आखिर ये कौन सा दिन है। मैनेजर वहाँ पर आता है तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है। मैनेजर उन सभी से आगे जाने का रास्ता मांगता है और मैनेजर आगे जाके जैसे ही टेस्टिंग रूम की तरफ देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और भाई लोग, तुम में से 74 बंदों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो मेरी बद्दुआ लगेगी। जिनकी सेटिंग है उनकी टूटकर मेरे साथ हो जाएगी और जिनकी नहीं है उनकी कभी नहीं होगी। और ये चीज भी देख लो, मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। अगर ऐड आती है तो यूट्यूब को गालियां दो, क्योंकि यूट्यूब पैसे खा रहा है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया करो ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। तुम लोग ना सब्सक्राइब करते हो ना कमेंट करते हो, मोटिवेशन क्या घंटा बढ़ेगा। इसलिए ये सब चीजें किया करो ताकि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बना पाऊँ। और हाँ, अगर तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो भगवान करे तुम्हें मियां खलीफा जैसी जीएफ मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, मैनेजर वहां पर आकर जैसे ही टेस्टिंग रूम की तरफ देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि उस डिटेक्टर मशीन का क्रिस्टल बॉल टूट गया होता है और वो डिटेक्टर मशीन भी खराब हो गई होती है। ब्रांच मैनेजर एम्प्लॉयर से पूछता है, आखिर यहाँ पर क्या हो गया है। एम्प्लॉयर मैक्स की तरफ देखते हुए बोलता है, ये सब उस बंदे के कारण हो रहा है। उस बंदे ने जैसे उस क्रिस्टल बॉल के ऊपर हाथ रखा तो हमें इस बॉल में बहुत सारे कलर एक ही साथ दिखे। इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैक्स जैसे उस क्रिस्टल की बॉल के ऊपर हाथ रखता है तो उस क्रिस्टल की बॉल में बहुत सारे कलर आ जाते हैं। मैक्स पूछता है, क्या ये डिटेक्टर मशीन ठीक है। एम्प्लॉयर बोलते हैं, हाँ ये ठीक है, ऐसा तो कभी नहीं होता। और तभी उस क्रिस्टल की बॉल में क्रैक पड़ जाते हैं, जिसे देखकर वो एम्प्लॉयर और मैक्स बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। वो क्रिस्टल की बॉल वहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है और उसका स्मोक बाहर भी जाता है। और फिर हम टेस्टिंग रूम के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर चारों तरफ स्मोक ही स्मोक होता है और वो लड़की एम्प्लॉयर खांस रही होती है। दूसरा एम्प्लॉयर मैक्स से पूछता है, मिस्टर मैक्स क्या तुम ठीक हो। इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर मैनेजर अपने सिर पे हाथ रखकर बोलता है, शायद ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये डिटेक्टर मशीन खराब हो चुकी है। एम्प्लॉय बोलता है, वो सभी तीनों क्रिस्टल की बॉलें टूट चुकी हैं, क्या वो तीनों ही खराब थी। मैनेजर बोलता है, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, वो तीनों एक ही साथ खराब थोड़ी हो सकती है। मैक्स मन में सोचता है, मैंने बस इन क्रिस्टल की बॉलों के ऊपर हाथ रखा था, अब ये इन क्रिस्टल की बॉलों के बदले में मुझसे पैसे तो नहीं लेंगे। मैक्स मैनेजर से पूछता है, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे यहीं पे रहकर रिजल्ट आने तक का वेट करना चाहिए। ये सुनकर मैनेजर बोलते हैं, क्या तुम्हारा रिजल्ट। हाँ हाँ तुम्हारा रिजल्ट। मैनेजर मन में सोचता है, अगर हम इसका चेकअप यूं ही कंटिन्यू करेंगे तो
हमारे पास जो आखिरी डिटेक्टर बचा है वो भी टूट जाएगा। मैनेजर मैक्स से बोलता है, मिस्टर मैक्स, ये सिचुएशन हमारे साथ भी पहली बार हो रही है। मुझे लगता है कि आपको अपना चेकअप कराने के लिए बॉर्डर लाइन पर जाना चाहिए। ये सुनकर मैक्स बोलता है, क्या बॉर्डर लाइन, ये क्या है? मैनेजर बोलता है, जैसे कि तुमने देख लिया होगा, तुम क्रिस्टल बॉल से अपना चेकअप नहीं कर सकते। वहाँ पर सिस्टम से फाइनल रिजल्ट बताया जाता है। तुम्हें वहाँ पर तुम्हारा फाइनल ग्रेड बता दिया जाएगा। मैक्स बोलता है, क्या वो टेस्ट भरोसे के लायक है? मैनेजर बोलता है, वो सभी टेस्ट बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, इसलिए तुम वहाँ पर जा सकते हो। मैक्स बोलता है, वैसे भी अब मेरे लिए यहाँ पर करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं समझ गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो सभी मैक्स से बोलते हैं, ठीक है सर, आप अपना ख्याल रखिए। और फिर मैक्स वहाँ से चला जाता है और वो सभी मैक्स को जाते हुए देख रहे होते हैं। मैनेजर बोलता है, मुझे लगता है मुझे अब एक ब्रेक ले लेना चाहिए। और तभी वो एम्प्लॉयर लड़की मैनेजर के पास जाकर उससे बोलती है, सर, डिटेक्टर का वो क्रिस्टल बॉल दूसरी दुनिया की ऊर्जा पर रिएक्ट करता है जो अवेकनर के शरीर में होती है और उसी से हम उनकी ग्रेड डिसाइड करते हैं। मैनेजर बोलता है, हाँ तुमने सही बोला, लेकिन क्या हो गया? वो एम्प्लॉयर लड़की बोलती है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैक्स के पास जो ऊर्जा है वो दूसरी दुनिया से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो क्रिस्टल की बॉल उसकी एनर्जी को रोक नहीं पाई और वो वहीं पे टूट गई। ये सुनकर वो दूसरा एम्प्लॉयर हंसने लग जाता है और वो लड़की उसे गुस्से से देखने लगती है। वो एम्प्लॉयर बोलता है, सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर देना। मैनेजर उस एम्प्लॉयर लड़की से बोलता है, तुम्हारी बात हंसने की लायक है, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैक्स के पास SSS ग्रेड है? वो एम्प्लॉयर लड़की बोलती है, ऐसा मैं सोचती हूँ, ऐसा हो सकता है। वो दूसरा एम्प्लॉयर बोलता है, बेवकूफ, फालतू की बातें मत करो, वो मैक्स गॉड थोड़ी है जो उसके पास SSS ग्रेड होगा। और हमें इनकी बातों से पता चलता है कि S ग्रेड के ऊपर SSS ग्रेड होती है। इसके बाद हम मैक्स को देखते हैं जो फोन पे चानहो से बात कर रहा होता है। चानहो मैक्स का रिजल्ट पूछता है। मैक्स उसे बताता है, उन लोगों ने मुझे बॉर्डर लाइन पर जाने के लिए बोला है। ये सुनकर चानहो बोलता है, क्या बॉर्डर लाइन, क्या डिटेक्टर ने काम नहीं किया? मैक्स बोलता है, नहीं किया। चानहो पूछता है कि डिटेक्टर ने काम क्यों नहीं किया? मैक्स बोलता है, वो डिटेक्टर टूट गया। ये सुनकर चानहो बोलते हैं, क्या डिटेक्टर टूट गया? मैंने तुमसे कहा था ना वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, तुमने वहाँ पर उसे क्यों तोड़ा? मैक्स बोलता है, भाई मेरी बात तो सुन ले, मैंने वहाँ पर कुछ भी नहीं किया। और फिर चानहो मैक्स से पूछता है, क्या तुमने उस क्रिस्टल की बॉल के ऊपर वैसे ही हाथ रखा था जैसे वहाँ के एम्प्लॉयर ने बोला था, और क्या फिर भी वो क्रिस्टल की बॉल टूट गई? मैक्स बोलता है, हाँ। ये सुनकर चानहो मैक्स से बोलता है, भाई तेरी किस्मत सच में बहुत ज्यादा खराब है, मुझे लगता है अब तेरे को टेस्ट पास करके ही हाई ग्रेड लेनी होगी, इसके अलावा तेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। मैक्स बोलता है, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चानहो बोलता है, ठीक है, तुम रास्ते में केयरफुल रहना, मैं तुम्हें टेस्ट की डेट और गाइडलाइन की लिंक भेज दूंगा। ये बोलकर चानहो फोन को कट कर देता है और तभी मैक्स वहीं पे रुक जाता है और वो पीछे मुड़कर एक बिल्डिंग की तरफ देखता है और फिर हम उस बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर वही लड़की होती है जिसे ली ने मैक्स को मारने के लिए भेजा है। वो लड़की अपने हाथ में AWM लेकर मैक्स के ऊपर एम लगाकर बैठी होती है। वो मैक्स को देखकर बोलती है, ये देखने में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये कितना भी स्ट्रॉन्ग अवेकनर क्यों ना हो, मैं इसे एक ही शॉट में किल कर दूंगी। ये बोलकर वो जैसे ही शूट करने वाली होती है, मैक्स उसकी तरफ देखता है। ये देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। वो लड़की हैरानी से बोलती है, क्या उसने मुझे ढूंढ लिया? ये तो इम्पॉसिबल है, कोई भी हंटर मुझे ढूंढ नहीं सकता है, आखिर वो कचरा मुझे कैसे ढूंढ सकता है? मैक्स अपने सर की तरफ इशारा करके बोलता है, ठीक यहाँ पर निशाना लगाओ। ये देखकर वो लड़की और भी घबरा जाती है और वो बोलती है, क्या उसने मुझे देख लिया है, और क्या वो उतनी दूर से भी मेरी आवाज को सुन सकता है? मुझे लगता है मुझे पहले पीछे हटना चाहिए। और तभी मैक्स उसे चिल्ला के बोलता है, जल्दी से शूट करो। ये सुनकर वो हंटर लड़की घबराहट में शूट कर देती है। उस गन से बुलेट निकलकर बहुत ही स्पीड से मैक्स की तरफ जाने लगती है और मैक्स के साथ जाकर लगती है और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। ये देखकर वो हंटर लड़की खुश हो जाती है और फिर वो जैसे ही स्कोप में देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि मैक्स वहाँ पर सही सलामत खड़ा होता है और उसके आसपास की जगह टूट गई होती है और वो ऑरा बुलेट भी मैक्स के साथ लगकर चपटी हो जाती है। मैक्स बहुत ही गुस्से में उस लड़की को देख रहा होता है। ये देखकर वो लड़की हैरानी से बोलती है, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? वो बुलेट कोई नॉर्मल बुलेट नहीं थी, वो एक ऑरा बुलेट थी। आखिर वो लड़का है कौन? फिलहाल तो इसके बारे में सोचने का टाइम नहीं है, मुझे यहाँ से जल्दी भागना चाहिए। ये बोलकर वो अपनी गन वहीं पे फेंक कर वहाँ से बहुत ही स्पीड से भागना शुरू कर देती है, लेकिन तभी एक डैगर फ्लाई करते हुए आता है और उसके पैर में आकर लगता है, जिससे वो वहीं पे नीचे गिर जाती है। और भाई लोग, मैंने अपने पहले वाले चैनल के ऊपर एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है, उसे एक बार जरूर ट्राई करना, वो बहुत ही अच्छी सीरीज है। इसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा, वो लड़की वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है और तभी एक डैगर उड़ता हुआ आता है और उसके पैर में आकर लगता है, जिससे वो लड़की वहीं पर नीचे गिर जाती है और तभी मैक्स भी वहाँ पर आ जाता है। वो लड़की मैक्स को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। मैक्स उससे बोलते हैं, कितनी शर्म की बात है, तुमने बिल्कुल सही निशाना लगाया, लेकिन फिर भी तुम मुझे किल नहीं कर पाई। और फिर मैक्स अपने डैगर को वापस ले लेता है। वो लड़की अपने पास से एक पिस्टल निकाल के उसे मैक्स की तरफ करके बोलती है, तुम मेरे ऑरा बुलेट लगने के बाद भी ठीक हो, आखिर तुम कहाँ से आए हो? मैक्स उससे बोलता है, मैं हेल से आया हूँ। ये सुनकर वो हैरानी से बोलती है, क्या? मैक्स फिर से बताता है, मैं मैक्स हेल से आया हूँ। ये सुनकर वो लड़की बोलती है, बकवास मत करो मॉन्स्टर। ये बोलकर वो लगातार मैक्स के ऊपर शूट करती है और वो सारी की सारी एमओ मैक्स को जाकर लगती है और फिर लगातार शूट करने के कारण उस पिस्टल की एमओ खत्म हो जाती है और वहाँ पर स्मोक ही स्मोक हो जाता है। वो लड़की मन में सोचता है, लगता है फाइनली मैंने उसे किल कर ही दिया, लेकिन तभी मैक्स उसके पीछे आकर बोलते हैं, आखिर कौन मर गया, मुझे भी बताओ। ये सुनकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है
है और मन में सोचती है ये अभी भी नहीं मरा। और फिर हम उस स्मोक के अंदर देखते हैं जहाँ पर मैक्स ने अपने शैडो स्किल का यूज किया होता है। ये देखकर वो लड़की बोलती है शिट आखिर ये सब क्या हो रहा है। और तभी मैक्स बहुत ही स्पीड से उस लड़की को गले से पकड़ता है और जोर से पिलर के साथ लगा देता है और अपनी शैडो स्किल का यूज करते हुए शैडो हैंड से उस लड़की को पिलर के साथ पकड़ लेता है। मैक्स के शैडो समन स्किल से वहाँ पर एक डीमन बन जाता है जिसने अपने शैडो हैंड से उस लड़की को पकड़ के रखा होता है। उस डीमन को देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। ये देखकर मैक्स बोलता है मैंने इस लड़की को अभी तक कुछ भी नहीं कहा, ये तो पहले बेहोश हो गई है। मैक्स वहाँ से ऑरा बुलेट को उठाकर बोलता है इस लड़की को इतनी जल्दी मारना ये तो जल्दबाजी होगी। और तभी मैक्स की नजर उस लड़की के सामान पे पड़ती है जहाँ पर मैक्स और उसकी मॉम और सिस्टर के फोटो होते हैं। मैक्स उस लड़की के सिर पे एक एमओ मारता है जिससे वो लड़की होश में आ जाती है। मैक्स उस लड़की से बोलता है मेरे कुछ सवालों के सही सही जवाब देना, अगर तुम चिल्लाई या फिर तुमने कुछ और किया तो मैं तुम्हें किल कर दूंगा। ये बोलकर मैक्स उस लड़की की तरफ ऑरा बुलेट को करते हुए बोलता है तुम्हें मुझे किल करने के लिए किसने भेजा। वो लड़की मन में सोचती है मैं इसे होंगमा क्लैन के बारे में नहीं बता सकती, मुझे इसे झूठ बोलना होगा। ये सोचकर वो लड़की मैक्स से बोलती है मुझे होंग ने भेजा है। मैक्स बोलता है आखिर ये होंग कौन है। वो लड़की मैक्स को बताती है ये वही मसल मैन है जिससे तुम्हारी मॉम ने पैसे उधार लिए थे और तुमने उसको बहुत ज्यादा पीटा था और मैंने ये भी सुना है कि तुमने उसके पैसे चुरा लिए। मैक्स बोलते हैं हाँ मैंने उसके 500 मिलियन पैसे चुराए थे। ये सुनकर वो लड़की मन में सोचती है लगता है ये मेरे जाल में फंस चुका है। वो मैक्स से बोलती है ठीक है अगर तुम मुझे छोड़ते हो तो मैं तुम्हें उसके लोकेशन के बारे में बता दूंगी। और तभी मैक्स एक और बुलेट को उस लड़की की तरफ फेंक देता है और वो बुलेट सीधा उस लड़की के कंधे में जाकर लगता है और वहाँ पर एक होल हो जाता है जिससे वो लड़की दर्द में जोर से चिल्लाने लग जाती है। वो लड़की मैक्स से बोलती है मैंने तुम्हें सब कुछ बता तो दिया। मैक्स बोलता है जब कोई किलर सब कुछ इतनी जल्दी बता दे तो इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए और अब तुमने किसी को कॉल किया तो मैं तुम्हें यहीं पे किल कर दूंगा। वो लड़की मन में सोचती है ये तो बहुत ज्यादा चालाक है, अब मैं क्या करूँ। मैक्स उस लड़की से पूछता है मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुमको मुझे किल करने के लिए किसने भेजा। वो लड़की मन में सोचती है मैं अपने मिशन को कम्प्लीट करने में फेल हो गई, अगर मैं जिंदा वापस जाती हुई हूँ फिर भी वो मुझे किल कर देगा, इसलिए इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं कहीं पर भी जाऊँ मुझे मरना ही है। वो मैक्स से बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, अगर तुम मुझसे 100 या फिर 1000 बार पूछोगे फिर भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। ये बोलकर वो खुद को ब्लास्ट करने लगती है ताकि वो मैक्स को भी साथ ही किल कर सके। ये देखकर मैक्स बोलता है ये लड़की तो खुद को ब्लास्ट कर रही है। वो लड़की मैक्स से बोलती है कमीने तुम तो नर्क में जाओगे। और तभी मैक्स उस ऑरा बुलेट को उस लड़की की तरफ फेंक देता है और उसके हार्ट के आर पार कर देता है जिससे उस लड़की के मुंह से खून निकलने लग जाता है और वो वहीं पे नीचे गिर के किल हो जाती है। मैक्स बोलता है तुम वहाँ पर अकेली चली जाओ क्योंकि मैं नर्क से बहुत ज्यादा पक चुका हूँ। मैक्स बोलता है मैं एंड में ये पता नहीं लगा सका कि इसके पीछे कौन है और अब मुझे इसकी डेड बॉडी भी ठिकाने लगानी पड़ेगी। और फिर मैक्स रिकॉर्ड जर्नल की मेमोरीज याद करते हुए बोलता है ये आइटम मुझे बहुत ज्यादा बैड वाइब देता है और मैं इसका यूज नहीं करना चाहता लेकिन अब मुझे इसका यूज करना ही पड़ेगा। और फिर मैक्स उस डायरी के पन्ने पढ़ने लगता है और कीवर्ड मर्डर मेमोरीज होता है। मैक्स उस डायरी के 134 पन्ने पढ़ लेता है। मैक्स बोलता है मुझे लगता है मैं इसकी मदद से कुछ भी याद रख सकता हूँ। और फिर मैक्स पैंथियन को बुलाता है तो मैक्स के सामने एक पोर्टल खुल जाता है। मैक्स बोलता है मैंने सुना है कि ये एरिया पोर्टल खुलने की वजह से बंद है इसलिए ये ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं खींचेगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसकी डेड बॉडी को कोई देखे। और फिर मैक्स उस पोर्टल में जाने से पहले उस लड़की के ऊपर एक कपड़ा देकर चला जाता है। इसके बाद मैक्स पैंथियन के अंदर आ जाता है और तभी उसके सिस्टम पर मैसेज आता है हेल किंग वापस आने के कारण पैंथियन में जितने भी डिमन है वो सारे के सारे बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं। और फिर सिस्टम पर एक और मैसेज आता है आप किस तारीख और किस जगह को रिक्रिएट करना चाहते हैं। मैक्स सिस्टम से बोलते हैं मुझे पेज नंबर 134 को रिक्रिएट करना है। पेज नंबर 134 सोल प्रिजन है जो डीमन किंग का मेन वेपन है। ये वो आर्टिफैक्ट है जो मरे हुए लोगों को खून की मदद से वापस ला सकता है, जो डेविल के साथ हेल के थ्रोन पर बैठने वाले 15 लॉर्ड में से एक लॉर्ड है। मैक्स मन में सोचता है मुझे जब पहली बार सोल प्रिजन मिला था तो मैंने सोचा था मैं इससे आराम से फाइट कर सकता हूँ, लेकिन जब मैंने कमांडर को बुलाया तो वो उसका यूज करने के लिए बहुत ज्यादा कमजोर था। और तभी सिस्टम मैसेज आता है कि आप पेज नंबर 134 67 साल 198 दिन को रिक्रिएट करना चाहते हैं। मैक्स बोलता है हेल के अपोजिट इसका यूज अक्सर मरी हुई डेड बॉडी को पृथ्वी पर फेंकने के लिए किया जाता है, इस बार मैं इसका यूज अच्छे से करूंगा। ये बोलकर मैक्स सिस्टम में यस दबा देता है और फिर पेज नंबर 134 के ऊपर जो जगह रिकॉर्डेड होती है रिवर ऑफ द डेड वो रिक्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था मैक्स पेज नंबर 134 को रिक्रिएट करने के लिए सिस्टम में यस दबा देता है। सिस्टम पेज नंबर 134 रिवर ऑफ डेड को रिक्रिएट करना स्टार्ट कर देता है और फिर वहाँ पर रिवर ऑफ डेड रिक्रिएट हो जाता है। उसे देखकर मैक्स मन में सोचता है इस रिवर के पार डीमन किंग का महल है और इस रिवर को पार करने के लिए यहाँ पर एक बोट हुआ करती थी, लेकिन बोट की तो बात ही छोड़ दो, यहाँ पर तो एक लकड़ी की बोट भी नहीं है और मैं तैर के भी इस रिवर को क्रॉस नहीं कर सकता। अगर मैं इसके अंदर जंप लगाता हूँ तो मेरी बॉडी पिघल जाएगी क्योंकि ये रिवर ऑफ डेड है। और तभी सिस्टम पर एक मैसेज आता है जो कि एक अराइवल मिशन होता है और इसकी डिफिकल्टी मीडियम होती है। इस मिशन में मैक्स को जिन हेवली बीग्स ने रिवर ऑफ डेड के ऊपर कब्जा किया होता है उन सभी को 30 मिनट में मारना होता है और मैक्स के टारगेट 20 पिलर ऑफ व्हाइट है जो कि मैकेनिकल स्पाइडर है। रिवॉर्ड में मैक्स को प्रोटेक्शन ऑफ इवल स्पिरिट मिलेगी और इम्प्लीमेंटेशन में सोल प्रिजन का 50% अमाउंट। और तभी वहाँ पर बहुत सारी मैकेनिकल
स्पाइडर आ जाती हैं। वो सभी मैक्स को स्कैन करके बोलती है एक अनजान घुसपैठिया मिल गया है, उसे शूट करने के लिए लीडर के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। उन सभी मैकेनिकल स्पाइडर को देखकर मैक्स बोलता है आखिर ये सब क्या है। वो सभी मैकेनिकल स्पाइडर फ्लाई करती हुई मैक्स के पास आने लगती हैं। सिस्टम मैक्स को बताता है ये सभी पिलर ऑफ फाइट की रेस है, मैकेनिकल लाइफ जो सेल्फ एक्टिंग वेपन है जिन्हें हेवनली बीइंग्स ने बनाया है। उन मैकेनिकल स्पाइडर का लीडर उन सभी को शूट करने के लिए बोल देता है और खुद जंप करके मैक्स के सामने चला जाता है और अपने मुंह से मैक्स के ऊपर एक ग्रेनेड फेंकता है जिसे मैक्स डॉज कर लेता है और वो ग्रेनेड एक पत्थर पे जाके लगता है जिससे वो पत्थर वहीं पे पिघलना स्टार्ट हो जाता है। मैक्स स्माइल करते हुए बोलता है अगर मैं इन सभी को मार दूं क्या मुझे रिवॉर्ड में एक बोट मिल सकती है। ये बोलकर मैक्स अपनी इन्वेंट्री से फ्लाइंग नाइफ को बुला लेता है और बहुत ही स्पीड से उस मैकेनिकल स्पाइडर की तरफ जाने लगता है और अपने डैगर को उस मैकेनिकल स्पाइडर के पेट में घुसाकर उसके पेट पर एक बहुत बड़ा कट लगा देता है जिससे उस मैकेनिकल स्पाइडर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और तभी बाकी के मैकेनिकल स्पाइडर भी मैक्स के ऊपर अपने मुंह से ग्रेनेड फायर कर देते हैं। मैक्स उन ग्रेनेड को देखकर बोलता है ये तो सभी बेकार है, मुझे इनको डॉज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बोलकर मैक्स अपने शरीर से एक जोरदार एनर्जी निकालता है जिससे मैक्स के आगे एक शील्ड बन जाती है और वो सभी ग्रेनेड मैक्स के शील्ड पे आके लगते हैं और मैक्स को कुछ भी नहीं होता। मैक्स मन में सोचता है मुझे उन सभी से एक एक फाइट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और इन सभी मैकेनिकल स्पाइडर का नीचे आके फाइट करने का कोई भी इरादा नहीं है, मुझे एक ही बार में उन सभी को किल करना होगा। ये बोलते हुए मैक्स एक और मैकेनिकल स्पाइडर को बीच में से काट देता है। इसके बाद मैक्स बहुत ही स्पीड से उन मैकेनिकल स्पाइडर की तरफ जाता है और उन सभी को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। मैक्स एक मैकेनिकल स्पाइडर के अंदर से उसका कोर निकाल लेता है और अपने डैगर से काट देता है और फिर मैक्स एक और मैकेनिकल स्पाइडर का कोर निकालता है जिसे मैक्स अपने हाथों से तोड़ देता है और तभी सिस्टम मैक्स को बताता है तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया, तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड दिया जा रहा है। मैक्स के सामने एक बॉल आ जाती है और उसमें से जोरदार एनर्जी निकल रही होती है। सिस्टम मैक्स को बताता है तुम्हारे रिवॉर्ड का नाम प्रोटेक्शन ऑफ इवल स्पिरिट है और ये एक प्रोटेक्शन आर्मर है जो पिलर ऑफ फाइट से बना है। ये फिजिकल डैमेज को कम करता है और इससे पहनने वाला डेथ पर्सन की एनर्जी से बच सकता है। सिस्टम मैक्स से पूछते हैं क्या तुम इस आर्मर को पहनना चाहते हो और जब तुम इसे दूसरी बार पहनोगे तो तुम खुद ही से पहन सकते हो जैसे तुम अपने फ्लाइंग नाइफ को बुलाते हो। ये पढ़कर मैक्स उस रिवर की तरफ देखते हुए बोलते हैं तुम सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देते कि मुझे तैर के इस रिवर को क्रॉस करना है। इसके बाद हम उस रिवर को देखते हैं जहाँ पर मैक्स उसके अंदर तैर के उस रिवर को क्रॉस कर रहा होता है और फिर मैक्स उस रिवर के दूसरी तरफ आ जाता है जहाँ पर मैक्स ने वो प्रोटेक्शन आर्मर पहना होता है, इसलिए मैक्स को कुछ भी नहीं होता। और तभी सिस्टम मैक्स को बताता है आपकी स्विमिंग स्किल को देखकर सारे डीमन आपकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं और आपसे माफी भी मांग रहे हैं क्योंकि वो आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। ये देखकर मैक्स बोलता है जब उन सालों को पता है वो मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो उनको चुप रहना चाहिए। और तभी मैक्स के सामने एक जोरदार लाइट ग्लो करती है जिसके बाद मैक्स डीमन किंग के एरिया में आ जाता है। मैक्स अपने आसपास देखते हुए बोलता है यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि डीमन किंग का महल भी नहीं है। सिस्टम मैक्स को बताता है पैंथियन के सारे डीमन बहुत ज्यादा दुखी हैं क्योंकि डीमन किंग का महल गायब हो गया है। मैक्स बोलता है मैंने तुम्हें कहा ना अपना मुंह बंद रखो, मैं तुम्हारा कोई पार्ट टाइम वर्कर नहीं हूँ और क्या डीमन किंग के महल के बिना अरावल मिशन को कंप्लीट करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। और फिर मैक्स को वहाँ पर कुछ अजीब फील होता है और तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिसे देखकर मैक्स बोलता है आखिर ये क्या हो रहा है। और तभी उस धमाके वाली जगह पर एक पिलर बाहर आने लग जाता है और वो पिलर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। सिस्टम मैक्स को बताता है ये हेवनली ओब्लिक्स है जिसे हेवनली बीइंग्स ने डिवाइन पत्थरों से बनाया और ये आसमान में घूम रहे भूतों को पकड़कर कैद कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि उस हेवनली ओब्लिक्स के अंदर बहुत सारी एनर्जी जा रही होती है। उसे देखकर मैक्स मन में सोचता है मुझे लगता है अगर मैं इसके अंदर चला गया तो मेरा दूसरा अराइवल मिशन स्टार्ट हो जाएगा। और तभी मैक्स के सिस्टम पर मैसेज आता है जो अराइवल मिशन 2 होता है और इसकी डिफिकल्टी हाई होती है। मैक्स को उन सभी हेवनली क्रिएचर को मारना होता है जिसे इस ओब्लिक ने बनाया है। मैक्स के टारगेट 1000 हेवनली क्रिएचर होते हैं। मैक्स को रिवॉर्ड में एक्सपेंशन रन और 5000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलेंगे और इम्प्लीमेंटेशन में मैक्स को सोल प्रिजन पूरा का पूरा मिल जाएगा। और तभी वहाँ पर एक अलग ही डीमन आ जाता है जिसे देखकर मैक्स मन में सोचता है ये तो कमांडिंग सोल्जर है और ये सभी डीमन है इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये मुझ पर अटैक करेंगे क्योंकि मैं हेल का किंग हूँ। और तभी वो कमांडिंग सोल्जर अपने सभी डीमन सोल्जर से मैक्स के ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है। अपने कमांडर की बात सुनकर वो सभी मैक्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देखकर मैक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में अपने शरीर से बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकालता है जिसे देखकर वो डीमन सोल्जर भी डर जाते हैं। सिस्टम मैक्स को बताता है पैंथियन के सारे डीमन बहुत ज्यादा दुखी हैं क्योंकि वो अपने किंग के खिलाफ जा रहे हैं लेकिन उनको माफ कर देना। और फिर वो सभी डीमन सोल्जर चिल्लाते हुए मैक्स के ऊपर अटैक करते हैं। मैक्स अपने फ्लाइंग नाइफ का यूज करते हुए आगे वाले डीमन सोल्जरों की गर्दन उड़ा देता है और इसी के साथ मैक्स बहुत ही स्पीड से मूव करता है और एक दूसरे डीमन सोल्जर की गर्दन काट देता है। इसके बाद उस पिलर के ऊपर लाइट ग्लो करती है। उस लाइट के ग्लो करते ही वहाँ पर जितने भी डीमन सोल्जर होते हैं वो सभी साथ में मिलकर मैक्स के ऊपर अटैक करते हैं। ये देखकर मैक्स ब्लड न्यूट्रलाइजेशन स्किल को एक्टिवेट कर लेता है जिसे एक्टिवेट करती मैक्स आधा इंसान और आधा डीमन में बदल जाता है और मैक्स के सभी स्टेट और अटैक करने की सभी एबिलिटी 300% बढ़ जाती है। लेकिन इस स्किल का यूज करने के कारण मैक्स की हर घंटे में कुछ अमाउंट में एचपी कम हो जाएगी। और फिर मैक्स गुस्से में बोलता है अब मैं तुम सभी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसके बाद ये एपिसोड
एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा, मैक्स ब्लड न्यूट्रलाइजेशन स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है मैं तुम सभी को मार दूंगा। ये बोलकर मैक्स बहुत ही स्पीड से उन सभी डीमन सोल्जर की तरफ बढ़ता है और लाइट की स्पीड से उन सभी डीमन सोल्जर को मारना शुरू कर देता है। सिस्टम मैक्स को बताता है तुमने 10,000 में से 130 डीमन सोल्जर को मार दिया है। मैक्स उस पिलर को देखकर मन में सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था, अगर मैं इस पिलर को अंदर से डिस्ट्रॉय करता हूँ तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। और फिर हम उस पिलर को देखते हैं जिसके अंदर से बहुत सारे डीमन सोल्जर निकल के बाहर आ रहे होते हैं और वो सभी डीमन सोल्जर बाहर आके जोर से चिल्लाते हैं और मैक्स के ऊपर अटैक करने के लिए मैक्स की तरफ जाते हैं। मैक्स बहुत ही स्पीड से मूव करता है और उन सभी के टुकड़े टुकड़े करके उस पिलर के अंदर चला जाता है और उस पिलर के अंदर जाकर उस पिलर के अंदर बहुत सारे अटैक करता है। जैसे उस पिलर में एक जोरदार धमाका होता है, वो पिलर वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और उस पिलर के डिस्ट्रॉय होती है वहां पर जितने भी डीमन सोल्जर होते हैं वो सारे के सारे डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद मैक्स अपनी न्यूट्रलाइजेशन स्किल को डीएक्टिवेट कर लेता है। सिस्टम मैक्स को बताता है तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया, तुम्हें सोल प्रिजन मिल जाएगा और रिवॉर्ड में एक्सपेंशन रन और 5000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट भी मिल जाएंगे। मैक्स के सामने 2 क्रिस्टल की बॉलें आ जाती है। उनको देखकर मैक्स बोलता है शायद ये सोल प्रिजन और मेरा रिवॉर्ड होगा, मुझे एक एक करके जल्दी से इसे कलेक्ट कर लेना चाहिए। ये बोलकर मैक्स कलेक्ट बोलता है और कलेक्ट बोलती है उन दोनों क्रिस्टल की बॉलों में से एक बॉल मूव करती है और मैक्स की बॉडी के अंदर चली जाती है। सिस्टम मैक्स को सोल प्रिजन के बारे में बताता है ये मरे हुओं की सोल को ओनर के ब्लड में एब्जॉर्ब कर लेती है और उनको कमांडरों में बदल देती है। और इसकी स्पेशल स्किल, अगर कोई स्पेशल फाइट टारगेट मर जाता है तो उनकी सोल को आर्टिफैक्ट यानी कि सोल प्रिजन में कैद किया जा सकता है और एक कैद सोल को भी कमांडिंग सोल्जर में बदला जा सकता है और अपने किसी भी कमांडिंग सोल्जर की कुछ यादों को भी देख सकते हैं। और मैक्स अभी 20 सोल को कैद कर सकता है और उन्हें कमांडिंग सोल्जर में बदलकर अपने लिए यूज कर सकता है। मैक्स ने अभी 0 सोल को कैद किया होता है। ये देखकर मैक्स बोलता है इसका मेन पर्पस लाशों को इकट्ठा करना और सिक्योर इन्फॉर्मेशन देना है, लेकिन मैं एक बार में 20 ही सोल को कैद कर सकता हूँ, ये तो बहुत ज्यादा कम है, शायद इसलिए मुझे दूसरा आइटम दिया गया है। ये बोलकर मैक्स उस दूसरे आइटम को भी कलेक्ट कर लेता है। सिस्टम मैक्स से पूछता है क्या तुम एक्सपेंशन रून को सोल प्रिजन के अंदर इनग्रेव करना चाहते हो? मैक्स सिस्टम में यस दबा देता है। मैक्स के यस दबाते ही एक्सपेंशन रून सोल प्रिजन में इनग्रेव हो जाता है। सोल प्रिजन में एक्सपेंशन रून इनग्रेव होने के बाद मैक्स की सोल कैद करने की कैपेसिटी जो 20 होती है वो बढ़कर 100 हो जाती है। मैक्स बोलता है चलो ठीक है, मैं इससे जान सकता हूँ आखिर उस हंटर लड़की के मन में क्या था, चलो वापिस चलते हैं। ये बोलकर मैक्स जैसे ही पोर्टल खोलकर वापिस जाने वाला होता है उसके सामने एक और एनर्जी बॉल आ जाती है। उसे देखकर मैक्स बोलता है आखिर ये क्या चीज है? सिस्टम मैक्स को बताता है पैंथियन में जितने भी डीमन है इस एनर्जी बॉल से जो एनर्जी निकल रही है उससे डर रहे हैं और आपको इस एनर्जी बॉल को टच ना करने के लिए बोल रही है। मैक्स उस एनर्जी बॉल को कलेक्ट करते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा? ये बोलकर मैक्स उस एनर्जी बॉल को कलेक्ट कर लेता है। मैक्स के उस एनर्जी बॉल को कलेक्ट करते हुए उस एनर्जी बॉल में से बहुत सारी एनर्जी निकलती है जिससे मैक्स के हाथ में एक निशान पड़ जाता है और तभी सिस्टम पर एक और मैसेज आता है जिसे मैक्स इग्नोर कर देता है। मैक्स बोलता है मुझे लगा था कि ये कुछ अच्छा होगा लेकिन ये तो टाइम की बर्बादी है। मैक्स सिस्टम से बोलता है सिस्टम मुझे वापस जाना है, तो मैक्स के सामने एक पोर्टल खुल जाता है और फिर हम उसी बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर मैक्स ने उस हंटर लड़की को मारा था। मैक्स जैसे उस बिल्डिंग में वापस आता है तो मैक्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जहाँ पर मैक्स ने उस हंटर लड़की को मारा था वहाँ पर उस लड़की की डेड बॉडी नहीं होती। मैक्स मन में सोचता है आखिर उस हंटर लड़की की डेड बॉडी कहाँ पर चली गई और फिर मैक्स अपने घर आ जाता है जहाँ पर जिसू काफी टाइम से मैक्स का वेट कर रही होती है। जिसू मैक्स से बोलती है भाई तुमने आने में बहुत देर कर दी, खाना तो ठंडा हो चुका है। मैक्स बोलते हैं हाँ मुझे माफ कर देना, मुझे आने में देरी हो गई। जिसू बोलती है कोई बात नहीं, चलो अंदर आकर खाना खा लो। और फिर हम घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर टेबल के ऊपर बहुत सारा खाना पड़ा होता है और टीवी में न्यूज आ रही होती है कि पोर्टल का खुलना भी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। मैक्स की मॉम न्यूज को बंद करके बोलती है पहले हमें खाना खा लेना चाहिए। मैक्स खाना खाते हुए बोलता है ये दुनिया बहुत ज्यादा बदल चुकी है, हर न्यूज में मॉन्स्टरों के बारे में बताया जा रहा है। मैक्स की मॉम मैक्स को अजीब तरीके से देख रही होती है। मैक्स की मॉम बोलती है तुम्हें बहुत ज्यादा शौक लगा होगा ना ये जानकर कि तुम एक अवेकनर हो और मैंने ये तुम्हें कभी नहीं बताया इसलिए मुझे माफ कर देना। मैक्स बोलता है मॉम कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे पता चल गया है, आप दोनों इस वर्ल्ड में बिना चोट खाए सेफ रहो, मेरे लिए यही काफी है। मैक्स की मॉम अभी भी हैरान होती है। जिसू मैक्स की बात सुनकर अपना मुंह पलट लेती है। ये देखकर मैक्स मन में सोचता अब इसके मूड को क्या हो गया और फिर मैक्स पूछता है मॉम और जिसू क्या आप लोगों को कुछ चाहिए? जिसू बोलती है भाई तुम्हारे कहने का मतलब है तुम हमारे लिए कुछ खरीदना चाहते हो। मैक्स की मॉम बोलती है क्या तुम्हारा पेट भर गया? मैक्स बोलते हैं हाँ। जिसू बोलती है भाई तुमने 2 बंदों का खाना खा लिया है। इसके बाद हम सियोल क्लैन की बिल्डिंग का सीन देखते हैं जिस क्लैन के अंदर चानहो है। चानहो फोन पे मैक्स के साथ बात कर रहा होता है। चानहो मैक्स से बोलता है बोल भाई क्या हो गया? मैक्स बोलता है मैं कुछ टाइम के लिए रडार से बाहर जा रहा हूँ। ये सुनकर चानहो बोलता है क्या ये लाइसेंस एग्जाम के लिए है? तुम खुद को एक कमरे में बंद करके ट्रेनिंग कर रही हो? मैक्स बोलता है हाँ मैं पैंथियन में खुद को कैद करने वाला हूँ इसलिए ये दोनों बातें समान है। ये सुनकर चानहो बोलते हैं क्या आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैक्स चानहो से बोलता है मुझे एक बग मिला था जो अचानक से मेरे सामने से गायब हो गया। चानहो बोलते हैं क्या बग? आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मैक्स मन में सोचता है उस लड़की की डेड बॉडी अचानक से वहाँ से गायब हो गई और वहाँ पर कोई भी निशान भी नहीं था। मैक्स चानहो से
बोलता है खैर ये सब छोड़, जब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा तो तुम मॉम और जीसू का ख्याल रखना। चानहो बोलता है ठीक है। और फिर मैक्स मन में सोचता है मुझे धीरे धीरे उस बंदे को अपने आप बाहर निकालना होगा। दूसरी तरफ चानहो मन में सोचता है पता नहीं अब मैक्स क्या करने वाला है। इसके बाद हम होंगमा क्लैन की बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदा बोलता है मैंने लाश को तो टिकाने लगा दिया है, लेकिन जिसने भी उसे किल किया है हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसने इतनी आसानी से एक बी ग्रेड के हंटर को मार दिया। इसलिए मुझे बताओ कि मुझे उससे कैसे निपटना चाहिए। ली उससे बोलते है उसे जाने दो, मैंने सुना है कि वो उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाला है और उस एग्जाम के अंदर उसे मारने के हमें बहुत सारे मौके मिलेंगे। क्यों मैंने सही बोला ना जिन। आगे से वो जिन नाम का बंदा बोलते हैं हाँ, और वो जिन नाम का बंदा एक डिवाइस के अंदर बंद होता है। जिन बोलते हैं क्या हम इसे अभी स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने इस दिन का बहुत टाइम से वेट किया है। वहाँ पर एक प्रोफेसर होता है, वो ली से बोलता है इस ए ग्रेड के अवेकनर की हार्ट ग्रेड स्टेबल है, क्या मुझे सीरम इंजेक्शन स्टार्ट कर देना चाहिए। ली जिन से बोलता है जिन तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है इसलिए तैयार हो जाना। आगे से जिन बोलता है जब मैंने इस जगह को ज्वाइन किया था मैं तभी तैयार हो गया था। और फिर ली प्रोफेसर को सीरम इंजेक्शन स्टार्ट करने के लिए बोल देता है। ली की बात सुनकर वो प्रोफेसर सीरम इंजेक्शन को स्टार्ट कर देता है। प्रोफेसर जैसे उस सीरम इंजेक्शन को स्टार्ट करता है तो वो सीरम इंजेक्शन जिन की बॉडी में इंजेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है जिससे जिन को बहुत ज्यादा दर्द होता है। और फिर वो सीरम जैसे जिन की बॉडी में 50% इंजेक्ट होती है, प्रोफेसर जिन के डेटा को देखकर ली से बोलता है ये अपने मैक्सिमम स्टेट पर पहुंच चुका है, ये और ज्यादा सीरम को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ली प्रोफेसर से बोलते हैं तुम इस सीरम इंजेक्शन को कंटिन्यू रखो। ये सुनकर प्रोफेसर बोलता है अगर हम इसको कंटिन्यू रखते हैं तो वो मर जाएगा। ली बोलता है अगर ये इतनी सी सीरम से मर जाता तो मैं इसे यहाँ पर कभी नहीं लेकर आता। ली की बात सुनकर वो प्रोफेसर जिन की बॉडी में उस सीरम को इंजेक्ट करना कंटिन्यू रखता है और देखते ही देखते वो सीरम जिन की बॉडी में 100% इंजेक्ट हो जाती है जिससे जिन एक जोरदार चीख मारता है, उसकी हार्ट रेट 0 हो जाती है और वो डिवाइस के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं करता। प्रोफेसर और ली दोनों ही ध्यान से जिन को देख रहे होते हैं। प्रोफेसर बोलते हैं इसकी हार्ट रेट 0 हो चुकी है, ये मर चुका है। ली प्रोफेसर को चुप रहने के लिए बोलता है और तभी जिन अपना हाथ मूव करता है। प्रोफेसर जल्दी से कंप्यूटर पे जिन का डेटा देखता है तो वहाँ पर जिन की हार्ट रेट वापिस आना स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर प्रोफेसर हैरान होता है और वो बोलता आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। और तभी जिन अपनी आंखें खोल लेता है और वो उस डिवाइस को तोड़कर उससे बाहर आ जाता है और डिवाइस से बाहर आके वो एक जोरदार चीख मारता है। और हम देखते हैं कि उस सीरम को जिन की बॉडी में इंजेक्ट होने के कारण जिन की पावर पहले से भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ली जिन को देखकर बोलते हैं तुमने मुझे ऑलमोस्ट निराश कर दिया था लेकिन तुमने अच्छा काम किया। अब 10 दिनों के बाद जो होने वाला है मैं उसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद हम एक मैसेज को देखते हैं जो चानहो ने मैक्स को भेजा होता है। उस मैसेज में लिखा होता है तुम एग्जाम में वही वेपन और डिफेंस यूज कर सकते हो जो एसोसिएशन तुम्हें प्रोवाइड करेगा। इस मैसेज को पढ़कर मैक्स मन में सोचता है अगर अक्यूमेट की परफॉर्मेंस कम हो जाती है तो मैं उसे अपनी साइकिक एबिलिटी से ओवरकम कर सकता हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ चेक करना है। ये बोलकर मैक्स एक लकड़ी का टुकड़ा उठा लेता है और उसे अपनी बॉडी पे मारता है। और हम देखते हैं कि मैक्स ने अभी भी अपना प्रोटेक्टिव आर्मर पहन के रखा होता है। मैक्स बोलता है मेरे वेपन को उस दुनिया में कोई भी देख सकता है लेकिन मेरे वेपन के अपोजिट मेरे प्रोटेक्टिव आर्मर को कोई भी नहीं देख सकता और इस आर्मर को मैं कभी भी कहीं पर भी पहन सकता हूँ। चलो मैं अपने वेपन के साथ भी एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ कि वो गायब होते हैं या फिर नहीं। ये बोलकर मैक्स अपनी इन्वेंट्री खोलता है और उसमें हाथ डाल के अपना फ्लाइंग नाइफ निकाल लेता है। मैक्स बोलता है वेपन को भी ओवर रिटर्न किया जा सकता है और ये इस लकड़ी के टुकड़े को वेपन समझ रहा है। मैक्स का सिस्टम पूछता है क्या तुम अपने फ्लाइंग नाइफ को ऐसे वेपन में लोड करना चाहते हो जिसे सिर्फ तुम ही पहचान पाओ। मैक्स सिस्टम से हाँ बोलता है। मैक्स के हाँ बोलती है। मैक्स के फ्लाइंग नाइफ से एनर्जी निकल के उस लकड़ी के टुकड़े में जाने लगती है और मैक्स का फ्लाइंग नाइफ उस लकड़ी के टुकड़े में बदल जाता है। सिस्टम बताता है लोडिंग कंप्लीट हो गया है। मैक्स अपने फ्लाइंग नाइफ जो कि एक लकड़ी के टुकड़े में बदल चुका है उसे देखते हुए बोलता है तो ये वेपन के ऊपर भी काम करता है, इस तरह से मैं अपने प्यारे नाइफ को एग्जाम के अंदर लेकर जा सकता हूँ। और फिर मैक्स बोलता है शायद मुझे अब जाना चाहिए। ये बोलकर मैक्स पैंथियर को बुलाता है तो मैक्स के सामने एक पोर्टल आ जाता है। इसके बाद मैक्स फ्लेम किंग के एरिया में आ जाता है। मैक्स अपने आसपास देखते हुए बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर वापस आऊंगा। और तभी वहाँ पर कुछ वुल्फ डीमन आ जाते हैं जो मैक्स को बहुत ही खतरनाक तरीके से देख रहे होते हैं। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा मैक्स फ्लेम किंग के एरिया में आ जाता है। मैक्स अपने आसपास देखकर बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस एरिया में वापस आऊंगा। और तभी वहाँ पर कुछ वुल्फ डीमन आ जाते हैं जो मैक्स को बहुत ही खतरनाक तरीके से देख रहे होते हैं। और फिर मैक्स के सिस्टम पर मैसेज आता है जो कि एक अराइवल मिशन होता है। ये पेज नंबर 134 ब्लेज स्वॉर्ड होता है और इसकी डिफिकल्टी हाई होती है। मैक्स को इस एरिया में जितने वुल्फ डीमन पेट्रोलिंग कर रहे हैं उन सभी को 2 घंटे में मार के उनके सोल स्टोन हासिल करने हैं और मैक्स का गोल 1000 सोल स्टोन हासिल करना है। रिवॉर्ड में मैक्स को 500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलेंगे और इम्प्लीमेंटेशन में 50% ब्लेज स्वॉर्ड। मैक्स अपने फ्लाइंग नाइफ को निकाल के बोलते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सबसे पहले इसका यूज करूंगा। ये बोलकर मैक्स अपने हाथ पे कट लगा देता है और सोल प्रिजन को एक्टिवेट कर लेता है, यानी कि मैक्स अब जितने भी वुल्फ डीमन को मारेगा उन सभी की सोल प्रिजन के अंदर कैद हो जाएगी और मैक्स उनकी सोल को सोल्जर में बदलकर उनको समन करके अपने लिए यूज कर सकता है। मैक्स खतरनाक तरीके से हंसते हुए बहुत ही स्पीड से उन वुल्फ डीमन की तरफ जाता है और एक वुल्फ डीमन के ऊपर बहुत सारे स्लैश अटैक करके उसे वहीं पे किल कर देता है। और फिर मैक्स अपने फ्लाइंग नाइफ को फेंक कर एक वुल्फ डीमन के आर पार कर देता है और अपने फ्लाइंग नाइफ को कंट्रोल करके वहां पर जितने वुल्फ डीमन
डीमन होते हैं उन सभी के ऊपर बहुत सारे स्लैश अटैक करके उन सभी को मार देता है। सिस्टम मैक्स को बताता है तुमने 33 सोल को कैद कर लिया है। मैक्स अपने डैगर को वापस बुला लेता है और फिर मैक्स ने जितनी भी सोल को कैद किया था मैक्स उन सभी को समन करता है और फिर वहां पर और भी वुल्फ डीमन आ जाते हैं। वो सभी गुस्से में मैक्स के ऊपर अटैक करते हैं और तभी एक हाथ आता है और एक वुल्फ डीमन के मुंह को पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि ये मैक्स का समन किया हुआ वुल्फ डीमन होता है। वो दूसरे उस वुल्फ डीमन के सिर को फोड़ देता है। ये देखकर वहां पर बाकी वुल्फ डीमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर हम देखते हैं कि मैक्स और भी वुल्फ डीमन को समन कर लेता है और उन सभी को वुल्फ डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है। तो वो दोनों ही साइड के वुल्फ डीमन आपस में फाइट करने लग जाते हैं। मैक्स अपना लाइटर निकाल के सिगरेट जलाकर सिगरेट पीने लग जाता है। मैक्स बोलता है पता नहीं चानो सिगरेट पी के अभी तक जिंदा कैसे है, साला 24 घंटे मुंह में सिगरेट घुसा कर रखता है। और तभी एक वुल्फ डीमन मैक्स वाले समन वुल्फ डीमन को बीच में से काट देता है। मैक्स स्माइल करते हुए बोलता है अब यहाँ पर जितने वुल्फ डीमन बचे हैं वो सारे के सारे कमजोर हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी प्रोटेक्शन को कम नहीं करूंगा। वो वाला वुल्फ डीमन जिसने अभी अभी मैक्स वाले वुल्फ डीमन को मारा होता है वो मैक्स के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे कुछ आता है और उसे पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि ये मैक्स का वही वुल्फ डीमन होता है जो अभी अभी मरा होता है। वो वापिस से रीजनरेट हो जाता है। वो उसे पकड़कर उसे वहीं पे किल कर देता है। मैक्स बोलते हैं इनकी बॉडी में कुछ ऐसा है जिससे ये वापिस से रीजनरेट हो जाते हैं, इसलिए इनको मौत से भी डर नहीं लगता। वो सभी वुल्फ डीमन आपस में फाइट कर रहे होते हैं। सिस्टम मैक्स को बताता है तुमने 1000 में से 12 सोल स्टोन को कलेक्ट कर लिया है। ये देखकर मैक्स बोलता है ऐसा नहीं चलेगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे पूरी रात यहीं पे लग जाएगी और मैंने इस मिशन को 50% कंप्लीट कर दिया तो मुझे यकीन है कि मुझे एक और मिशन मिलेगा। ये बोलकर मैक्स आसमान में जंप करता है और आसमान में फ्लाई करने लगता है। मैक्स मन में सोचता है 2 घंटे में इन कीड़े मकोड़ों को मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर मैक्स आसमान में जाकर रुक जाता है और नीचे देखते हुए बोलते हैं मुझे अब यहीं कहीं पे लैंड करना चाहिए। ये बोलकर मैक्स बहुत ही स्पीड से नीचे आते हुए अपना पंच तैयार कर लेता है। नीचे वो सभी वुल्फ डीमन आपस में फाइट कर रहे होते हैं और तभी वो अपने ऊपर देखते हैं तो मैक्स एक आग के गोले की तरह उनकी तरफ आ रहा होता है। मैक्स नीचे आकर वहां पर एक जोरदार पंच मारता है जिससे वहां पर बहुत ही तकड़ा ब्लास्ट होता है। इसके बाद हम सियोल क्लैन का सीन देखते हैं जहां पर एक डीमन के पेट में एक स्वॉर्ड घुसी होती है और हम देखते हैं कि ये स्वॉर्ड डीमन के पेट में एक लड़की ने घुसाई होती है और वो लड़की एक होलोग्राफिक डिवाइस में ट्रेनिंग करी होती है। डिवाइस उसे बताता है तुम्हारा सेट टारगेट तुमने एलिमिनेट कर दिया और तभी वो डीमन वहां से डिसअपियर हो जाता है और फिर हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है वो सियोल क्लैन से और उसका नाम जिमी है। जिमी के चेहरे पे जो घाव होता है वो ऑटोमेटिकली हील हो जाता है। डिवाइस उसे बताता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, क्रिएचर हंटिंग सिमुलेशन खत्म हो गया है। सियोल क्लैन का हेड बोलता है सर आप इस लड़की के बारे में क्या सोचते हैं। सियोल क्लैन का लीडर हुआंगजुन बोलता है ये लड़की इतनी भी बुरी नहीं है लेकिन ये असली फाइट में अपने ध्यान खो देती है। सियोल क्लैन का हेड बोलता है सर आप इसके बारे में चिंता मत करो, हमने बहुत सारी ट्रेनिंग डिवाइस बनाई है, हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे, हमारे पास अभी भी 10 दिन है। लीडर हुआंगजुन बोलते हैं इसे जल्दी से जल्दी करो और इस ट्रेनिंग के 2 लेवल बढ़ा देना, उन पागल कुत्तों को हराने के लिए हमें इतना तो करना पड़ेगा। ये सुनकर सियोल क्लैन का हेड बोलता है पागल कुत्तों से आपका मतलब होंगमा क्लैन के जिन से तो नहीं है। लीडर हुआंगजिंग गुस्से से बोलते हैं हाँ अगर वो लोग नहीं होते तो पिछले एग्जाम में कोई भी जिम्मी के स्कोर को पार नहीं कर पाता। सियोल क्लैन का हेड बोलता है लेकिन जिन A ग्रेड का अवेकनर और जिम्मी B ग्रेड की अवेकनर है। लीडर बोलता है तुम होंगमा क्लैन को नहीं जानते हो, पता नहीं वो एग्जाम में कौन सी ट्रिक यूज करेगा। सियोल क्लैन का हेड बोलते हैं क्या वो लोग ऐसा कुछ फिर से करने की हिम्मत करेंगे, उस एक्सीडेंट के बाद उनको 1 साल के लिए बैन कर दिया गया था। लीडर बोलते हैं मुझे लगता है शायद इस बार वो और भी ज्यादा गंदी और सीक्रेट ट्रिक लेकर आएंगे और मुझे यकीन है कि उन्होंने उस साल जो खोया वो उसे वापस पाने का जरूर ट्राई करेंगे। सियोल क्लैन का हेड बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए पहला सेमेस्टर मैच तो जिन और जिम्मी के बीच में ही होने वाला है। लीडर बोलता है तुमने सही कहा, ये जब तक पॉसिबल है जब तक कि कोई अनजान मॉन्स्टर इस मैच में पार्टिसिपेट ना कर ले। और फिर हम मैक्स को देखते हैं जो उन सभी वुल्फ डीमन को मार के उनकी लाशों के ढेर के ऊपर बैठा होता है। सिस्टम मैक्स को बताता है सारे डीमन अपने किंग की स्किल को देखकर उनकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं और सारे डीमन अपने किंग से डरते भी हैं लेकिन उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। इसके बाद सिस्टम पर एक और मैसेज आता है जहाँ पर मैक्स ने 1000 सोल स्टोन में से 999 सोल स्टोन को हासिल कर लिया होता है। मैक्स बोलते हैं क्या सिस्टम नोटिफिकेशन को म्यूट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर हम उस लास्ट वुल्फ डीमन को देखते हैं जिसे मैक्स ने अभी तक नहीं मारा होता है। वो मैक्स को देखकर घुरा रहा होता है। मैक्स अपने फ्लाइंग नाइफ को निकाल के बोलता है जब मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो अपना मुंह बंद रखो। ये बोलकर मैक्स उस वुल्फ डीमन को अपने फ्लाइंग नाइफ से मार देता है। सिस्टम मैक्स को बताता है तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया है, तुम्हें रिवॉर्ड में 500 अचीवमेंट पॉइंट मिलते हैं और इम्प्लीमेंटेशन में 50% हेलफायर ग्रेड स्वॉर्ड। और फिर मैक्स उन सभी वुल्फ डीमन के सोल स्टोन को कलेक्ट कर लेता है और वो सभी सोल स्टोन मिलकर एक सोल ऑर्ब बन जाते हैं। सिस्टम मैक्स को बताता है तुम्हें सोल ऑर्ब को एल्टर पे लगाना है। ये देखकर मैक्स बोलता है ये एल्टर क्या है, मैंने पहले कभी भी एल्टर के बारे में नहीं सुना है, अब ये मत बोलना कि मुझे एल्टर को ढूंढ के सोल स्टोन को वहां पे लगाना है। ये बोलकर मैक्स उस सोल ऑर्ब को अपने हाथ में पकड़ लेता है और मैक्स जैसे उस सोल ऑर्ब को पकड़ता है तो मैक्स के सामने एक एल्टर आ जाता है। उस एल्टर को देखकर मैक्स बोलता है ये एल्टर मेरी सोच से भी अच्छा हो सकता था। सिस्टम मैक्स बताता है तुम्हारी इस बात पे पैंथेन के सारे डीमन अपना सिर हिला रहे हैं। और तभी मैक्स के पास सिस्टम पर एक मैसेज आता है जो कि अराइवल मिशन 2 होता है। इस मिशन में मैक्स को सोल ऑर्ब को इस एल्टर के ऊपर रखना होता है और गार्डियन स्नेक को अपनी काबिलियत साबित करनी होती है और इस मिशन को कंप्लीट करने की कोई भी टाइम लिमिट नहीं है।
मैक्स का गोल गार्डियन स्नेक रैंकिंगनेस होता है। रिवॉर्ड में मैक्स को 20,000 अचीवमेंट पॉइंट और गार्डियन स्नेक का ब्लड मिल जाएगा और इम्प्लीमेंटेशन में मैक्स को उसकी हेलफायर ग्रेड स्वॉर्ड मिल जाएगी। और फिर मैक्स उस सोल ऑर्ब को उस एल्टर के ऊपर रख देता है। मैक्स जैसे उस सोल ऑर्ब को एल्टर के ऊपर रखता है तो सोल ऑर्ब के अंदर से बहुत सारी लाइट ग्लो करती है और मैक्स के सामने कुछ आने लगता है और मैक्स के सामने एक बहुत बड़ा स्नेक आ जाता है। सिस्टम मैक्स को बताता है ये एक हेवनली बीइंग आर्किल स्नेक है और ये एक डिवाइन बीस्ट है। अगर तुम उस सीक्रेट चीज को पाना चाहते हो जिसकी ये स्नेक रखवाली कर रहा है तो तुम इसके सवालों के जवाब देने होंगे। मैक्स बोलता है सब कुछ ठीक चल रहा था, अब ये सवाल जवाब कहाँ से आ गया, ये सिस्टम मुझसे कुछ भी करवा रहा है। मैक्स उस स्नेक से बोलता है ठीक है तुम मुझसे एक सवाल पूछो, मैं तुम्हें अपना स्पेशल आंसर दूंगा। मैक्स की बात सुनकर वो स्नेक अपनी लैंग्वेज में सीसी करते हुए मैक्स से कुछ सवाल पूछता है। ये सुनकर मैक्स को घंटा भी समझ नहीं आता। मैक्स बोलता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? और तभी मैक्स अपना फ्लाइंग नाइफ उस स्नेक की आंख में धसा देता है और वो स्नेक दर्द में जोर से चिल्लाने लगता है। मैक्स बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की? ये बोलकर मैक्स अपनी ब्लड न्यूट्रलाइजेशन स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसको एक्टिवेट करने के बाद मैक्स की सभी अटैक एबिलिटी 300% बढ़ जाएगी। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा मैक्स उस स्नेक की आंख में अपना डैगर धसा देता है जिससे वो स्नेक दर्द में जोर से चिल्लाने लग जाता है और फिर मैक्स अपना ब्लड न्यूट्रलाइजेशन स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद मैक्स की सभी अटैक पावर 300% बढ़ जाती है। मैक्स अपने फ्लाइंग नाइफ को अपने हाथ से कंट्रोल करते हुए स्नेक की दूसरी आंख के आर पार निकाल देता है और अपने फ्लाइंग नाइफ को अपने पास वापस बुला लेता है। वो स्नेक दर्द में जोर से चिल्लाने लग जाता है। मैक्स एक जंप करके उस स्नेक के सिर के ऊपर चला जाता है और अपने फ्लाइंग नाइफ से उस स्नेक के सिर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है मैंने तुमसे अच्छे से बात क्या कर ली, तुम तो मुझे हल्के में ले रहे हो, अब तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम उसका यूज कर सकते हो। ये बोलकर मैक्स अपने फ्लाइंग नाइफ से उस स्नेक के सिर पे एक जोरदार अटैक करता है जिससे वो स्नेक दर्द में जोर से चिल्लाते हुए अपनी बॉडी को मूव करने लगता है और तभी उसका सिर फूल जाता है और उसका सर वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। मैक्स उसके सर से नीचे आ जाता है। मैक्स अपने आसपास स्मेल करते हुए बोलते हैं इसकी स्मेल तो मछली जैसी है। और फिर मैक्स जैसे ही पीछे देखता है तो स्नेक की बॉडी से बहुत सारी फायर एनर्जी निकल रही होती है। वो स्नेक अपने सिर को फिर से रिक्रिएट कर रहा होता है। ये देखकर मैक्स बोलता है मैं इसे देखकर हैरान नहीं हूँ क्योंकि मुझे पहले ही पता था ऐसा होने वाला है। वो स्नेक अपनी बॉडी से बहुत सारी फायर एनर्जी को निकालते हुए अपने सिर को वापस से रिक्रिएट कर लेता है। उस फायर एनर्जी को देखकर मैक्स बोलता है क्या ये वही फ्लेम है जिसके बारे में मैं जानता हूँ? मैक्स यहाँ पर अपनी हेल फायर ग्रेड स्वॉर्ड की फ्लेम की बात कर रहा है। वो स्नेक मैक्स के ठीक सामने खड़ा होता है। वो मैक्स को बहुत ही गुस्से से देख रहा होता है और तभी अचानक से वो स्नेक मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर मैक्स बोलता है मुझे स्नेक को मारने के तरीके को बदलना होगा। ये बोलकर मैक्स उस स्नेक से बोलता है चलो गंदे स्नेक आ जाओ, चलो देखते हैं कि तुम मेरा क्या उखाड़ लेते हो। वो स्नेक अपने मुंह से एनर्जी निकालते हुए बहुत ही स्पीड से मैक्स के ऊपर अटैक करता है। मैक्स जंप करके उस स्नेक के मुंह के अंदर चला जाता है और उसके मुंह को खुला रखते हुए उसके मुंह के अंदर जो एनर्जी होती है उसे देखकर मैक्स बोलता है मैं सही था, ये वही है फ्लेम ऑफ रीजनरेशन। वो स्नेक अपने मुंह को बंद कर लेता है और मैक्स को पूरी तरह से निगल जाता है। सिस्टम मैक्स को बताता है हेल के सारे डीमन बहुत ज्यादा निराश हैं और एक डीमन तो अपनी आंखें बंद करके अपना सर घुमा रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि मैक्स मर चुका है। और तभी उस स्नेक को अपनी बॉडी के अंदर कुछ फील होता है और तभी वो जोर से खांसता है और हम देखते हैं कि मैक्स उसके मुंह से बाहर आ जाता है और मैक्स उस स्नेक की बॉडी से अपनी हेल फायर ग्रेड स्वॉर्ड लेकर आया होता है। मैक्स बोलता है जिस क्रिएचर के पास हाथ ही नहीं है उसके लिए स्वॉर्ड किसी काम की नहीं है। सिस्टम मैक्स को बताता है भले ही तुमने अपनी हेल फायर ग्रेड स्वॉर्ड को हासिल कर लिया है लेकिन ये तुमको अभी तक 85% हासिल हुई है, इसलिए यूनिक स्किल 1, 2 और 3 को सील कर दिया गया है। ये देखकर मैक्स बोलता है क्या 50%? लेकिन इस घटिया से स्नेक को मारने के लिए यही काफी है क्योंकि अब ये फ्लेम ऑफ रीजनरेशन का यूज नहीं कर सकता। और तभी अचानक से वो स्नेक मैक्स को निगलने के लिए मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है। मैक्स अपनी स्वॉर्ड उठाता है और उसे बहुत ही स्पीड से घुमाते हुए स्नेक के ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्लैश अटैक करता है जिससे उस स्नेक के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो स्नेक वहीं पे किल हो जाता है। सिस्टम मैक्स को बताता है तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया है, रिवॉर्ड में तुम्हें 20,000 अचीवमेंट और गार्डियन स्नेक का ब्लड मिल गया है और इम्प्लीमेंटेशन में 100% हेल फायर ग्रेड स्वॉर्ड। सिस्टम पर ये मैसेज आती है मैक्स के स्वॉर्ड पर जो जंजीरें लगी होती है वो टूट जाती है और ये स्वॉर्ड अब पूरी तरह से मैक्स की हो जाती है। सिस्टम मैक्स को बताता है हेल फायर ग्रेड स्वॉर्ड ये देखने के लिए कि तुम इसके लायक हो या फिर नहीं तुम्हारे एक टेस्ट लेने वाली है। तुम्हें एक टाइम दिया जाएगा, तुम्हें उतने टाइम तक हेल फायर का सामना करना होगा। ये देखकर मैक्स मन में सोचता है हेल फायर ग्रेड स्वॉर्ड को पूरी तरह से समझने के लिए हेल फायर टेस्ट एक जरूरी स्टेप है। सिस्टम मैक्स को 240 घंटे का टाइम देता है और मैक्स को बताता है शरीर को जला देने वाली हेल फायर से तुम मरोगे नहीं लेकिन तुम्हें इसका दर्द फील होगा। मैक्स उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उस हेल फायर ग्रेड स्वॉर्ड में से बहुत सारी हेल फायर निकलती है और मैक्स के शरीर को जलाना स्टार्ट कर देती है जिससे मैक्स को बहुत ज्यादा दर्द होता है। मैक्स बोलता है 240 घंटे यानी 10 दिन मुझे इस हेल फायर का सामना करना होगा लेकिन मुझे इस टेस्ट को नहीं देना है। मैक्स चिल्ला के अपनी हेल फायर ग्रेड स्वॉर्ड से बोलता है फायर किंग क्या तुम भी एक ऐसे कुत्ते बन गए हो जो अपने मालिक को नहीं पहचान रहे हो। और तभी सिस्टम मैक्स को एक और बार टाइम दिखाता है। ये देखकर मैक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मैक्स गुस्से में बोलता है जब मैं बात कर रहा हूँ तो तब मेरे सामने इस कचरे को हटा दो वरना मैं इसके टुकड़े टुकड़े करके इसे जमीन में गाड़ दूंगा। इसके बाद पता नहीं हमें 10 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है या फिर हेल फायर ग्रेड स्वॉर्ड मैक्स को पहचान लेती है। हमें एक सीधा सिस्टम पर मैसेज
मैसेज दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है तुम्हारा टाइम कंप्लीट हो गया है। वो हेलफायर ग्रेट स्वॉर्ड जिसे मैक्स फायर किंग बुलाता है, तो हम भी इसे फायर किंग बुलाएंगे। फायर किंग बोलता है माय लॉर्ड मुझे माफ कर देना, मैं आपकी आवाज सुनकर होश में नहीं आया। आगे से मैक्स बोलता है ठीक है, वैसे भी कोई बात नहीं, मैं तुमसे काफी दिनों के बाद मिला हूँ। इसके बाद मैक्स फायर किंग से बोलता है मैं पेंडोमिनियम में जाने में कामयाब नहीं रहा। और फिर हमें पेंडोनियम के बारे में बताया जाता है। हेल का एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर मरे हुए लोग इकट्ठा होते हैं, एक ऐसी जगह जो कभी खत्म नहीं होती और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। सिस्टम मैक्स को बताता है पेंडोमिनियम में जितने भी डीमन है वो सारे आपसे विनती करें कि आप उनको वहां से बाहर निकालें। फायर किंग बोलते हैं माय लॉर्ड जब आप यहाँ से चले गए थे मैं तब से आपका वेट कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर आकर मुझे बाहर निकालें। मैक्स फायर किंग से पूछते हैं क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? फायर किंग बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, ये मेरे लॉर्ड की चॉइस है, इसलिए मैं हर हालत में से एक्सेप्ट करूंगा। आपके जाने के बाद जो हुआ मैं उसके लिए परेशान हो रहा हूँ। ये सुनकर मैक्स पूछता आखिर मेरे जाने के बाद क्या हुआ? फायर किंग बताता है एक दिन अचानक से कई अनजान दुश्मन डायमेंशनल बाउंड्री के थ्रू यहाँ पर आ गए। उन्होंने उस टाइम का फायदा उठाया जब आप यहाँ पर नहीं थे और सारे डीमन कमजोर हो गए थे। उन्होंने सभी डीमन को मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने हेल के टाइम और स्पेस को भी सील कर दिया और सभी डीमन को पेंडोमिनियम में भगा दिया। मैं बस उनको मरते हुए देख रहा था। इसके बाद मुझे एक बहुत बड़े व्हाइट स्नेक ने निगल लिया, उसके पेट के अंदर मेरा सारा घमंड टूट गया और उसके पेट के अंदर मुझे फालतू में बहुत सारा टाइम बिताना पड़ा। लेकिन किस्मत से माय लॉर्ड आपने मुझे फिर से आजाद करा दिया। मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ माय लॉर्ड, आप यहाँ पर वापस क्यों आए हैं? मैक्स फायर किंग को पकड़ते हुए बोलते हैं मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, टाइम आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। फायर किंग बोलते हैं माय लॉर्ड आप मुझे यहाँ पर ढूंढने के लिए आए, इसके लिए मैं आपका बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। मैक्स के सामने एक एनर्जी बॉल होता है। मैक्स उसे देखते हुए फायर किंग से बोलता है वैसे फायर किंग क्या तुम्हें पता आखिर ये क्या चीज है? फायर किंग बोलते हैं मुझे नहीं पता आखिर ये क्या चीज है, लेकिन इससे मुझे एक जानी पहचानी एनर्जी फील हो रही है। ये सुनकर मैक्स बोलता है क्या जानी पहचानी एनर्जी, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फायर किंग बोलता है हाँ ये वही एनर्जी है जो मैंने उन बाहरी लोगों से फील की थी। मैक्स अपने हाथ से उस एनर्जी को कलेक्ट करने लगता है। फायर किंग बोलता है माय लॉर्ड ध्यान से, मुझे नहीं पता आखिर ये क्या चीज है, इसलिए आप केयरफुल रहना। ये सुनकर मैक्स बोलते इतना हार्डवर्क करने के बाद सिस्टम ने मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिया जिससे मुझे खतरा हो सके, इसलिए मैं इसे कलेक्ट कर सकता हूँ। ये बोलकर मैक्स उस फायर बॉल को कलेक्ट कर लेता है। मैक्स जैसे उस फायर बॉल यानी कि एनर्जी बॉल को कलेक्ट करता है तो सिस्टम पर मैसेज आता है तुम एंटर कर सकते हो, तुमने 3 में से 2 चीजों को हासिल कर लिया है। मैक्स अपने हाथ के ऊपर जो निशान बना होता है उसे देखते हुए बोलते हैं लगता है मुझे कहीं पर तो जाने की परमिशन मिल गई है। तभी सिस्टम मैक्स से पूछते हैं कि तुम पैंथियम से बाहर जाना चाहते हो? मैक्स बोलते हैं नहीं। और फिर मैक्स मन में सोचते हैं मैं हमेशा अपना अरावल मिशन कंप्लीट करने के बाद पैंथियम से बाहर चला जाता था, लेकिन आज नहीं। इस हेलफायर ग्रेट स्वॉर्ड के अलावा अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको मुझे वापस लेना है। और तभी सिस्टम मैक्स से पूछता है कि तुम इस एरिया से निकलकर वापस पैंथियम में जाना चाहते हो? वापस पैंथियम का मतलब जहाँ पर मैक्स पैंथियम के अंदर स्पॉन होता है। मैक्स सिस्टम में यस दबा देता है और बोलते हैं चलो वापस चलते हैं। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा सिस्टम मैक्स से पूछता है क्या तुम इस एरिया से निकलकर वापस पैंथियन में जाना चाहते हो? और वापस पैंथियन में जाने का मतलब जहाँ पर मैक्स पैंथियन के अंदर स्पॉन होता है। मैक्स सिस्टम में यस दबाकर बोलता है चलो वापस जाने का टाइम आ गया है। और फिर हम सियोल क्लैन का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो वाला वीडियो अभी भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिस वीडियो के अंदर उस अवेकनर ने बहुत सारे मोस्टर को किल किया था। सच में वो अवेकनर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो चानहो से बोलती है मैनेजर क्या आपने उस वीडियो को देखा है? आगे से चानहो बोलता है ऑफ कोर्स मैंने देखा है। चानहो मन में सोचता है कितनी शर्म की बात है, मैं इन लोगों को ये भी नहीं बता सकता कि वो अवेकनर और कोई नहीं बल्कि मेरा ही दोस्त है। और तभी वहां पर सियोल क्लैन का डायरेक्टर आ जाता है। वो चानहो के पास आकर चानहो से बोलता है टीम लीडर चानहो मुझे तुमसे एक बात करनी है। ये सुनकर चानहो हैरानी से बोलते हैं डायरेक्टर आप यहाँ पर क्यों आई हैं? डायरेक्टर बोलते हैं मुझे तुमसे प्राइवेट में एक बात करनी है, चलो एक शॉट लेते हैं। इसके बाद हम सियोल क्लैन की बिल्डिंग के छत का सीन देखते हैं जहाँ पर डायरेक्टर और चानहो आए होते हैं। डायरेक्टर चानहो से बोलते हैं मुझे टीम लीडर सुंग ने बताया तुम भी उस एक्सीडेंट वाली जगह पर थे जहाँ पर उस अवेकनर उन मॉन्स्टर को किल किया, क्या तुम्हें वहाँ पर उस अवेकनर के कोई सुराग नहीं मिले? ये सुनकर चानहो मन में सोचता अगर मैं से अभी बताता कि उन सभी डीमन को मारने वाला मेरा दोस्त है तो मुझे पूरा यकीन है कि ये उसे अपनी क्लैन में ज्वाइन करवाने के लिए जरूर बोलेगा। चानहो डायरेक्टर से कहता है अगर मुझे वहाँ पर कुछ भी मिला होता तो मैं सबसे पहले आपको बताता। डायरेक्टर बोलता है ठीक है अफसोस की बात है मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर मुझे उस अवेकनर के बारे में पता होता तो मैं उसे सियोल क्लैन में ज्वाइन करवा लेता। ये सुनकर चानहो डायरेक्टर से बोलते हैं आप सही कह रहे हैं और वैसे अब लाइसेंस टेस्ट को आने में 7 दिन रह गए हैं, जिम्मी की तैयारी कैसी चल रही है? आगे से डायरेक्टर कुछ भी नहीं बोलता। डायरेक्टर को चुप देखकर चानहो फिर से पूछता आखिर क्या बात हो गई है? डायरेक्टर बोलता है नहीं कुछ खास बात नहीं है, मुझे बस इस बात की चिंता है कि जिम्मी कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस कर रही है। इसके बाद हम जिम्मी को देखते हैं जो अभी भी एक होलोग्राफिक डिवाइस के अंदर ट्रेनिंग कर रही होती है। होलोग्राफिक डिवाइस बताता है सिमुलेशन प्रोग्राम खत्म होने में अभी भी 10 मिनट पड़े और 10 डीमन बाकी हैं। और तभी वहां पर एक कॉफिन आ जाता है जिसे देखकर जिम्मी बहुत ही स्पीड से मूव करती है और अपनी स्वॉर्ड से उस कॉफिन के 2 टुकड़े कर देती है। इसके बाद वहां पर 2 और कॉफिन आते हैं और वो कॉफिन खुल जाते हैं। उन कॉफिन
के अंदर डीमन होते हैं। एक कॉफिन के अंदर से डीमन बाहर निकल के बहुत ही स्पीड से जिम्मी की तरफ आने लगता है और जिम्मी भी उसे देख लेती है। जिम्मी उस डीमन को देखकर उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी अचानक से एक डीमन उसके पीछे आ जाता है और वो दोनों ही डीमन मिलकर जिम्मी के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहां पर कोई होलोग्राफिक डिवाइस को बंद कर देता है। वो होलोग्राफिक डिवाइस जैसे ही बंद होता है तो वो दोनों डीमन वहां से डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस होलोग्राफिक डिवाइस को किसी ने बंद किया ये देखने के लिए जिम्मी अपने पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर सियोल क्लैन के लीडर हुआंग जून खड़े होते हैं। सियोल क्लैन का लीडर हुआंग जून जिम्मी से बोलते हैं ऊपर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और फिर हम मेडिकल लैब का सीन देखते हैं जहाँ पर जिम्मी बोलती है मैं इसे और भी अच्छे से कर सकती थी। हुआंग जून बोलता है तुम वहाँ पर कुछ ज्यादा ही कर रही थी। ये सुनकर जिम्मी बोलती है मुझे जो चाहिए मैं उसे हासिल करके रहूंगी, भले ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, और यही आप हमेशा मुझसे कहते थे। हुआंग जून बोलता है मैं तुम्हारी फिजिकल ओवर ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सुनकर जिम्मी बोलती है मैं ज्यादा ओवर ट्रेनिंग नहीं करती हूँ, मैं अपनी बॉडी को अच्छे से जानती हूँ। हुआंग जून जिम्मी से बोलता है क्या तुम एआई से ज्यादा बेहतर हो, तुम एक बार इसे देखो। ये बोलकर हुआंग जून एक डिवाइस के अंदर जिम्मी को उसका मेंटल डेटा दिखाता है, जहाँ पर लेफ्ट साइड में जिम्मी का नॉर्मल डेटा होता है और उसके बगल में एआई के थ्रू मापा गया जिम्मी का मेंटल डेटा होता है। जिम्मी एआई के थ्रू मापे गए अपने मेंटल डेटा को देखकर चुप हो जाती है। हुआंग जून बोलता है क्या तुम इसे नहीं देख सकती कि तुम्हारे अंदर साइकोलॉजिकल ऑब्सेशन रिस्क फैक्टर है जो एआई तुम्हारे अंदर पॉइंटिंग कर रही है। आगे से जिम्मी बोलती है मुझे किसी भी तरह से इस लाइसेंस टेस्ट में टॉप 5 में आना है। ये सुनकर हुआंग जून बोलते हैं क्या टॉप 5 लगता है तुम अपनी रैंक बढ़ाना चाहती हो। जिम्मी बोलती है हाँ। हुआंग जून जिम्मी को बताता है अगर तुम अपनी रैंक को बढ़ा लेते हो तुम ए ग्रेड की अवेकनर बन जाओगी तो तुम्हारे लिए काफी सारे रास्ते खुल जाएंगे और तुम्हारी इनकम भी बढ़ जाएगी और उसके साथ साथ तुम बहुत ज्यादा फेमस भी हो जाओगी। ये सुनकर जिम्मी गुस्से से बोलती है मैं पैसों और फेमस होने के लिए ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं इस दुनिया में जितने भी मॉन्स्टर हैं उन सभी को मारना चाहती हूँ। इसके बाद हम ली को देखते हैं जो एक रूम के अंदर जा रहा होता है। वो उस रूम के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपने फिंगर से उसके गेट को खोल देता है और उसके अंदर चला जाता है। ली उस रूम के अंदर आकर अपना नाक बंद कर लेता है और किसी बंदे से बोलते हैं मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर इतनी अच्छे तरीके से रह लोगे, इसलिए मुझे लगता है कि इस रूम के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम है मुझे उन सभी को ठीक करवा देना चाहिए और उस लाइट को भी। क्यों मैंने सही बोला ना जिन। और हम जिन को देखते हैं जो एक एनिमल का मांस खा रहा होता है। ली जिन से बोलता है तुम काफी अच्छा कर रही हो और मुझे लगता है कि तुम्हें खाना भी पसंद आ रहा है, इसलिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए और आराम करना चाहिए ताकि उस मेडिसिन का असर कम ना हो, तुम बहुत जल्द लाइसेंस टेस्ट के स्टार बनने वाले हो। इसके बाद पैंथियन के अंदर हम मैक्स को देखते हैं जो आइस माउंटेन के ऊपर खड़ा होता है। सिस्टम मैक्स को बताता है तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया और इम्प्लीमेंटेशन का काम भी पूरा हो गया है। मैक्स की स्वॉर्ड यानी फायर किंग मैक्स से बोलते हैं माय लॉर्ड क्या अब हम वापस जा रहे हैं। मैक्स बोलते हैं हाँ। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड।